सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही हुई सभी, तो एक बार कंफर्म करेंगे। चलिए तो शुरू किया जाए। अच्छा, आवाज़ आ रही है। तो हिस्ट्री का आखिरी हमारा लेक्चर रहने वाला है, जिसमें कि आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट किया जाए। ईद मुबारक, मतलब आज ईद है क्या? सो वेटिंग फॉर मोर स्टूडेंट्स। शुरू करिए। ओके सर, जैसे स्टडी अच्छे से चल रही होती है, नया कंट्रोवर्सी वीडियो आ जाता है, पूरा मेंटल हेल्थ ख़राब हो रहा है। अच्छा तो मत देखो भाई, अब क्या ही बोले। हाँ सर, आज आपका फास्टिंग आज क्यों होगा भाई? कल थी ना जन्माष्टमी, तो क्यों? सर जी, क्लास को थोड़ा लेट रख देते, कल रात बर्थडे पार्टी हुई तो लेट उठा हूँ। बेटा लेट उठे हुए हैं, यहाँ मेडिटेशन वगैरह करवा के सुबह 6 बजे, और तुमको अभी भी तुम्हारी नींद नहीं खुल रही है, क्यों? सर टीचर्स आपस में क्यों लड़ रहे हैं? तो ये यार उन्हीं से पूछो जो लड़ रहे हैं, हमसे क्यों पूछ रहा हूँ? हाँ बताओ बताओ बताओ, आज क्यों करेंगे भाई? आज मनौषा पूजा है। मनौषा पूजा क्या होती है भाई? सो कंट्रोवर्सी वाली वेब सीरीज़ का परमार एपिसोड कब आएगा? बहुत वेट करते हैं। ये भी सही है, कुछ लोगों को अलग ही आनंद आता होगा ना यार, ये वीडियो आ गया। अच्छा कंट्रोवर्सी का वीडियो, अरे छोड़ो सालो, पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, देखते हैं थोड़ा मज़ा आएगा। क्यों? मज़ा तो पूरा मिलता होगा कुछ लोगों को। सर कल मार्केट में किससे फ़ोन पर बात कर रहे थे? अच्छा, वो तुम ही थे क्या बगल में जो कटोरा लिए बैठे हुए थे? क्यों? चलो भाई, मैं तो 3:30 बजे से जग गई सर। क्या बात, बढ़िया। कंट्रोवर्सी पूरा यूटिलिटी देती है, बिल्कुल। चलो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो हम स्टार्ट करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन से। ठीक है, कहाँ से? फैट मैन से स्टार्ट करेंगे, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से नहीं। ठीक है, तो जिन लोग पास फैट मैन है, खोल खाल के रख लेंगे अपना, और आराम से उसी से देखते जाएंगे, अलग ही आनंद आएगा पढ़ने का। ठीक है, जैसे तुमने अभी पढ़ा है, ये हमारा आखिरी बम शॉट वन शॉट जो आपको मानना है वो लेक्चर है। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि साइंस के आपको जो पढ़े हुए हैं वही करने हैं, मैं अलग से नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा नया नहीं पूछा जा रहा है, तो साइंस में आपको वही करना है। बाकी इकोनॉमिक्स मैंने करवा दिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पॉलिटी किया था, देन हमने जोग्राफी भी कर लिया है, देन हमने एंशिएंट किया है, मेडाइवल किया है, एंड आज मॉडर्न भी कर लेंगे। तो ये सारे लेक्चर जो है हमारे ख़त्म हो जाएंगे। एंड बाकी हम लेवल 2 की प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, बाकी जैसे लेवल 2 की भी क्लास वो भी होती रहेगी। जैसे लेवल 2 की क्लास आज शेड्यूल्ड है, जहाँ पर हम पिछले दो लेवल 2 के जो हमारे हुए हैं, ठीक है, पेपर मॉक टेस्ट, उनको करने वाले हैं। ऑलराइट, लेट अस स्टार्ट विद द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। अब बात यह आती है कि यूरोपियंस एडवेंट करते क्यों हैं? क्यों करते हैं?
भाई हमारी तरह थोड़ी ना था कि ये वॉर लड़ रहे हैं वो वॉर लड़ रहे हैं। उनका क्या था, उनके यहाँ पे साइंस जो इवॉल्व कर रही थी, ठीक है। अब साइंस इवॉल्व कर रही थी तो शिप वगैरह ये सारी चीज़ें बना रहे थे। जब ये सारी चीज़ें बना रहे थे तो भाई उनको आया कि चलो और इधर उधर भी चलते हैं, ठीक है। अब हम क्या थे, हम उसी में लड़े झगड़े पड़े थे, जो चीज़ें थी उसी में। खैर, तो एक मेन जो दो कंट्रीज़ निकल के आती हैं वो आती हैं स्पेन एंड पोर्चुगल, ठीक है। वो एक ट्रीटी साइन करती हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ टॉर्देसिलास। ये जो ट्रीटी होती है टॉर्देसिलास की, टॉर्देसिलास देख लो ना, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह। तो जो ट्रीटी ऑफ टॉर्देसिलास होती है, इसमें क्या डिसाइड होता है कि भाई देखो पोर्चुगल, हे पोर्चुगल सुनो, तुम इधर की ओर निकलो और मैं इधर की ओर निकलता हूँ, ठीक है। नहीं तो दोनों उधर की ओर जाएंगे तो लड़ेंगे, दोनों इधर की ओर तो लड़ेंगे, तो इस वजह से अपना बाउंड्री वगैरह फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। पोर्चुगीज़ आए इधर की तरफ, ठीक है। पोर्चुगीज़ आए, पहले तो कोलंबस निकला कि भाई जाते हैं भारत भ्रमण पे। कोलंबस पहुंच गया अमेरिका और चिल्लाने लगा इंडिया मिल गया, इंडिया मिल गया। फिर बाद में पता चला इंडिया नहीं है तो यूएसए मिल गया इसको। फिर हमारे आए वास्को डिगामा भैया। एक दिन जो है भटकते झटकते वास्को डिगामा जी आए। कहाँ पे आए? वास्को डिगामा कौन था? तो वास्को डिगामा एक पोर्चुगीज़ था। बस सुनते रहना कहानी की तरह, ठीक है, सब याद हो जाएगा, एंशंट की तरह बोरिंग नहीं है, ठीक है। तो पोर्चुगीज़ ये था और ये 1498 में आता है, ठीक है। कहाँ पर आता है? ये कैलीकट के जो उस समय के राजा हुए जेमोरिन, उनके पास आया। जेमोरिन ने काफ़ी बढ़िया वेलकम किया है, भैया नहीं भैया, वास्को भैया, ठीक है। और ठीक ठाक इनकी सेवा पानी करके भेजा। वास्को डिगामा को यहाँ पर दिखी अपॉर्चुनिटी, फिर से आए और इस बार थोड़ा सा हक जताने लगे अपना कि ये हमारा वो हमारा। जेमोरिन ने कहा इधर सुनो, ये बहुत हो गई इज्जत, निकल लो यहाँ से। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया जिसके बारे में नहीं पढ़ना है। तो पहली बात तो ये है कि सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए थे, ठीक है, इंडिया में, और 1498 में वास्को डिगामा आया था। अब पोर्चुगीज़ ने सबसे पहले यहाँ पर क्या करना शुरू किया, अपना जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर ट्रेड वगैरह करना शुरू किया। अब ये लोग क्यों भ्रमण कर रहे थे? क्योंकि इनको ट्रेड करना था, ठीक है, ट्रेड। तो यहाँ पर ये लोग क्या करने लगे कि भाई वॉइसरॉय और गवर्नर ये सब अपॉइंट करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो फ्रांसिसो डी अल्मीडा करके एक वॉइसरॉय हुआ इनका। इसने एक पॉलिसी लाई जिसको हम बोलते हैं क्या, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। जिसके तहत इन्होंने एक लाइसेंसिंग सिस्टम स्टार्ट किया कि ये इंडियन ओशन में फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कार्टे सिस्टम भी बोलते हैं। देन इसके बाद आता है फ्रांसिसो डी अल्मीडा के बाद अल्फोंसो डी एल्बरिक, ठीक है। आपने सुना होगा एक आम का नाम भी है अल्फोंसो, ठीक है। तो अल्फोंसो डी एल्बरिक, ये एल्बरिक को अगर याद हो तो फोर्ट एट भटकल किसने दिया था? भटकल में फोर्ट किसने दिया था? तो ये सेकंड पोर्चुगीज़ वॉइसरॉय था या फिर गवर्नर था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है एल्बरिक। और ये काफ़ी इसने जो है एल्बरिक ने काफ़ी एक्सपेंशन किया पोर्चुगीज़ का। तो ये दो नाम हमें याद रखने हैं जो पोर्चुगीज़ गवर्नर थे। तो सबसे पहले भारत में किसने कदम रखा? पोर्चुगीज़ ने कदम रखा। उसके बाद किसने रखा? उसके बाद आते हैं डच, ठीक है। सबसे पहले कौन आए? पोर्चुगीज़। उसके बाद कौन है? डच। डच कौन है? डच हैं आपके नीदरलैंड वाले। और फोर्ट एट भटकल किसने दिया था, गिफ्ट किया था? कृष्णदेवराय ने, ठीक है। जो डच थे, दैट इज़ जो नीदरलैंड के लोग हैं, तो इनकी कंपनी आई थी जिसको हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। और इन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी, जो फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने अपनी इस्टेब्लिश करी, वो कहाँ पर? मसूलीपट्टनम, जिसका नाम एक्चुअली मछलीपट्टनम था, आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये। उसको बोल बोल के इन लोगों ने मसूलीपट्टनम कर दिया और हमें भी थोड़ा सहूलियत होती है बोलने में। तो मसूलीपट्टनम, ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री कब? 1605 में। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद है टर्न अंग्रेज़ों का, ठीक है। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में आते हैं, जैसे डच के और भी जो हमारी साउथ ईस्ट में कंट्रीज़ है वहाँ पर भी इनकी कॉलोनी थी, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये अगर बात करें जो इंग्लिश हैं, दैट इज़ जो ब्रिटिशर्स हैं, इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पता होना चाहिए। 1599 में ये एग्जिस्टेंस में आती है, ये बनती है। देन 1600 में, 1600 में they receive a royal charter. They receive a royal charter from whom? They receive a royal charter from क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट। क्वीन एलिजाबेथ इनको एक रॉयल चार्टर देती हैं कि
आप ट्रेड कर सकते हो जाके इंडिया में, और सिर्फ आप ही कर सकते हो, यानी एक तरह की मोनोपोली इन्होंने बना के गए थे। फिर हम देखेंगे इनकी मोनोपोली कब ख़त्म होती है और फाइनली ये खुद कब ख़त्म हो जाती है कंपनी है, ठीक है। तो होता क्या है कि कल हमने पढ़ा था, जब मुगल्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि 1608 में कोई ब्रिटिशर आया था जहांगीर के कोर्ट में, उसका नाम बताइए। एंड देन 1615 में कोई आया था जहांगीर के कोर्ट में, उसका नाम बताइए। तो 1608 में कौन आया था हेक्टर शिप लेके? विलियम हॉकिंस। इसको क्या ट्रेडिंग राइट्स मिले थे? नहीं, ट्रेडिंग राइट्स नहीं मिले थे तो फिर क्या मिला था इसको लेके निकल लिया था, फिर कभी देखा नहीं गया। एंड 1615 में थॉमस रो, ठीक है, थॉमस रो, और इसको ट्रेडिंग राइट्स, मतलब एक तरह से हाँ वही ट्रेडिंग राइट्स मिल गए थे इसको, ठीक है। क्लियर थी चीज़। इसके बाद दैट इज़ हमने पढ़ा पोर्चुगीज़ आए, देन इसके बाद डच आए, देन इसके बाद इंग्लिश आए, देन उसके बाद डेनमार्क वाले आए दैट इज़ डेन्स, एंड देन इसके बाद आते हैं फ्रेंच। कौन आते हैं? फ्रांसीसी आते हैं, ठीक है। अब जो फ्रेंच आते हैं ये और ब्रिटिशर, इनके बीच में होती है मेन राइवलरी, मेन टसल इन्हीं के बीच में होती है। पहले तो फ्रेंच के बारे में जानते हैं कि भाई जो फ्रेंच आए, ठीक है, या फिर फ्रेंच के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले ये जान लेते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपना पहले एक्सपेंशन किस तरह से किया, इन बाकियों को किस तरह से यहाँ से हटाया, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स किस तरह से एक्सपेंशन हुआ? सबसे पहले बात तो ये ध्यान रखना, एक बैटल हुआ, बैटल ऑफ चिंसुरा बोलते हैं उसको, बैटल ऑफ चिंसुरा। ये जो बैटल है, बैटल ऑफ चिंसुरा इन द ईयर 1759, 1759 में, इससे इन्होंने डच को यहाँ से हटाया, डच को डिफीट किया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। देन होता है एक बैटल ऑफ स्वाली। ये बैटल ऑफ स्वाली के थ्रू क्या होता है, ये पोर्चुगीज़ को, ये कब होता है? ये 1612 में होता है, 1612 में, और इसके थ्रू पोर्चुगीज़ को ये पूरी तरह से साइड करते हैं। अब था क्या कि इनको अपनी फैक्ट्री को यहाँ पर लगाना था सूरत में, लेकिन लगा पा नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि पोर्चुगीज़ यहाँ बैठे हुए थे। तो पोर्चुगीज़ को हराने के बाद इन दी बैटल ऑफ स्वाली इन्होंने, दैट इज़ ब्रिटिशर्स ने, अपनी जो परमानेंट फैक्ट्री है, ठीक है, फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री वो सूरत में लगाई। टेम्प्रेरी फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी? टेम्प्रेरी फैक्ट्री आपकी इन्होंने मसूलीपट्टनम में ही लगाई थी, लेकिन अगर फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री पूछेगा तो वो सूरत में लगाई। फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री कहाँ पे? सूरत में। क्लियर यहाँ तक? ठीक। अब मेन जो टसल होता है वो ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के बीच में होता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंच काफ़ी पावरफुल हो रहे थे धीरे धीरे, और इनके बीच में, दैट इज़ ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में होते हैं एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। बट उससे पहले, ठीक है, एंग्लो कार्नेटिक वॉर यहाँ पर तो होंगे, ठीक है, सारे वॉर यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहले चलो इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। एंग्लो कार्नेटिक वॉर, 3 वॉर होते हैं, ये 3 युद्ध होते हैं। किसके बीच में? ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रेंच, ठीक है, ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रेंच। पहला जो होता है एंग्लो कार्नेटिक वॉर, ये 1744 से लेके 48 के बीच में होता है, ठीक है, एंग्लो कार्नेटिक वॉर। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ट्रीटी होती है, और ये पहला जो कार्नेटिक वॉर होता है, ध्यान रखना, ये एक एक्सटेंशन होता है जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, यानी कि ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच जो हैं सिर्फ इंडिया में नहीं लड़ रहे थे, ठीक है, ये यूरोप में भी लड़ रहे थे। ऑस्ट्रिया भी इनकी कॉलोनी थी जहाँ पर इनकी लड़ाई चल रही थी। तो जो पहला एंग्लो कार्नेटिक वॉर था, इट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, जो ऑस्ट्रिया में वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था वो, ठीक है। तो ट्रीटी इसमें कौन सी होती है? जो पहला कार्नेटिक वॉर होता है, ठीक है, पहला एंग्लो कार्नेटिक वॉर। और ये ध्यान रखना है, कार्नेटिक का मतलब क्या है? कार्नेटिक कौन सा रीजन है? कोई गेस? हाँ जी, कोई गेस है कि कौन सा यहाँ पे रीजन है? कार्नेटिक रीजन, हिंट देता हूँ मैं, मतलब आपको ऑप्शन देता हूँ। मालाबार रीजन, कार्नेटिक रीजन जो आपका कोरोमंडल कोस्ट है, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, या फिर नॉर्दर्न सरकार, बताओ। साउथ में तो है ईस्टर्न कोस्ट, सदर्न नहीं, सदर्न अदर्न मत बताओ, सदर्न तो पता है हमें भी, सदर्न के ऑप्शन है सारे। ईस्ट कोस्ट में या वेस्ट कोस्ट में, इतना बताओ जल्दी से।
ध्यान रखना ये कर्नाटक नहीं है, ये है जो कोरोमंडल कोस्ट वाला है, ठीक है, ईस्ट कोस्ट में, ठीक है, ये है कर्नाटक रीजन। तो ये जो ट्रीटी होती है जिससे ख़त्म होता है, दैट वाज ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल, ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल होती है। देन फिर से एक वॉर होता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर। ये 1749 से स्टार्ट होता है एंड 1754 तक चलता है एंड इट एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है, पौंडीचेरी की ट्रीटी से ख़त्म होता है। एंड थर्ड की बात करेंगे 1756 से लेके 1763। वहाँ पर क्या है, यूरोप में इन अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में वॉर 7 ईयर्स वॉर चल रहे थे, ठीक है, 7 ईयर वॉर्स। तो उसी का एक्सटेंशन था जो थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर था एंड इट वाज अ डिसाइसिव वॉर। बैटल ऑफ जो वॉन्डी वॉश है वो इसी थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर का ही पार्ट है, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, जो कि 1760 में हुआ था एंड इट वाज अ डिसाइसिव वॉर, जहाँ पे ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी, फ्रांसीसियों की हार हुई थी, और यहीं से फ्रांसीसियों को भी ब्रिटिशर्स ने साइड कर दिया था एंड इट एंडेड विद ट्रीटी ऑफ पेरिस। ये ट्रीटी जो है पेरिस में हुई थी क्योंकि वहाँ पर इनके बीच में वॉर चल रहे थे, तो वहाँ पर ये बोला गया था फ्रांसीसियों को कि भाई आप यहाँ पर आराम से साइड लाइन हो जाओ, बाकी जो हमारे एक और जैसे है कॉलोनी वो आप ले लो, लेकिन यहाँ से इंडिया से आप साइड हो जाओ। तो उनको मानना पड़ा था बिकॉज यहाँ पर डिफीट हुई थी। पूछ लेता है कभी कभी कि जो थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर है इसमें ब्रिटिश फोर्सेस को कौन लीड कर रहा था और फ्रेंच फोर्सेस को कौन लीड कर रहा था। तो ब्रिटिश फोर्सेज वर लेड बाई सर आयर कूट, ठीक है, ऐसे याद कर लो, कूट आयर कूट ने कूट दिया, ठीक है, किसको, काउंटे दे लल्ली को, ठीक है, लल्ली को कूट दिया। ये कौन था, जो ब्रिटिश फोर्सेस को लीड कर रहा था, ये कौन था, जो फ्रेंच फोर्सेस को लीड कर रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं बैटल ऑफ प्लासी 1757। ये तो हमने देखा कि किस तरह से डच को, पोर्चुगीज़ को, फ्रांसीसियों को साइड किया, लेकिन जो यहाँ पर पावर्स पहले से एग्जिस्ट कर रही थी इंडिया में, उनको कैसे साइड किया। तो बैटल ऑफ प्लासी है 1757, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। अब कल हमने देखा था फारूक सियार के बीच में जो किनकी हेल्प से थ्रोन पे बैठा था, किनकी हेल्प से ये एक किंग बना था, किंग मेकर्स की हेल्प से, सैयद ब्रदर्स की हेल्प से, फारूक सियार। और फारूक सियार के रिगार्डिंग मैंने बताया था 1717 में इसने एक गोल्डन फरमान इशू किया था, अगर आपको याद हो। ये गोल्डन फरमान ये था कि भाई ब्रिटिशर्स के लिए कि 3000 रुपये दो और आपको एकदम, ठीक है, आपको ईयरली पेमेंट करना है और आप बिल्कुल भी ट्रेड फ्री, मतलब पूरा ट्रेड कर सकते हो यहाँ पर। दैट इज़ जो बंगाल की टेरिटरी है वहाँ पर पूरी तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको 3000 एनुअल पेमेंट कर देना है, ख़त्म बात। और यहाँ तक कि आप 10 तक ये ट्रेड परमिट भी इशू कर सकते हैं खुद से। तो ये फरमान, गोल्डन फरमान इशू कर दिया गया था किसको, ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि फारूक सियार का जो एक बीमारी था वो ठीक नहीं हो रहा था, जो ब्रिटिशर्स ने ठीक कर दिया और उस पर भी कुछ प्रेशर था, काफ़ी हद तक उस पर भी प्रेशर था, तो इस वजह से उसने क्या किया, ये इशू कर दिया। अब होता क्या है कि धीरे 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 काफ़ी टाइम बाद जब बंगाल में, बंगाल की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो नवाब था, क्योंकि कल हमने देखा था कि किस तरह से जो मुग़ल सल्तनत है वो पूरी तरह से वीक हो गई थी आफ्टर औरंगज़ेब, और वीक हुई साथ ही साथ वहाँ से इंडिपेंडेंट किंगडम निकला, जैसे बंगाल निकला, अवध निकला और यहाँ पर हैदराबाद निकला, ठीक है, बंगाल, अवध और हैदराबाद 3 सेपरेट बड़े किंगडम से यहाँ पर निकला है और इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी धीरे धीरे मुग़ल किंगडम से। तो बंगाल में मुर्शिद कुली खान पहला नवाब बनता है, ठीक है, मुर्शिद कुली खान। अब मुर्शिद कुली खान के बाद धीरे धीरे एक टाइम के बाद अलीवर्दी खान आता है। अलीवर्दी खान के बाद अलीवर्दी खान का जो पोता होता है, उसकी बेटी का लड़का सिराजुद्दौला, वो थ्रोन पे बैठता है काफ़ी कम एज में, सिर्फ 23 साल का होता है सिराजुद्दौला। और इसने बोला ब्रिटिशर्स से कि बेटा आराम से, अब जो है वो बहुत पहले की बात है 1717 की, अब आ चुके 1757 में, ठीक है, लगभग 40 साल हो चुके हैं, तो अब कायदे से जो है ये तुम्हारा फरमान अरमान कुछ ये नहीं चलेगा, ठीक है, और कायदे से टैक्स भरने लग जाओ। ये बात ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आई और उसने ये भी बोला कि जो फोर्टिफिकेशन आप कर रहे हो हमारी टेरिटरी के अंदर, बिना पूछे हमसे कैसे कर रहे हो आप, हाँ, किस तरह से अपना फोर्ट विलियम बना रहे हो। तो इस बात पर भी वो चिढ़ गया। और ये माना जाता है कि एक घटना होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजिडी, जहाँ पर सिराजुद्दौला क्या करता है, जहाँ पे सिराजुद्दौला काल कोठरी घटना बोलते हैं, एक काल कोठरी में, दैट इज़ एक इस तरह की मतलब बहुत ही छोटा सा रूम होता है, उसमें इन सबको बंद कर देता है ब्रिटिशर्स को, जिसकी वजह से बहुत सारे ब्रिटिशर्स की हो जाती है डेथ। अब जब ये बात पता चलती है रॉबर्ट क्लाइव को, तो वो जाता है गुस्सा और वो लेता है बदला। कैसे बदला लेता है, जानता है डायरेक्ट
हेड ऑन कोलिजन तो नहीं किया जा सकता सिराजुद्दौला के साथ। तो सिराजुद्दौला का जो मिलिट्री कमांडर था दैट इज़ मीर जाफ़र, उसको साइड में लेता है। ठीक है, मीर जाफ़र को जो है वो क्या करता है, उस साइड में लेता है। कौन? रॉबर्ट क्लाइव अपनी साइड में, और उसको ये ऑफ़र देता है कि तुम हमें हेल्प करो और हम तुम्हें नवाब बनाएंगे बंगाल का। मीर जाफ़र ऐसे ही करता है, सिराजुद्दौला को यहाँ पर मार दिया जाता है बैटल ऑफ प्लासी में, जो 1757 में होता है। क्लियर है? जीत किसकी होती है? जीत ब्रिटिशर्स की होती है, रॉबर्ट क्लाइव की होती है। ध्यान रखना इस टाइम पे मुग़ल रूलर कौन हुआ करता था? इस टाइम पे जो मुग़ल होता था बैटल ऑफ प्लासी 1757 के टाइम पे, तो इट वाज आलमगीर दी सेकेंड। ठीक है, आलमगीर दी सेकेंड, ये होता है। अब मीर जाफ़र नवाब तो बन जाता है, मीर जाफ़र कैपिटल भी शिफ्ट करता है। ठीक है, मीर जाफ़र क्या करता है, कैपिटल भी शिफ्ट करता है। लेकिन ये बात धीरे 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 जो है ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आ रही थी। उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि ये जो है अपने आप से मुर्शिदाबाद से इसने मुंगेर कैपिटल शिफ्ट कर दिया, और थोड़ा थोड़ा मतलब ये उतना अच्छे से काम कर नहीं रहा है। तो किया क्या, इन्होंने मीर जाफ़र के बाद इसके जो दामाद है दैट इज़ मीर कासिम को बना दिया नवाब ऑफ बंगाल। अब यहाँ से एक नए बैटल की नींव पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। अब मुग़ल भी सताए हुए थे, अवध वाला भी सताया हुआ था, और मीर कासिम तो मीर जाफ़र से भी तेज निकला। उसने क्या किया, बोला कि आओ, ठीक है, मिल बैठे तीन यार, है ना। उसने एक एडवर्टाइज देख लिया था ब्लेंडर स्प्राइट का, तो उसने बोला आओ तीनों लोग मिलते हैं और इनको पटकनी देते हैं। ठीक है, किसको? ब्रिटिशर्स को। तो यहाँ पर होता है बक्सर का युद्ध 1764 में। कौन कौन है? एक साइड है उस टाइम का मुग़ल एक तो मीर कासिम हो गया अपना, ठीक है, एक तो मीर कासिम हो गया जो उस समय का नवाब है बंगाल का। दूसरा शाह आलम टू, ये कौन है? ये कोई और नहीं बल्कि मुग़ल शासक है उस टाइम का। और उस टाइम का जो अवध का नवाब था वो कौन था? वो था शुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला में कंफ्यूज नहीं होना करना आपको, ठीक है। तो ये है अपना शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। तीनों मिले, तीनों ने ब्लेंडर स्प्राइट पी साथ में। उसके बाद अगले दिन गए, अब भाई ब्लेंडर स्प्राइट पी के जाओगे तो कहाँ जीतोगे, नशे में थे तीनों। और वर्सेस ब्रिटिशर हुआ, ब्रिटिशर ने तीनों की कड़ाई करी कायदे से, कोने में ले जा के, ठीक है। ये तो भाग निकले, इनका आज तक कुछ पता नहीं चला। माना जाता एक बाद में बहुत टाइम बाद एक कुटिया में इनकी लाश मिली, ठीक है, मर जब बुढ़ा के डेथ हो गई क्योंकि भाग निकले थे। इन दोनों को पकड़ा, आओ बेटा, इन दोनों की कैंची बनाई, आओ अभी अलग अलग बनाई। कैसे? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से। जी हाँ, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में जब हार गए कौन? ये तीनों ब्रिटिश फोर्सेस कौन लीड कर रहा था? हेक्टर मुनरो। वहाँ कौन लीड कर रहा था प्लासी में? वहाँ लीड कर रहा था अपना क्लाइव, ठीक है। तो यहाँ पर आए, आ जाओ बेटा, रॉबर्ट क्लाइव बोलता है। हेक्टर मुन्नो ने, हेक्टर मुन्नो ने तो काम कर दिया, जिता दिया। अब क्लाइव बोलता है तुम सुधरे नहीं बेटा, हैं, आ जाओ, चलो चलो इधर आओ। तो सबसे पहला एक ट्रीटी तो साइन करी नवाब ऑफ अवध के साथ। अवध का जो नवाब था, यहाँ पर मैं अवध लिख रहा हूँ, यानी कि शुजाउद्दौला के साथ, क्योंकि वो तो भाग निकला था बंगाल वाला मीर कासिम। पहली बात तो बोला शुजाउद्दौला बेटा देखो, इलाहाबाद जो है ना और जो कारा है, हाँ, वो तुम पहले मुग़ल को दो, ठीक है। इस किसको दो? मुग़ल एम्परर को दे दो। वो कौन है? शाह आलम टू। और सुनो एक बात, 50 लाख रुपए दे दो। क्यों? अब उस टाइम में ये सिंबल तो यूज़ नहीं होता होगा ना 50 लाख रुपए दे दो। क्यों? अब इतना युद्ध हुआ है, खर्चा हुआ है हमारा, तो खर्चा कौन भरेगा? तुम ही भरोगे, तुम ही को चुल मची थी ना, तो भरो खर्चा। और दूसरी जो है साइन करी मुग़ल के साथ, दैट इज शाह आलम टू के साथ। बेटा शाह आलम टू कहाँ भाग कहाँ रहे? पकड़ो यार इनको, पकड़ो 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 पकड़ो, भाग रहे हैं। सुनो एक काम, ये जो बंगाल है और जो बिहार है और जो उड़ीसा है, इसके दीवानी राइट हमें दे तो दो जल्दी से, और देना तो पड़ेगा ही, नहीं दोगे तो अभी कैंची बनाएंगे तुम्हारी। चिंता मत करो, हम तुमको एनुअली 26 लाख रुपए दे दिया करेंगे। फिर से वही सिंबल, 26 लाख रुपए तुम्हें दे दिया करेंगे, और पूरा रेवेन्यू जो है हम ही कलेक्ट करेंगे। समझ आई बात? ठीक है। और जो तुम्हारा ये मुग़ल है ना, ये जो पूरा ये सब हमारी प्रोटेक्शन में रहेगा, दैट इज़
ब्रिटिश प्रोटेक्शन में रहेगा। तो यहीं से माना जाता है कि किस तरह से यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट करी। डुअल गवर्नमेंट किस तरह से स्टार्ट करी? एक तो ये यहाँ के तीनों के रेवेन्यू राइट्स ले लिए, रेवेन्यू राइट्स, और जो मतलब जिसको दीवानी राइट्स बोलते हैं, और जो फौजदारी है, फौजदारी मतलब फिर हम बोल सकते हैं निज़ामत, निज़ामत मतलब पुलिस फंक्शन की, भाई लॉ एंड ऑर्डर वगैरह देखना। तो वो कंपनी ने बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो भी हम ही देखेंगे, चिंता मत करो यार, तुम काहे इतना लोड लेते हो, पहले बता देना चाहिए था, आराम से बैठो, खाओ पियो मौज करो, ठीक है हम देख लेंगे, बस तुम ये काम करना कि जो हम निज़ामत फंक्शन परफॉर्म करेंगे ना, जैसे रेवेन्यू हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम तुमको 26 लाख रुपए उससे काट के दे देंगे, ठीक है चिंता मत करना। और रही बात निज़ामत फंक्शंस की, तो वह हम कर लेंगे, उसके बदले तुम हमें दे देना कितना, 53 लाख, क्योंकि इतना खर्चा वर्चा होगा ना, तो 53 लाख दे देना, नहीं 26 हम तुम्हें देंगे, 53 तो हमें दे देना, ठीक है। कैसी रही स्कीम, एक तेरा एक मेरा। ये 7 साल तक चलता है डुअल गवर्नमेंट, एंड इट वॉज एंडेड, इट वॉज फाइनली एंडेड इन 1772 बाई वॉरेन हेस्टिंग्स, बाई वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, कुछ डाउट हो तो पूछो, नहीं फिर एंग्लो मैसूर वॉर में बढ़ते हैं, देन फिर एंग्लो मराठा पे आएंगे। हाँ, जीवन में शांति रखो। बफर, ये हर्ष मालवी तुम्ही को बफर हो रहा है क्या? क्यों? फील्डिंग से टीएस। मीर जाफर वॉज मेड दी नवाब अगेन, बिल्कुल सही है, ठीक है। मीर कासिम ने जब हरकत कर दी तो मीर जाफर से बोलो स्टेशन आ जाओ यार, तुम तो ठीक थे यार, फालतू में तुम पे शक कर रहे थे। कहाँ 35 लाख का इन्वेस्टमेंट था डिकोडर? चलो क्लियर। अब आ जाते हैं एंग्लो मैसूर वॉर पे। अब ये था क्या, तो यहाँ पे था क्या, यहाँ पे मैसूर किंगडम था। कहाँ पे? ये कर्नाटक वाला जो रीजन है प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब जो प्रेजेंट है जो कर्नाटक वाला रीजन है, यहाँ पर क्या हुआ कि हैदर अली का रूल था, हैदर अली का शासन था। ब्रिटिशर्स इसको कब्जा करना चाहते थे, लेकिन हैदर अली जो है दिक्कत कर रहे थे। तो फिर यहाँ पर अंग्रेज़ों और यहाँ पर युद्ध होता है। पहले, इससे पहले वुडियार डायनेस्टी थी ओरिजिनली, एक हिंदू शाही डायनेस्टी, और उसी वुडियार डायनेस्टी में एक मिलिट्री कमांडर के तौर पे सर्व कर रहे थे हैदर अली, जो धीरे धीरे पावर पे चढ़ते गए और उन्होंने वुडियार डायनेस्टी को ही रिप्लेस कर दिया। पहला जो एंग्लो मैसूर वॉर होता है वो 1767 से लेके 69 के बीच में होता है। कौन लीड कर रहा है? लीड कर रहा है अपना हैदर अली, ठीक है, हैदर अली लीड कर रहा है। और ट्रीटी कौन सी होती है यहाँ पे? ट्रीटी ध्यान रखना, ट्रीटी ऑफ मैसूर होती है। देन सेकेंड होता है 1780 से लेकर 84, ख़त्म होता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ, ठीक है। और यहाँ पे जो लीड कर रहा था वो टीपू सुल्तान था, क्योंकि यहाँ पर इनिशियली लीड तो किया था हैदर अली ने, लेकिन हैदर अली की बीच में डेथ हो जाती है, वॉर की वजह से नहीं बल्कि नेचुरल हेल्थ ग्राउंड की वजह से हैदर अली की डेथ हो जाती है। तो टीपू सुल्तान थ्रोन पे बैठते हैं और टीपू सुल्तान उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ ये ख़त्म होता है। देन अगर बात करेंगे जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है, ये 1790 दैट इज 1790 से 92 के बीच में होता है, और ये ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम के साथ ख़त्म होता है। और यहाँ पर कौन लीड कर रहा था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। एंड आखिरी होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1798 से लेकर 99 के बीच में, जहाँ पर टीपू सुल्तान वॉज किल्ड। तो कोई ट्रीटी वगैरह कुछ नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या करते हैं ब्रिटिशर्स? वुडियार डायनेस्टी को फिर से बैठा के सब्सिडियरी अलायंस साइन करवा लेते हैं। सब्सिडियरी अलायंस क्या होता है अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एंग्लो मराठा वॉर देखेंगे। इज़ इट क्लियर और नॉट? जल्दी बताओ। एंग्लो मराठा वॉर देख लें, देन उसके बाद सब्सिडियरी अलायंस देख लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। क्यों? स्टार्ट करें एंग्लो मराठा वॉर। अब ध्यान समझना एंग्लो मराठा वॉर में कैसे क्या क्या हुआ था, ओके। पानी पी थोड़ा सा।
तो कल हमने मराठास के बारे में कुछ देखा था। छत्रपति शिवाजी महाराज आए थे, उनके बेटे संभाजी महाराज आए थे, संभाजी के बाद राजा राम आए थे, राजा राम के बाद संभाजी के बेटे शाहू जी आए थे। और शाहू जी जो महाराज थे, ठीक है, उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को पहला पेशवा नियुक्त किया। किसको? बालाजी विश्वनाथ। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ को उन्होंने पेशवा अपॉइंट किया। ही बिकेम दी फर्स्ट पेशवा, काइंड ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मराठा किंगडम। फिर जो इनके बेटे थे बाजीराव दी फर्स्ट, मूवी देखिए बाजीराव मस्तानी, क्यों? रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, तो ये वही हैं, ये उसी, ठीक है, ये वही रणवीर सिंह है। बाजीराव दी फर्स्ट ये बने, और ये मतलब बहुत 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 एबल थे। मतलब इतने एबल थे कि इन्होंने सीधा मुग़ल के दिल्ली जाके मुग़ल को पीट के चले आए थे। और ये कई हिस्टोरियंस का मानना है कि अगर वहाँ पे कब्जा कर लिए होते उस समय तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। इन्होंने क्या किया? कब्जा नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मराठास का जो मेन था वो रेड था। उनको ये था कि भाई हमें सिर्फ चौथ और सरदेशमुखी वसूलनी है, बाकी चीज़ें जो है बाहर में। चौथ मतलब 1/4 ऑफ जो इतना भी रेवेन्यू, और सरदेशमुखी एडिशनल टैक्स है। तो रेड मारना इनका मेन काम होता था, गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक में थे। तो भले बाजीराव वन ने बहुत टेरिटरी इधर उधर कैप्चर करी, रेड मारी, यहाँ तक कि मुगल्स तक में रेड मार दी, लेकिन उन्होंने उसको कैप्चर नहीं किया, जो कि बिल्कुल उस टाइम पे वो कर सकते थे। खैर, ठीक है। तो बाजीराव दी फर्स्ट है। देन इसके बाद आते हैं बालाजी बाजीराव, ठीक है। कौन आते हैं इसके बाद? बालाजी बाजीराव। और जब ये आते हैं बालाजी बाजीराव, तब तक मराठा काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन पे थे। बट अब होता है कुछ तगड़ा, और वो तगड़ा है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। पहला कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, कमेंट में जल्दी से छाप दो। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ कुछ, अब यहाँ पर ना मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ किस तरह से, मतलब कुछ ऐसे सिनेरियो फंस गए थे। जब बैच में हम लोग करेंगे तब देखेंगे। कुछ ऐसे सिनेरियो फंस गए थे कि मतलब दोनों आर्मी फंस गई थी। मतलब मराठा नीचे से गए थे, लेकिन कुछ कारणों के से ऊपर पहुँच गए, और अफगान नीचे मतलब ऊपर से आए थे, और ये वो नीचे फंस गए। अब इनको यहाँ जाना था, इनको यहाँ जाना, ये पानीपत मिले और दबा के युद्ध हुआ एकदम। और इस युद्ध में भले किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था मराठास, और कब हुआ था? 1761 में, 1761 में। मराठास वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, जो कि एक अफगान था। यहां पे जीत किसकी हुई? अब्दाली की। लेकिन जीत तो हुई अहमद शाह अब्दाली की, लेकिन ये जीत कोई डिसाइसिव विक्ट्री नहीं थी। ये कहा जाता है इस वॉर के इसके बारे में कि दिस वॉर डिसाइडेड दैट हु विल नॉट रूल इंडिया, हु वॉज नॉट टू रूल इंडिया। मतलब कौन रूल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मराठास हार चुके थे, हालत ख़राब थी। अहमद शाह अब्दाली जो अफ़गान फोर्सेस थी, भले जीत गए थे, लेकिन इनकी भी हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी वॉर में, और इनकी भी हालत नहीं थी। और इन्होंने भी आखिरी में माफ़ी मांग ली थी बालाजी बाजीराव से। क्यों? एक्चुअल में ये लीड कर ही नहीं रहे थे बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव उस समय अपनी शादी में बिजी थे। इन्होंने अपने बेटे को भेजा था, और सदाशिवराव भाऊ इनको भेजा था। सदाशिवराव भाऊ नाम याद रखिएगा, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में लीड कर रहे थे, और अपने बेटे को भेजा था। और यहाँ पर इनके बेटे की डेथ हो जाती है, और इनकी भी डेथ हो जाती है, यानी जो लीड कर रहे थे उनकी डेथ हो जाती है। तो काफ़ी आहत हो जाते हैं बालाजी बाजीराव। और फिर अहमद शाह अब्दाली लिखता भी कि हमने कुछ नहीं किया था पहले, मराठास ने ही पहले वो किया था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अहमद शाह अब्दाली भी काफ़ी डरा हुआ था, और वो भी यहाँ से निकल लिया। तो हु वॉज नॉट टू रूल इंडिया, मराठा विल नॉट रूल इंडिया, अफगान्स विल नॉट रूल इंडिया, हु विल रूल? बचे कौन है? ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। बालाजी बाजीराव की डेथ भी हो जाती है 1760 इसी टाइम पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ सेम ईयर में 1761 में। मतलब ये सदमा सह नहीं पाते हैं इसका, हार का और अपनी बेटे की मृत्यु का, और इनकी डेथ हो जाती है। जब इनकी डेथ होती है बालाजी बाजीराव की, तो माधव राव दी फर्स्ट, कौन? माधव राव दी फर्स्ट, ये बनते हैं, मतलब ये गद्दी में बैठते हैं। बहुत एबल थे ये, बहुत काबिल थे, लेकिन इनकी भी डेथ हो जाती है 1772 में, जिस साल ये डुअल गवर्नमेंट वॉरेन हेस्टिंग्स ने ख़त्म किया। अब जब 1770 में होती है डेथ,
ठीक है। तो इनके भाई होते हैं माधवराव द फर्स्ट के, तुम सुनते रहना बस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर या तो यहाँ पर चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो माधवराव वन थे, माधवराव दी वन, इनके थे भाई नारायण राव, ठीक है, नारायण राव। और एक थे जो पेशवा टाइप थे, रघुनाथ राव। अब रघुनाथ राव ने क्या किया, इनकी तो डेथ हो ही गई है 1772 में। रघुनाथ राव ने इनको भी मरवा डाला, नारायण राव को, ठीक है। और रघुनाथ राव भी लाइक अब कौन रोकता है, देखते हैं पेशवा बनने से। हाँ, अब मतलब मेन रूलर बनने से, पेशवा बनने से, हाँ कौन रोकता है, ठीक है। तो रघुनाथ राव ने, मतलब मेन रघुनाथ राव इनके अंकल थे, मतलब ये भाई तेरा नारायण राव और ये इनके अंकल थे। अब अंकल ने मरवा दिया नारायण राव को, रघुनाथ राव को लगा हम बनेंगे। लेकिन 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 एक 12 भाई काउंसिल हुआ करती थी, काइंड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके चीफ थे, उसके हेड थे नाना फडणवीस, और उस समय उनकी बहुत तूती बोलती थी। नाना फडणवीस ने समझ गया, सबको दिख रहा था ये रघुनाथ राव गिरा हुआ आदमी है, ये क्या संभालेगा गद्दी के लिए, अपनों को ही मरवा रहा है। तो नाना फडणवीस ने नारायण राव के जो बेटे थे, जो बहुत ही माइनर थे, यानी कुछ महीनों के थे, ये नारायण राव के बेटा जिनका नाम था क्या, सवाई माधव राव, इनके बेटे थे सवाई माधव राव, उनको बनाया सवाई माधव राव। रघुनाथ राव ने उसको भी मरवा दिया, और इस सबको दिख रहा था। तो रघुनाथ राव जो है फिर भी, यानी सवाई माधव राव को मरवा देने के बाद भी फिर भी रघुनाथ राव को, ठीक है, अब ये समझ लो कि पेशवा वेशा कुछ नहीं दी जा रही थी। ये फिर गया कहाँ पे, ये गया ब्रिटिशर्स की गोद पे। जी हाँ, ये अब जाता है ब्रिटिशर्स की गोद में, जाके बैठता है कौन, जो आपका रघुनाथ राव है। रघुनाथ राव बोलता है ब्रिटिशर्स से कि हमें पेशवा बनवा दो, सलसेट और बसाइन तुम्हारे नाम कर देंगे हम, ठीक है, सलसेट और बसाइन तुम्हारे नाम कर देंगे, बस हमें क्या कर दो, बस हमारी हेल्प कर दो। और ये क्या करता है, ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन कर लेता है। ये वो पुरंदर नहीं है 1765 वाली, जो राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी, जो कल पढ़े थे ना, ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर है दूसरी, ठीक है। तो ये इसके पहले हुई थी, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के स्टार्टिंग में, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जहाँ पे रघुनाथ राव इनसे साइन कर लेता है ब्रिटिशर से कि तुम हमें पेशवा बनाओ, हम तुम्हें सलसेट और बसाइन देंगे। ये होता कब है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, तो ये 1775 में, 1775 में शुरू होता है, 1782 तक जाता है ये, और ट्रीटी से ख़त्म होता है। देखो ट्रीटी तो काफ़ी होती है, लेकिन जो मेन फाइनल ट्रीटी होती है उसको ट्रीटी ऑफ सलबाई बोलते हैं। यहाँ पे होता है एक तरह से जीत। अब ये भी काफ़ी लंबा चलता है। पहले बॉम्बे जो काउंसिल होती है उसके साथ रघुनाथ राव ट्रीटी साइन करता है, वो लोग आते हैं। फिर जब वॉरेन हेस्टिंग को ये बात पता चलती है, जो बंगाल में बैठा हुआ है, तो वो मना कर देता है, नहीं नहीं ये सब हम कुछ नहीं मानते हैं, और अलग से ये सारी चीज़ें होती। बस फाइनली जो हमें याद रखना है 1775 से लेकर 82 के बीच में, और 1782 में यहाँ पे सलबाई की ट्रीटी होती है। ट्रीटी ऑफ वडगांव भी एक साइन होती है, ध्यान रखना अगर कभी पूछ ले। ट्रीटी ऑफ वडगांव जो है, जो बॉम्बे काउंसिल थी ब्रिटिशर्स की, ये साइन करती है 1779 में मराठास के साथ। नाना फडणवीस की एक तरह से यहाँ पर जीत होती है हम देखें तो। अब होता है दूसरा, ठीक है, दूसरा जो मराठा वॉर है, ये भी कुछ इसी ग्राउंड में, जैसे रघुनाथ राव जो है ये गया ब्रिटिशर्स की गोद में, ट्रीटी साइन करी कि हमें पेशवा बनवा दो, हम तुमको ये दे देंगे। सेकेंड वाला जो हुआ, सेकेंड, ये रघुनाथ राव का बेटा, अब मैं फिर से वही है ना, डीप पे नहीं जा रहा उतना, लेकिन इस तरह की सिनारियोज बनते हैं कि जो बाजी राव दी सेकेंड है, जो रघुनाथ राव का बेटा ही था, बड़ा बेटा था, वो बनता है जाके पेशवा। क्योंकि रघुनाथ राव पहले वार मराठा वार क्या तो सरेंडर कर देता है कि भाई यार हमसे गलती हो गई है, लेकिन यार चलो हमको नहीं तो हमें बेटे को ही बना देना। तो बाद में इसके बाजीराव दी सेकेंड को बनाया जाता है। ये भी एक वीक पेशवा होता है, और ये क्या करता है, अब होता ये है ना कि इस तरह से मराठा जो है एम्पायर पूरी बट जाता है। जैसे कल हमने देखा था जो बहमानी सल्तनत था वो डेक्कन सुल्तान में टूट गया था। बेरार, बिदर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा 5 ही निकल के आए थे जहाँ अलग अलग डायनेस्टी थी। वैसे यहाँ पे हुआ, पूना में तो बैठा हुआ पेशवा, लेकिन यहाँ पे गायकवाड़ आ गए बड़ौदा में, होलकर आ गए इंदौर में, नागपुर आ गए, भोसले आ गए नागपुर में, और सिंधी आ गए ग्वालियर में। तो इस तरह से ये टूट गया, मराठा कन्फेडरेसी बट गई। अब जब बट गई तो क्या हुआ, बट गए तो सब बट गए। ये जो पूना वाला है, पूना वाला ये सिंधिया के साथ देने लगा, और इंदौर वाले होलकर और इंदौर के अगेंस्ट हो गया। अब इनके बीच में इतना ज़्यादा टसल हुआ कि भाई बाजीराव जो 2 है इसको छोड़ना पड़ा, भागना पड़ा पेशवा शिप छोड़ के। तो ये क्या करता है, ये बोलता है ट्रीटी ऑफ बसाइन साइन करता है, ट्रीटी ऑफ
बसाइन साइन करता है किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ, कि हमको पेशवा बना दो। ठीक है, तो 1802 में पेशवा तो बना देते हैं ये, लेकिन क्या होता है यहाँ पे पहले तो ये सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर देख लो हुआ कब, 1803 से लेकिन 1805 के बीच में। ठीक है, क्लियर। लेकिन इसके बाद क्या होता है, अलग अलग उनके कन्फेडरेसीज के साथ ट्रीटी साइन करते हैं। तो मतलब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हो गया। ठीक है, अब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में होता क्यों है वो समझ लो। जैसे हमने देखा कि ट्रीटी ऑफ बसाइन हुआ 1802 में। ठीक है, 1802 में ट्रीटी ऑफ बसाइन से शुरू होता है। क्यों होता है? क्योंकि बाजीराव दी सेकेंड को पेशवा बनना था। ठीक है, अभी जब आपको ये मैं पढ़ाऊंगा ना सब्सिडियरी अलायंस, तो वहाँ पर भी इसका रोल है सब्सिडियरी अलायंस का, क्योंकि सब्सिडियरी अलायंस को साइन करवा लिया। 1802 की बात है, सब्सिडियरी जब ये मतलब बाजीराव टू को पेशवा बनाया, सब्सिडियरी अलायंस साइन करवा लिया। और जब सब्सिडियरी अलायंस साइन करवा लिया, सब्सिडियरी अलायंस का मतलब होता है, अभी हम देखेंगे कि जहाँ पर आपको अपनी पूरी तरह से सॉवरनिटी है जो है वो गिव अप कर देनी है, ब्रिटिशर्स को दे देनी है अपने सॉवरनिटी। ब्रिटिशर्स ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये बाजीराव टू को ये पेशवा तो बन गया ट्रीटी ऑफ बसाइन के बाद, लेकिन इसको समझ आ गया था कि हमने अपनी सारी शक्तियाँ ब्रिटिशर्स को दे दी। और ये बाकी के जो कन्फेडरेसी के किंग हैं उनको भी बात समझ आ रही थी कि पेशवा को भैया इससे रिलीज़ करना पड़ेगा इस बंधन से, नहीं तो ये बंधन तो प्यार का बंधन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये बंधन जो है दिक्कत वाला बंधन है। तो फिर इसीलिए इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने हराया और सबके साथ जैसे अलग अलग ट्रीटी साइन करी। जैसे कि होलकर ऑफ इंदौर के साथ ट्रीटी ऑफ राजघाट साइन करी, भोसले के साथ ट्रीटी ऑफ अरगांव साइन करी, तो अलग अलग साइन करी। तो इसमें मैं सच ट्रीटी कोई याद नहीं रखनी है, मैं जैसे कि बता देता हूँ। जैसे ट्रीटी ऑफ राजघाट साइन हुई, होलकर के साथ साइन करी इन्होंने, ट्रीटी ऑफ देवगांव साइन करी और ट्रीटी ऑफ अरगांव साइन करी। ये इन्होंने साइन करी थी 1805 के टाइम पे, 1805 के टाइम पे। ओके, अब आते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला क्यों होता है? अब क्योंकि मराठा तो एकदम हार ही चुके थे। एक होता है पिंडर वॉर, पिंडरी वॉर। क्या होता है? सॉरी, इसको हम पिंडरी वॉर बोलते हैं। पिंडरी वॉर क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि पिंडरी एक कम्युनिटी थी, ठीक है, जो कि मराठास के अंडर में फ्लरिश कर रहे थे। ठीक है, मेनली माना जाता है कि सिर्फ मुस्लिम्स थे, ये फ्लरिश कर रहे थे मराठा के अंडर में। जब मराठास धीरे धीरे वीक होने लगे, ब्रिटिशर्स पावरफुल होने लगे, तो ब्रिटिशर्स ने इनका खूब दमन किया। ठीक है, अब जब दमन किया तो मराठास को भी बात अच्छी नहीं लगी कि ये किस तरह से आप पिंडरीज पे ये कर रहे हो। ये पिंडरी हमारे इतने लंबे टाइम के हमारे मतलब एक तरह से हेल्प करते थे मराठास की वॉर वगैरह में। तो इसीलिए क्या हुआ कि फिर तीसरा एंग्लो मराठा वॉर होता है, जहाँ पे बाजीराव दी सेकंड को पूरी तरह से हरा दिया जाता है। ये 1817 से 1818 के बीच में होता है। और यहाँ पे होता क्या है, कोई ट्रीटी नहीं होती है। अब सीधे जो बाजीराव दी सेकंड है उनको भेज दिया जाता है कि जाओ पेंशन में जियो अपना। कहाँ पे? परमार सर रहते हैं कानपुर में, वहीं पे जाओ और आराम से पढ़ो मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह। ठीक है, वन शॉट बम शॉट करो, यहाँ से तुम निकलो। और इनको भेज दिया गया कानपुर में, बिठूर में। ठीक है, फिर यही जो है पार्टिसिपेट करते हैं 1857 के रिवोल्ट में। ठीक है सर, फैट मैन में मराठा वॉर नहीं है। पता नहीं तुम लोग कैसे क्या करते हो, हमें समझ ही नहीं आता है। हमें समझ ही नहीं आता है। नहीं नहीं, हमें समझ ही नहीं आता है। इतनी बार बता चुके हैं मराठा दिया, पता नहीं हम समझ नहीं आता, दिखता क्यों नहीं। ये पहली क्वेरी नहीं, बहुत सारी क्वेरी आ चुकी है, मराठा नहीं है फैटमैन में। अरे भैया काहे नहीं है, हैं? तुम देखो मेडिवल का लास्ट सेक्शन वहीं पे दे रखा है। अब यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं मॉडर्न में, तो ज़रूरी नहीं कि उसी सीक्वेंस से फैटमैन में दिया हो। पहले देख लो, बहुत लोग हैं, बहुत क्वेरी सर मराठा नहीं है। मेडिवल में देखना, अरे हाँ सर दिया था सर, सॉरी सर। देखते नहीं हो क्या थोड़ा बहुत भी? अगर मॉडर्न में गए होगे तो मेडिवल पढ़ के गए होगे ना, तो फिर क्यों नहीं उसको देख रहे हो? ये समझ नहीं आ रहा, कुछ तो है क्यों। अब आते हैं एंग्लो कार्नेटिक वॉर तो देख ही चुके हैं। अब आते हैं सब्सिडियरी लाइन्स देखेंगे। सब्सिडियरी लाइन्स क्या है? सहायक संधि। ठीक है, सहायक संधि साइन करवाई जाती थी इसमें। सब्सिडियरी लाइन्स में अगर बात करें, इसको सहायक संधि बोलते हैं। इसमें होता क्या था, ये 1798 में आई थी, 1798 में वेलेस्ली लेके आया था इसको। कौन? वेलेस्ली। वैसे तो माना जाता है इसका जो ब्रेन चाइल्ड किसने दिया था, डुप्ले ने दिया था। ठीक है, डुप्ले एक फ्रेंच गवर्नर जनरल था, बट इसको प्रॉपर तरीके से इंडिया में लेके आया कौन? वेलेस्ली। इसमें था क्या
जो भी इसको साइन कर लेगा उसको अपनी आर्मी हटानी है और एक ब्रिटिश आर्मी रखनी है। ठीक है, क्यों इतना खर्चा करते हो, हमारी आर्मी लो। ठीक है, एक परमानेंट रेजिडेंट रहेगा तुम्हारे कोर्ट में, वो ब्रिटिश रेजिडेंट, मतलब कि ब्रिटिशर परमानेंट तुम्हारे कोर्ट के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर सकता है एक तरह से। ठीक है, तुम किसी के साथ कोई भी ट्रीटी में या अलायंस में एंटर नहीं कर सकते हो, चाहे कोई यूरोपियन पावर हो या फिर या तो कोई यूरोपियन पावर हो या फिर कोई इंडियन ही पावर क्यों ना है। इसी वजह से जो एंग्लो मैसूर वॉर नहीं था उसमें टीपू सुल्तान जो था उससे बोला सब्सिडी लाइन साइन कर लो, टीपू बोलता नहीं करेंगे, और वो साथ ही साथ फ्रांसीसियों से करीबी बढ़ा रहा था और नेपोलियन का खतरा बढ़ा रहा था ब्रिटिशर्स के लिए, तो उन्होंने फिर टीपू को साइड हटाना ही में अपना भलाई समझा। तो जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था उसमें वेलेस्ली ही गवर्नर जनरल था उस टाइम पे। सेकेंड एंग्लो मैसूर के टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग था और फोर्थ के टाइम पे वेलेस्ली था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसके अलावा ब्रिटिशर्स देंगे क्या आपको, ब्रिटिशर्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे। यस, आपको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, अगर आप पर कोई अटैक करेगा तो वो ब्रिटिशर पर अटैक माना जाएगा और हम आपकी रक्षा करेंगे, बस इतने के लिए। अब सब तो पागल थे नहीं, जो वीक हैं वो तो बेचारे साइन कर रहे थे मजबूरी में, लेकिन जो थोड़े से स्ट्रांग थे वो नहीं कर रहे थे। हैदराबाद इसको करना पड़ा साइन। 1798 में सबसे पहला ये आपका स्टेट बना जिसने कि सब्सिडी अलायंस को साइन किया। अवध 1801 में साइन किया। अवध पे तो मतलब पूरी तरह से कब्जा नहीं किया, अवध पे कब्जा तो पूरी तरह से 1856 में हुआ था, 1856 में, जब डलहौजी खुद बोल के गया था। ठीक है, कि भाई अवध इज़ लाइक अ चेरी विच इज़ जस्ट टू बी ड्रॉप्ड इन द माउथ ऑफ द ब्रिटिशर्स, यानी कि एक चेरी की तरह है जो ब्रिटिशर्स के मुंह में बस गिरने वाली। और जैसे वो गवर्नर जनरल के पद से हटा, मतलब उसका टर्म पूरा हुआ, रिटायर हुआ, वैसे ही जो है अवध को इन लोगों ने कैप्चर कर लिया था मिस गवर्नेंस रूल के तहत। ठीक है, कि आप ढंग से गवर्न नहीं कर पा रहे हो। मैसूर पे 1799 में जब टीपू सुल्तान की डेथ हुई तो वोडेयार डायनेस्टी को बिठाया और उससे ज़बरदस्ती साइन भी करना पड़ेगा भाई वोडेयार को, नहीं करोगे तो भाई कैसे नहीं करोगे, नहीं कैसे नहीं करोगे। पेशवा से 1802 में करवा ली, क्यों, याद करो ट्रीटी ऑफ बसाइन। तो ये चीज़ है। अवध से 1801 में, क्लियर है, और तंजौर से भी 1799 में। तो यहाँ पर इस तरह से सब्सिडी लाइन साइन होती है और क्या है आप समझ गए। अब आता है अपना ये डलहौजी। डलहौजी क्या करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आता है, जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हिंदी में। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता है कि आपको क्या करना है, वो कोई भी किंगडम जहाँ पर नेचुरल हायर नहीं है, यानी नेचुरल हायर का मतलब है नेचुरल सक्सेसर नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर अडॉप्टेड है, सन है, या फिर अगर सन ही नहीं है और अगर अडॉप्टेड भी है तो वो ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा, या फिर ब्रिटिशर्स के पास राइट है उस स्टेट का क्या करना है। तो सबसे पहले सतारा कैप्चर किया, संबलपुर और जैतपुर किया। ठीक है, देन उदयपुर किया, देन झांसी किया। ठीक है, सतारा, संबलपुर, जैतपुर, उदयपुर, सॉरी जैतपुर होगा 1849, जैतपुर ये, सतारा, संबलपुर, जैतपुर 1849 में, देन उदयपुर 1852 में, और झांसी आपका 1853 में। तो ये इस तरह से धीरे धीरे इन लोगों ने कैप्चर करना स्टार्ट किया। तो ये पता होना चाहिए सबसे पहले कौन सा कैप्चर किया, देन उसके बाद इस तरह से किस को इन्होंने कैप्चर किया। ये चीज़ समझ में आ गई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है कि अगर किसी भी किंगडम का नेचुरल हायर नहीं है, सक्सेसर नहीं है, तो ब्रिटिशर उस किंगडम को ले सकते हैं। ठीक है, डलहौजी के टाइम पे कुछ चीज़ें हुई थी, जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि पहली जो ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन है, वो चली थी कहाँ से कहाँ के बीच में, बॉम्बे से थाने के बीच में। और कितनी डिस्टेंस थी, टोटल डिस्टेंस कितनी थी, प्लस जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है वो शुरू हुआ था। फादर ऑफ पोस्टल रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है डलहौजी। ठीक है, डलहौजी के टाइम पे ही ध्यान रखना वुड्स डिस्पैच भी आता है, वुड्स डिस्पैच 1854 में। इट इज़ एसोसिएटेड विद द एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया में चल रहा था, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। इससे पहले 1835 में 23 नहीं है, 34 है। ठीक है, ठीक है, 34 माइल्स होगा, 34 माइल्स, यस।
तो हुआ क्या था, 1835 में, ध्यान से समझिएगा, मैकुलेज मिनट आया था, ठीक है। इस मैकुलेज मिनट में ये लिखा हुआ था कि हमें इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट करना है, वी हैव टू प्रमोट द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। विलियम बेंटिक उस टाइम पे गवर्नर जनरल था, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि 1835 की बात हो रही है। तो 1833 में हमें पता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुका था, और पहला कौन था, बेंटिक। तो मैकुलेज मिनट का ये कहना था कि इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना है, बट वुड्स डिस्पैच और ये जो हम टॉप जो रिच इंडियंस हैं उनको एजुकेट करेंगे, और धीरे धीरे ये इंडियंस क्या करेंगे, अपने नीचे जो लोग हैं उनको क्या करेंगे, दैट इज़ जो नीचे हैं उनको एजुकेट कर देंगे, और इसी को हम बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को नेगेट किया वुड्स डिस्पैच ने, कि भाई ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी नहीं चल पाएगी, कि भाई हम टॉप को एजुकेट कर दें, हमें सबको करना पड़ेगा, और सिर्फ इंग्लिश में नहीं, ठीक है। आप टॉप लेवल पे तो इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करो, लेकिन लोकल लैंग्वेज को, दैट इज़ वर्नाकुलर को, लोकल लेवल पे प्रमोट करो, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे वो लोकल लैंग्वेजें पढ़ाओ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, अगला है हमारा, दैट इज़ प्री 1857 रिवोल्ट पे आते हैं अभी हम, ठीक है। 1857 की क्रांति जो हुई थी, उससे पहले क्या क्या क्रांतियाँ हुई थी उनको समझते हैं। लेकिन ये क्रांतियाँ मेनली हुई क्यों थी, तो डिफरेंट रीजंस थे। उनमें से एक जो मेन रीज़न था दैट वाज डिफरेंट, ये जो हमारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। तो रुकिएगा थोड़ा सा, अब मुझसे बैठा जाएगा नहीं। चलो, तो ये जो डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स हैं, ये कहीं ना कहीं रीज़न बने थे, ये कहीं ना कहीं कारण बने थे, जिसकी वजह से ये डिफरेंट रीजनल रिवोल्ट्स हुए थे। ये कारण क्यों बने थे डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, क्योंकि यहाँ पे इंटरफ्रेंस बहुत हो रही थी ज़मींदार की। तो सबसे पहले यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट होता है 1793 में, 1793 में, जिसको कि हम ज़मींदारी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ज़मींदारी सिस्टम के। अब इसमें था क्या परमानेंट सेटलमेंट या ज़मींदारी में? इसमें यह था कि देयर वाज अ सनसेट क्लॉज, कि ज़मींदार अपॉइंट कर दिया गया था कि ए ज़मींदार, तुमको इन किसानों से हफ्ता वसूली करना है, यानी कि रेवेन्यू लेना है, और हमको देना है। कि हम डायरेक्टली डील नहीं करेंगे किसानों से, तुम वसूल करोगे, और तुमको ही हेरिडिटरी राइट्स दे दिए जाएंगे उस लैंड के, तुम्हारे बाद तुम्हारे बेटे को दे दिए जाएंगे। तो इस तरह से ज़मींदारी चलती रहेगी, और अगर तुम रेवेन्यू नहीं दोगे तो तुम्हारी ज़मींदारी छीन लेंगे हम। तो ज़मींदार क्या करते थे कि भाई हमारी ज़मींदारी ना छीने, इसलिए कायदे की कड़ाई करते थे किसानों की। तो इस वजह से हुआ क्या कि किसान वर्सेस ज़मींदार, और किसान वर्सेस ब्रिटिशर। तो 1793 में ज़मींदारी परमानेंट सेटलमेंट आता है। परमानेंट सेटल कर दिया गया था कि परमानेंट ही आपके इसमें में मतलब जो ज़मींदार के हेरिडिटरी राइट्स, और परमानेंट है रेवेन्यू, ठीक है, उसको परमानेंटली फिक्स कर दिया गया था, इसीलिए इसको परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं। बॉम्बे और मद्रास वाले एरिया में इसको लाया कौन था? इसको लाया था कॉर्नवालिस, ठीक है, एक सेकेंड, इसको कौन लाया था? कॉर्नवालिस लेके आया था। देन अगर बात करेंगे रैयत वाली सिस्टम, ये आया था 1820 में, 1820 में, और इसको कौन लेके आया था? मुनरो और रीड। मुनरो और रीड। इसमें क्या था? इसमें डायरेक्टली रैयत से, रैयत का मतलब होता है पेजेंट, डायरेक्टली किसान से ही रेवेन्यू लिया जाएगा। और पंजाब, यूपी और जो NWFP दैट इज़ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाला रीजन है, यहाँ पर महाल वाली सिस्टम आया। कब? 1822 में, 1822 में। इसको कौन लेके आया? तो यहाँ पर नाम याद रखिएगा, होल्ट मैकेंजी, ठीक है, और विलियम बेंटिक का, दो का नाम याद रखिएगा यहाँ पर। 1822 में। महाल का मतलब क्या होता है? महाल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है, यानी कि जो गाँवों का समूह है, दैट इज़ जो ग्रुप ऑफ विलेजेस है, उसको हम महाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो महाल वाली सिस्टम 1822 में आता है, ठीक है, याद रहेगा ये चीज़।
देन अगर बात करेंगे तो इसी वजह से यहाँ पर 1857 जो मेन रिवोल्ट होता है उससे पहले छोटे छोटे रीजनल रिवोल्ट्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे तो सन्यासी रिवोल्ट होता है 1763 में, 1763 में, ठीक है। कहाँ पे होता है? जो बिहार और बंगाल वाला रीजन है वहाँ पर। अब इसको सन्यासी क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेनली इसमें जो पंडित थे, मौलवी थे, इन सब पे क्या था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इनको सप्रेस कर रहे थे। इन सब की जॉब चली गई थी क्योंकि सारे किंगडम्स धीरे धीरे ख़त्म हो गए थे, तो इस वजह से इनकी जॉब वगैरह भी गई और इनको कुछ एम्प्लॉयमेंट भी नहीं था, तो इसलिए ये इनके अगेंस्ट में उतरे। यहाँ पे जो लीडर थे वो मेन कौन थे? जैसे मजनू शाह, ठीक है, देवी चौधरानी, ये सब इसको लीड कर रहे थे। यहाँ तक कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी की जो नॉवेल है आनंद मठ, वो आपके सन्यासी रिवोल्ट पर ही बेस्ड है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी की जो नॉवेल है आनंद मठ, जहाँ से हम अपने नेशनल सॉन्ग को भी डिराइव करते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करें पैका रिवोल्ट की, तो पैका कब होता है? ये 1817 में होता है, 1817 में। इसको कौन लीड करते हैं? बख्शी जगबंधु विद्याधर। कौन? बख्शी जगबंधु विद्याधर। ये होता क्यों है? ये होते कौन है विद्याधर? तो ये खुर्दा किंगडम था उड़ीसा में, ठीक है। पैका का जो रिवोल्ट हुआ, रिबेलियन हुआ, ये उड़ीसा वाले रीजन में हुआ। तो जो वहाँ पर क्या बोलते हैं, जो किंगडम था दैट इज़ खुर्दा किंगडम था, तो वहाँ के जो, क्योंकि उसको भी एक तरह से ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में ले लिया था, तो उसके जो मिलिट्री कमांडर थे वो थे बख्शी जगबंधु विद्याधर। उन्होंने ही जो है पैका रिवोल्ट को लीड किया था। और बात करेंगे कूका मूवमेंट की, तो ये जो कूका मूवमेंट है इसको लीड किया था बाबा राम सिंह ने, ठीक है। इसको लीड किया था बाबा राम सिंह ने, कूका को, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कूका मूवमेंट की अगर बात करेंगे तो ये मतलब एक एग्जैक्ट डेट नहीं है, बट ये ध्यान रखना कि जो आपका लगभग 1850s है उसके टाइम पे हुआ था ये कूका मूवमेंट, ठीक है। क्लियर है? बाबा राम सिंह ने इसको लीड किया था और मेनली सिख धर्म को रिफॉर्म करने के लिए ये हुआ था कूका मूवमेंट, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे सिख थे जो ब्रिटिशर से मिलते जा रहे थे, तो इसलिए उनके रिफॉर्म के लिए कूका मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। देन आते हैं 1857 रिवोल्ट में। कुछ और रिवोल्ट है जैसे कि इंडिगो रिवोल्ट है। इंडिगो रिवोल्ट एक्चुअल में एक प्री 1857 नहीं है, ये पोस्ट 1857 है, क्योंकि ये 1859 में हुआ था, 1859 में हुआ था। ये इंडिगो रिवोल्ट हुआ क्यों था और कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था नादिया जो डिस्ट्रिक्ट थी वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि जो इंडिगो है दैट इज़ जो नील की खेती, वो ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। क्यों ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी? क्योंकि जो जर्मन सिंथेटिक डाई थी वो काफ़ी सस्ती हो गई थी, जिसने कि जो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया से जो डाई लेके जाते थे, इंडिगो लेके जाते थे, तो वो काफ़ी महंगी हो गई थी अभी। तो इसलिए ये ज़बरदस्ती बोल रहे थे कि अब जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है उसको मत उगाओ, इंडिगो को उगाओ। तो इस वजह से ये हुआ था। इसको लीड किसने किया था? अगर मैं बात करूँ जो इंडिगो रिवोल्ट है, तो दिगंबर और विष्णु विश्वास ने इसको लीड किया था। दिगंबर एंड विष्णु विश्वास ने इसको क्या किया था? लीड किया था इंडिगो रिवोल्ट को 1859 में। मुंडा रेबिलियन की अगर बात करेंगे तो मुंडा हो एंड मुंडा प्राइजिंग के नाम से जाना जाता है। तो मुंडा रेबिलियन हुआ था 1899 में, 1899 में, ठीक है। ये किसके अगेंस्ट में था? तो ये दीकूस के अगेंस्ट में था। दीकूस कौन होते थे? जो आउटसाइडर होते थे उनको दीकूस बोला जाता था। और ये खुंड कट्टी सिस्टम को रिस्टोर करना चाहते थे। खुंड कट्टी सिस्टम क्या होता था कि कलेक्टिव ओनरशिप होती थी लैंड की, इन लोगों की। कलेक्टिव मतलब पूरी ट्राइब के लोग हैं जितने सारे, उनकी, क्योंकि मुंडा ट्राइब थी, ठीक है। तो सारा पूरा क्या होता था? कलेक्टिव ओनरशिप होता था, जिसको खुंड कट्टी सिस्टम बोलते थे। और इन्होंने दीकूज ने, दैट इज़ आउटसाइडर्स ने, दैट इज़ जो ज़मींदार्स हैं, दैट इज़ जो लैंड लॉर्ड्स हैं, और साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने इस पूरे सिस्टम को ख़त्म कर दिया था। तो उसको रिस्टोर करना चाहते थे। तो आपको जानता है, जो आप जानते हैं इसको लीड किसने किया था? बिरसा मुंडा, जिनको भगवान के नाम से भी जाना जाता है, भगवान बिरसा मुंडा। और ये इनकी जो बर्थ होती है 15 नवंबर 1875 को हुई थी, तो 15 नवंबर को ही हम जनजातीय गौरव दिवस के नाम के रूप में भी मनाते हैं। और जेल में इनकी 1900 में, 1900 में इनकी डेथ हो जाती है। और संथाल रेबिलियन की बात करेंगे तो ये 1855 में होता है, 1855 में, यानी जस्ट बिफोर द 1857 रिवोल्ट। और जो संथाल रेबिलियन, इसमें लीड कौन कर रहे थे इसको? सिद्धू और कन्हू मुर्मू,
जो हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं वो भी इसी पर्टिकुलर ट्राइब से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। संथाल, संथाल परगना है, ठीक है, जहाँ पर एक दामिने को करके रीजन, दामिने को का मतलब है जो फॉरेस्टेड लैंड है, जो फॉरेस्टेड पार्ट ऑफ लैंड है झारखंड रीजन में, उसको दामिने को बोलते हैं। ठीक है, जो राजमहल हिल्स में पड़ता है, हमने पढ़ा था ज्योग्राफी में, जो हमारे पेनिनसुलर प्लेटो है उसका ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है राजमहल हिल्स में। तो वहाँ पर एक जो दामिने को रीजन पड़ता है, तो वहाँ पे ही ये पर्टिकुलर संथाल रेबेलियन हुआ था, जिसको लीड सिद्धू और कन्हू मुर्मू ने किया था। अब आते हैं 1857 रिवोल्ट में। तो इसके मेन कॉजेज़ क्या थे 1857 की क्रांति के? तो कई सारे कारण थे, जिसमें कि इकोनॉमिक रीजंस भी थे, पॉलिटिकल भी थे और मिलिट्री रीजंस भी थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ले लीजिए, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक पॉलिटिकल रीज़न होगा। क्यों? क्योंकि जैसे रानी लक्ष्मीबाई हैं झांसी से, उन्होंने उसको लीड किया। ठीक है, नाना साहेब हो गए, ठीक है, जो कि नाना साहेब अगर बात करेंगे तो अडॉप्टेड सन थे बाजीराव दी सेकंड के। तो उन्होंने कानपुर से लीड किया, लक्ष्मीबाई ने झांसी से लीड किया। क्यों लीड किया? बिकॉज उनको अपने किंगडम्स चाहिए थे, उनको अपने किंगडम्स चाहिए थे। लक्ष्मीबाई को ये था कि जो हमारा अडॉप्टेड सन है उसको किंगडम मिलना चाहिए, और नाना साहब के अडॉप्टेड सन थे तो उनको ये था कि हमें भी अपना मराठा जो एम्पायर है वो मिलना चाहिए। तो पॉलिटिकल रीज़न था। मिलिट्री रीज़न की अगर बात करेंगे तो एक एक्ट पास हुआ था जिसको हम जानते हैं जनरल सर्विस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ठीक है, जनरल सर्विस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ये कैनिंग के टाइम पे पास होता है। ठीक है, जो लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो उसने पास किया था, जिसमें कि इसमें ये प्रोविज़न था कि किसी भी इंडियन सोल्जर को ओवरसीज़ दैट इज़ फॉरेन में भी सर्व करने के लिए भेजा जा सकता है। और उस टाइम पे ये बिलीव सिस्टम था कि अगर कोई अगर इंडियन है वो बाहर जाता है और बाहर जाके सर्व करता है, ठीक है, तो वो अपना धर्म एक तरह से खो देता है, मतलब ही लूजेज हिज रिलीजन। तो ये कहीं ना कहीं मिलिट्री रीज़न भी था, मिलिट्री कारण भी था। ठीक है, इसी वजह से होता क्या है कि यहाँ पे 1857 रिवोल्ट शुरू तो होता है। ठीक है, शुरू तो होता है, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें होती हैं जब ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले बात तो देखते हैं कि लीडर कौन कौन है। तो दिल्ली से कौन लीडर है? तो दिल्ली से ध्यान रखना, एक जनरल होता है मुग़ल बादशाह का जनरल भक्त खान। ठीक है, और यहाँ पर उस टाइम पे जो मुग़ल शासक होता है जो दिल्ली में बैठा हुआ होता है उसका नाम है बहादुर शाह ज़फ़र या बहादुर शाह दी सेकेंड। मैं बहादुर शाह ज़फ़र सेकेंड लिखे दे रहा हूँ, वैसे होता क्या बहादुर शाह दी सेकेंड या फिर बहादुर शाह ज़फ़र। अभी उस समय बूढ़ा हो चुका होता है। ठीक है, और इसकी हालत भी काफ़ी खस्ता थी, तो इसने एक लास्ट ट्राई देने का सोचा, चलो यार ट्राई मारने में क्या ही जा रहा है, तो मार लेते हैं ट्राई। ठीक है, लेकिन फेल हो गया बेचारा ट्राई इसका। कानपुर से लीड कर रहे थे कौन? नाना साहब। नाना साहब कानपुर से लीड कर रहे थे, और साथ ही साथ तांतिया टोपे भी इनका साथ दे रहे थे, तांतिया टोपे। लखनऊ से अगर बात करेंगे तो लखनऊ से बेगम हज़रत महल। ठीक है, बेगम हज़रत महल। फैज़ाबाद से अगर बात करेंगे तो मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और बिहार से अगर बात करेंगे तो कुंवर सिंह। ठीक है, तो ये सब लीड कर रहे थे। क्लियर है यहाँ तक? अब ये तो हो गया लीडर्स। कॉज क्या था फेलियर का? फेल क्यों किया गया, फेल क्यों हुआ ये? तो ये एक ऑल इंडिया मूवमेंट नहीं था, सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित था। ठीक है, एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग नहीं थी। सेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब है कि भाई हम ये करना, अचीव करना है, सब अपने अपने कारण के लिए लड़ रहे हैं। ये जो थी जैसे कि नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई का बाई का तो मैंने आपको बताई, लेकिन अगर बात करें हज़रत महल जो लखनऊ, तो वो जो लास्ट नवाब था अवध का, वाजिद अली शाह, उसकी बीवी थी, उसको भी किंगडम, तो सबका अपना अपना कारण था। रानी लक्ष्मीबाई जी की अगर बात करेंगे तो इनका जो बचपन का नाम था दैट वॉज मणिकर्णिका। ठीक है, मणिकर्णिका या फिर इन शॉर्ट मनु के नाम से जानते हैं। और ग्वालियर में करंट में इनकी जो बोल सकते हैं कि जो मौसोलियम है वो बना हुआ है ग्वालियर में। ठीक है, तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग भी नहीं थी यहाँ पे, ऑल इंडिया मूवमेंट नहीं था, तो इसी वजह से ये फेल हो जाता है। एंड इस पे फिर कुछ कमेंट्स भी किए गए, जैसे कि इसको सीपॉय म्यूटिनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सीपॉय म्यूटिनी क्यों बोलते हैं? पहली बात तो सीपॉय म्यूटिनी क्यों बोलते हैं, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना भूल गया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था।
एंड दैट वाज ये जो 1857 का रिवोल्ट है, किस तरह से इसमें चिंगारी पड़ती है, चिंगारी कैसे पड़ती है। तो ये सारे रीजंस तो थे ही जो मैंने आपको बताया, चाहे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो, चाहे जनरल सर्विस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट हो, लेकिन एक रीज़न था यूज़ ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। ये एक इमीडिएट कॉज था, यूज़ ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। अब जो कार्ट्रिज होते से बंदूक है, तो बंदूक में वो जो मसाला वगैरह है वो भरने के लिए इस तरह से वो आता है कार्ट्रिज, ठीक है, उसको मुंह से खोलना पड़ता है। अब मुंह से तो खोलना पड़ता है, लेकिन उसमें ये अफवाह फैल गई कि उसमें पॉर्क यानी सूअर का गोश्त और जो बीफ है दैट इज़ गाय का मांस वो यूज़ हो रहा है। तो इससे हिंदू और मुस्लिम सब भड़क गए कि हम ये नहीं करेंगे। फायर करने से इन लोगों ने मना कर दिया। जब फायर करने से मना किया तो ब्रिटिशर्स चिढ़ गए, ठीक है। यहाँ पर मंगल पांडे ने क्या किया, मंगल पांडे ने गोली चला दी अपने ही ऑफिसर पे। मंगल पांडे जी ने क्या किया, अपने ही ऑफिसर पर इन्होंने क्या किया, गोली चला दी। और जब गोली इन्होंने चला दी तो हुआ क्या, इनको फांसी में टांग दिया गया। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी की सज़ा दे दी गई, सिर्फ मरने के लिए, ठीक है। 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल की बात हो रही है। देन हुआ क्या, ऐसे ही मेरठ में, और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये 34th जो नेटिव इन्फेंट्री थी, 34th नेटिव इन्फेंट्री थी, जो बैरकपुर जगह पड़ती है, बैरकपुर बंगाल में, वहाँ से बिलोंग करते थे ये मंगल पांडे। 34th नेटिव इन्फेंट्री से इन्होंने ये जब किया तो ये इसने और भी सोल्जर्स को इस इवेंट ने प्रेरित किया। 9 मई 1857 की बात है, जहाँ पर कुछ मेरठ की अगर बात करेंगे तो मेरठ में कुछ सिपाहियों ने मना कर दिया कि हम भी यहाँ पर फायर नहीं करेंगे। तो उनको क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। और जब जेल में डाल दिया तो जिन बाकी थे जो जेल में नहीं डाले गए थे, तो उन्होंने क्या किया, उनको निकाल के, और इन लोगों ने 10 मई को 10 मई को 1857 को दिल्ली चलो कैंप मूवमेंट शुरू किया। सब ये दिल्ली की तरफ मार्च किए। दे ऑल मार्चेड टूवर्ड्स दी दिल्ली। कब, 10 मई। तो 10 मई को माना जाता है कि ऑफिशियल बिगिनिंग हुई 1857 रिवॉल्ट की, क्योंकि यहाँ पर मेन लेना देना ही सिपाहियों का है, सिपाहीज का है, तो इसलिए इसको सिपाही म्यूटिनी भी हम बोलते हैं। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे जो अगर हम कमेंट्स की बात करेंगे तो वीडी सावरकर ने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम दिया, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और आरसी मजूमदार की अगर बात करेंगे तो इन्होंने बोला ना तो ये फर्स्ट है, ना तो ये फर्स्ट है, ठीक है, ना तो ये इसका कोई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेने देना है, और ना ही नेशनल है, ना ही ये कोई नेशनल है, क्योंकि साउथ इंडियन में का तो यहाँ पार्टिसिपेशन ही नहीं रहा। तो वीडी सावरकर का कहना था इट इज़ फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आरसी मजूमदार का था कि ना तो ये फर्स्ट है, ना तो नेशनल है, ना तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। ओके, अब इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद ये जो हैं मैडम जी, ठीक है, विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, इन्होंने एक एक्ट पास किया 1858 में, 1858 में, जिसको कि हम जानते हैं क्वींस प्रोक्लेमेशन के नाम से। क्वींस प्रोक्लेमेशन के नाम से इसको जानते हैं। अब इसमें हुआ क्या, सबसे पहली बात तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको अबॉलिश कर दिया गया। अबॉलिश इन द सेंस कि बेटा अपना झोला झंडी बांध के वापस ब्रिटेन में आ जाओ, हो चुका, तुमको चार्टर वार्टर जो दिए थे, मतलब जो दिए थे ट्रेड करने का, सब खत्म हो गया, वापस आ जाओ तुम, अब कुछ नहीं कर सकते तुम। ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर अबॉलिश कर दिया, उसको वापस बुला लिया गया। जो गवर्नर जनरल था ऑफ इंडिया उसको वॉइसरॉय बना दिया गया। तो पहला वॉइसरॉय कौन बना होगा ज़रा बताइए कमेंट में। और क्या हुआ, एक पील कमीशन का आयोग, पील आयोग का गठन किया गया था, जिसने कि रिकमेंड किया था कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इंडियंस की जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर दो, ब्रिटिशर्स की स्ट्रेंथ बढ़ा दो, नहीं तो कल को आगे भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। और हम जो हैं किसके सहारे रूल कर रहे हैं इंडिया को, किसके सहारे रूल कर रहे हैं, हम तो कुछ हैंडफुल ऑफ लोग ही हैं, सिर्फ कुछ लोग हैं, तो हम किसके बल पे रूल कर रहे हैं, हम इंडियंस के बल पे ही तो इंडियंस पे रूल कर रहे हैं। ये जो हमने रिक्रूटमेंट कर रखी है, तो उसमें से कम करो इनको, इंडियंस को, और मेनली ब्रिटिशर्स करो, क्योंकि अगर वही हमारे अगेंस्ट में चली जाएगी तो फिर हम क्या ही कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे तैसे तो अभी हमने सप्रेस कर लिया, जैसे यहाँ पर अगर वैसे ज़्यादा पूछता तो नहीं, लेकिन अगर पूछे कि किसने कहाँ से सप्रेस किया, तो जैसे दिल्ली से जॉन निकोलसन ने सप्रेस किया,
कानपुर से कैम्पबेल ने सप्रेस किया, ठीक है। लखनऊ से लॉरेंस ने सप्रेस किया, हेनरी लॉरेंस ने। झांसी में ह्यू रोज ने सप्रेस किया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो पील कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी कि इंडियंस की जो संख्या है, जो नंबर है ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, उसको आप कम करो, ठीक है। साथ ही साथ क्या किया, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन क्रिएट करी और इसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स की, 15 सदस्यों की एक काउंसिल दी, 15 मेंबर्ड काउंसिल। ये कौन है? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही एक मेंबर होगा और वो इंडियन अफेयर्स के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होगा। प्लस जो डुअल कंट्रोल था एक तरह से, उसको भी ख़त्म कर दिया। डुअल कंट्रोल कैसे? बोर्ड ऑफ गवर्नर जो था वो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के लिए था, ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था वो कमर्शियल अफेयर्स के लिए था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल अफेयर्स के लिए था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्रिएट किया गया था बाद में पिट्स इंडिया एक्ट से, वो भी हम एक्ट देखेंगे, तो उसके थ्रू क्रिएट किया गया। तो उन दोनों को ख़त्म कर दिया यहाँ पे। और पहला वॉइस रॉय कौन बना? तो कैनिंग बना, जिसके टाइम पे 1857 का रिवोल्ट हुआ था। क्लियर है? ओके, तो 1858 का एक्ट समझ में आ गया। देन इसके बाद क्या होता है, अब हम देखते हैं एसोसिएशंस फॉर्म्ड बिफोर कांग्रेस। अब हम धीरे धीरे कांग्रेस की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे हम उसी की ओर बढ़ रहे हैं। तो कुछ एसोसिएशन थे जो कांग्रेस से पहले बने, जैसे कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, 1866 में। किसने बनाया? 1870 में। किसने बनाया? इंडियन लीग 1875 किसने बनाया? और इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में किसने बनाया? जल्दी से। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन तो किसने बनाया? ये दादा भाई नौरोजी जी ने बनाया, दादा भाई नौरोजी। इनके बारे में आप क्या क्या रिकॉल कर सकते हैं जो हम पहले ही देख चुके हैं। पूना सार्वजनिक सभा की अगर बात करेंगे तो MG रानाडे। इंडियन लीग की अगर बात करेंगे तो शिशिर कुमार घोष। ठीक है, और इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बात करेंगे तो 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और आनंद मोहन बोस। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जी की अगर बात करेंगे तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। रस्त गुफ्तार लिखा था इन्होंने, एक वीकली निकाला था। प्लस पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक लिखी थी इन्होंने। फर्स्ट ब्रिटिश इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। कांग्रेस को 3 बार प्रेसाइड भी किया था, 3 सेशंस को। सबसे पहली पॉवर्टी लाइन भी दी थी और नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट भी सबसे पहले दादा भाई नौरोजी जी ने ही दिया था। और साथ ही साथ इन्होंने नौरोजी फुरदौनजी के साथ मिलके और SS बंगाली के साथ मिलके रहनुमाई मजदान सभा का भी गठन किया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करेंगे तो 1885 में बनती है, 1885 में जिस साल कांग्रेस बनती है। कौन बनाता है इसको? तो फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, KT तेलांग और बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, ये 3 लोग इसको बनाते हैं। मद्रास महाजन सभा की बात करेंगे तो ये 1884 1884 में बनती है और इसको कौन बनाता है? MGP। बस MGP याद रखना, ठीक है। M वीरागवचारी थे, ठीक है, G सुब्रमण्यम अय्यर थे और P आनंद चरलू थे। तो MGP याद रखना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा अगर पूछेगा, तो वैसे तो पूछेगा नहीं इसमें मद्रास महाजन सभा में, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पे आते हैं अभी, यानी कि हमने ये देख लिया कि कौन कौन से एसोसिएशन कांग्रेस से पहले बने थे। अब कांग्रेस का फॉर्मेशन देखते हैं। चलो, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कौन है? ये है डफरिन, ठीक है। डफरिन के टाइम पे बनी थी ये कांग्रेस 1885 में। बनाया किसने था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, जिसको फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी भी बोला जाता है। ही वॉज द फाउंडर। ओके,
ओके बाकी अगर हम बात करेंगे तो इसको लेके कुछ थ्योरी भी आई थी जब कांग्रेस बनी थी। सेफ्टी वॉल थ्योरी आई थी, लाला लाजपत राय ने दी थी कि भाई जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, जो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इस प्रेशर को बस रिलीज़ करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक चाल चली है, और वो चाल है कांग्रेस, कि बस उस थोड़े से प्रेशर को रिलीज़ कर देंगे। जब भी प्रेशर बिल्डअप होगा तो उस प्रेशर को हम कांग्रेस के थ्रू रिलीज़ कर देंगे। ठीक है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आरपी दत्त ने दिया, और लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया। ठीक, क्लियर यहाँ तक। अब हम इम्पॉर्टेंट सेशंस देखेंगे जो कांग्रेस के हुए, बट उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, एक बिल आया था विच बिकेम द इमीडिएट कॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस, एंड दैट वाज इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ये बिल 1883 में पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और इसमें हुआ क्या था इस पर्टिकुलर बिल में कि भाई अब से ब्रिटिश सब्जेक्ट्स का जो ट्रायल है वो इंडियन जजेस के अंडर में भी चल सकता है, किसी ब्रिटिशर्स का ट्रायल। ये बात ब्रिटिशर को बिल्कुल पसंद नहीं आई और इसका काफ़ी ज़्यादा बॉयकॉट हुआ, जिसकी वजह से उस टाइम का जो वॉइसरॉय था रिपन, उसको इस बिल को वापस लेना पड़ा, एंड इट एक्सपोज्ड द ट्रू नेचर और द ट्रू फेस ऑफ द ब्रिटिशर्स इन द फ्रंट ऑफ इंडियंस। तो इस वजह से ये एक इमीडिएट कॉज माना जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ना टॉकिंग अबाउट द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी तो हमने देख लिया। टॉकिंग अबाउट नाउ इंपॉर्टेंट सेशंस, तो जो सबसे पहला सेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? दैट वाज हेल्ड इन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कहाँ पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है? ये बॉम्बे में। पहले होना था सेशन पूना में, लेकिन वहाँ पे प्लेग फैल गया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या करना पड़ा, लोकेशन को चेंज करना पड़ा। ये बॉम्बे में होता है सबसे पहला सेशन 1885 में, एंड इट वाज प्रिसाइडेड बाय वोमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है। दूसरे सेशन की अगर बात करेंगे तो ये होता है कैलकाटा में, और 1886 में होगा, अगले ही साल। ठीक है। एंड इसको किसने प्रिसाइड किया? इसको प्रिसाइड किया दादा भाई नवरोजी ने। ओके। देन होता है तीसरा वाला, ये कहाँ होता है? ये मद्रास में होता है, और 1887 में 1887 में होता है। कौन प्रिसाइड करता है? बदरुद्दीन तैयब जी इसको प्रिसाइड करते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी। फोर्थ होता है, तीसरा तो मद्रास में हो गया, चौथा इलाहाबाद में 1888 में, और इसको कौन प्रिसाइड करता है? जॉर्ज यूल। ठीक है, जॉर्ज यूल। अब ध्यान ये रखना है कि ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू प्रिसाइड द सेशन ऑफ कांग्रेस, एंड ही वॉज द फर्स्ट ब्रिटिशर टू प्रिसाइड द सेशन ऑफ कांग्रेस। पाँचवें पे आते हैं। सारे देखो एकदम सारे हमें एकदम लाइन से याद नहीं करने की, ये सारा कुछ। ठीक है, 1888 तक देख लिया। अब इसके बाद जो हमें देखना है, जो इम्पॉर्टेंट वाले हैं जहाँ पर कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट हुआ था, जैसे कि अगर यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये 5वें नंबर का नहीं है। ठीक है। जैसे कि आपका 1905 का है इम्पॉर्टेंट, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। 1906 का कैलकाटा सेशन, वो अभी हम देखेंगे, तो उसको यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है। 1907 का इम्पॉर्टेंट है, कांग्रेस स्प्लिट हुआ था। ठीक है, वो लेकिन वो लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज वो आगे देखेंगे। 1911 का ध्यान रखना, 1911 का, ये हुआ था कैलकाटा में। ठीक, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पे सबसे पहले जन गण मन, दैट इज़ जो हमारा नेशनल एंथम है, उसको गाया गया था, जन गण मन। देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक तो हो गया ये 1911 का जनगण मन गाया गया था, एंड कैलकाटा का ही सेशन था। वैसे तो इसके बाद 1916 आएगा, जहाँ पर दोनों का ये मर्जर वगैरह हुआ था। फिर अगर मैं बात करूँ, एक सेकंड रुको, हाँ ओके ठीक है, तो पहले होगा ना। ध्यान रखना 1911 में ये गाया गया था, और 1896 की बात है, ये भी कैलकाटा में हुआ था सेशन, जहाँ पर सबसे पहले जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसको गाया गया था। ठीक है, 1896 में सबसे पहले नेशनल सॉन्ग, और 1911 में सबसे पहले नेशनल एंथम को किसी कांग्रेस के सेशन में गाया गया था। बाकी के जो सेशन है वो भी हम एक एक करके देखते हैं। बाकी अगर गांधी जी की अगर अपीयरेंस की बात करेगा, तो 1901 में सबसे पहले कांग्रेस के किसी सेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, गांधी जी ने प्रिसाइड नहीं किया था,
पार्टिसिपेट किया था। प्रेसाइड तो गांधी जी ने सिर्फ एक ही सेशन किया था 1924 में, जो बेलगांव का सेशन हुआ था, जो भी हम देखेंगे। अब आते हैं बंगाल के पार्टीशन पे, बंगाल के विभाजन पे। बंगाल को पार्टीशन क्यों करना पड़ा? तो ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए किया गया, जिस तरह से एसएससी बोलते हैं ना, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, है ना, इस मतलब यहाँ पर सेंटर के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस दिए गए, प्रशासनिक कारण बताए गए अंग्रेज़ों के द्वारा कि ये बंगाल इतना बड़ा है कि इसको गवर्न करना बहुत मुश्किल हो रहा है। पूरे इंडिया की जो ब्रिटिश इंडिया की जो पॉपुलेशन, उसका 1/4 है वो यहाँ पे रहता है, जो कि ट्रू भी था, जो कि काफ़ी हद तक सही भी था। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ये बंगाल में बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन थी उस टाइम पे। लेकिन जो मेन रीज़न था दैट वाज कि बंगाल धीरे धीरे एक तरह से बंगाल बिकेम ए नर्व सेंटर फॉर दी रेवोल्यूशनरी एक्ट। और एक चीज़ यार मुझे एकदम से भी याद आई, एंड दैट इज़, मुझे रिकॉल करवाना, एंग्लो अफगान और एंग्लो सिख वॉर हमारा छूट गया है, ठीक है, तो वो हम याद कर देंगे। इतने सारे एंग्लो वॉर थे तो वो बीच में छूट गया, तो वो रिकॉल करवाना लास्ट में हम देख लेंगे, ठीक है। तो नर्व सेंटर बन गया था नेशनलिस्ट एक्टिविटी का। कोई नया ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, कोई कुछ भी विद्रोह हो रहा है, तो ये सब यूजुअली बंगाल में हो रहा था उस टाइम पे। तो इसने क्या किया था, जो इस टाइम पे कर्जन था, तो कर्जन की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी, कुछ ऐसी नीतियाँ थीं जिससे कि वो उसको वीकन करना चाह रहा था। जैसे कि कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट पास हुआ था 1899 में, ठीक है। इसी तरह से एक आपका इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पास हुआ था, जो यूनिवर्सिटी में इस तरह की रेवोल्यूशनरी एजुकेशन दी जा रही है उसको सप्रेस करने के लिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पास हुआ था इसी तरह से 1904 में, सो दैट कि जो प्रेस है, प्रेस को सप्रेस करने के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पास हुआ था 1904 में। एंड फाइनली कर्जन के टाइम पे ही बंगाल का पार्टीशन होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे हमने देखा डफरिन के टाइम पे कांग्रेस बनती है, तो डफरिन ने कांग्रेस पर एक रिमार्क साधा था, एंड दैट वाज, इसने इसको कांग्रेस को फैक्ट्री ऑफ सेडिशन, राजद्रोह की एक फैक्ट्री बोला था, फैक्ट्री ऑफ सेडिशन, ठीक है। तो कर्जन इस टाइम पे था और इसने बंगाल का पार्टीशन किया, ठीक है, बंगाल का विभाजन किया। बंगाल कैसा डिवाइड हुआ, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में अगर बात करेंगे तो आज का जो बांग्लादेश वाला रीजन है, असम है, वो आता है। वेस्ट बंगाल में अगर बात करेंगे तो आता है आपका जो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला जो पार्ट है वो आता है इसमें, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? पार्टीशन होता कब है बंगाल पार्टीशन? तो वैसे तो अनाउंस तो जुलाई में ही हो जाता 1905 में, लेकिन ये होता फाइनली जाके 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, 1905 को होता है, अक्टूबर 1905 को अनाउंस होता है जुलाई में। अब यहाँ पे होता क्या है, 2 सेशन होते हैं कांग्रेस के, 1905 का और 1906 का। 1905 का सेशन होता है जिसको बनारस का सेशन बोलते हैं, जिसको कौन प्रिसाइड करता है, जिसको कि गोपाल कृष्ण गोखले प्रिसाइड करते हैं, ठीक है। और कैलकाटा का जो सेशन हुआ था 1906 में, इसको कौन प्रिसाइड करता है, इसको दादा भाई नौरोजी प्रिसाइड करते हैं। अब बंगाल का सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई बंगाल का जो सेशन है 1905 का, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पे सबसे पहली बार एंटी पार्टीशन, ठीक है, एंटी पार्टीशन या फिर स्वदेशी मूवमेंट को अप्रूव किया गया था कि हम यहाँ से एंटी पार्टीशन या फिर स्वदेशी मूवमेंट को अब यहाँ से लीड करने वाले हैं। और कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस में 4 इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस अडॉप्ट किए गए थे। एक तो था स्वराज, स्वदेशी, बॉयकॉट करना है, ठीक है, जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स हैं उनका, जो भी कोई चीज़ ब्रिटिश चीज़ है उस हर चीज़ का बॉयकॉट करना है, स्वदेशी अपनाना है, और एक नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन सेटअप करी गई, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। अब इसके तहत होता क्या है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अवनींद्रनाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, वो भारत माता के पोर्ट्रे बनाते हैं, ठीक है। जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर, ये भारत माता का एक पोर्ट्रे बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर वीओ चिदम्बरम पिल्लई स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाते हैं, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी,
मतलब कि खुद की यहाँ की इंडिया की खुद की बनी हुई स्टीम नेविगेशन कंपनी होगी। साथ ही साथ स्वदेश बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति, इसका गठन कौन करता है? तो इसको बनाने का काम करते हैं कौन? अश्विनी कुमार दत्ता। ठीक है, अश्विनी कुमार दत्ता। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना है। तो भारत माता का पोर्ट्रेट बाय अबरीन्द्रनाथ टैगोर, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी वी ओ चिदम्बरम पिल्लई, और स्वदेश बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्ता। क्लियर है यहाँ तक? किसी कोई डाउट? अब होता क्या है कि अब ये अभी हमने देखा कि स्वराज स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनलाइजेशन, एंटी पार्टीशन स्वदेशी, सब कुछ ठीक है। कांग्रेस में रिफ्ट हो गया। रिफ्ट इस चीज़ को लेके कि भाई ये जो हम एंटी पार्टीशन मूवमेंट चला रहे हैं, ये कैंपेन चला रहे हैं, इसको सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रखना है, फिर पूरे इंडिया में लेके जाना है। तो एक सेक्शन था इसमें जो मॉडरेट कहलाया, जो नरम दल था, उसका ये कहना था कि सिर्फ बंगाल तक रखो। ठीक, एक्सट्रीमिस्ट का कहना था नहीं, पूरे इंडिया तक इसको लेके जाओ। एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी ये थी कि भाई सीधा प्रोटेस्ट पे उतरो। मॉडरेट वहीं पे चाहते थे कि पहले प्रेयर करो पेटिशन को, फिर प्रोटेस्ट पे जाओ, सीधा नहीं। क्योंकि इनका ये मानना था कि ब्रिटिश रूल पूरी तरह से ख़राब भी नहीं इंडिया के लिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पे, एक सेकंड रुकना, हेलो, ठीक है। तो इनका मेन क्या था? ठीक है, मॉडरेट्स का, कि प्रेयर करना है, पिटिशन देना है, देन प्रोटेस्ट पे जाना, सीधा प्रोटेस्ट पे नहीं उतरना। बट एक्सट्रीमिस्ट का क्या था? सीधा प्रोटेस्ट पे में उतरना है। और मॉडरेट कहता कि सिर्फ लिमिट करना है बंगाल तक, और एक्सट्रीमिस्ट का था कि नहीं, पूरे इंडिया तक लेके जाना और सीधा हम आज़ादी ले लेंगे। तो इसकी वजह से होता क्या है कि धीरे धीरे रिफ्ट बढ़ती जाती है। 1907 में 1907 में सूरत में सेशन होता है कांग्रेस का, और इसको लेके भी काफ़ी विवाद रहता है। विवाद इस चीज़ को लेकर रहता है कि भाई कौन कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड करेगा। या तो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट में मेनली कौन कौन आ रहे थे, तो लाल बाल पाल ये मेन लीड रहा था। ठीक है, ट्रायो था, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष, ये मेन लोग थे। मॉडरेट में अगर बात करें, दादा भाई नौरोजी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, ये लोग थे। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि या तो लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई सेशन को प्रिसाइड करे। बट फाइनली मॉडरेट थे अंबिका चरण मजूमदार, इन्होंने रास बिहारी घोष, इन्होंने कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया। रास बिहारी घोष, इन्होंने कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया। और इस सेशन में हुआ क्या? एक्सट्रीमिस्ट्स को एक्सपेल कर दिया गया, एक्सट्रीमिस्ट को बाहर निकाल दिया गया कांग्रेस से। क्यों? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी। तो इसी को सूरत स्प्लिट बोलते हैं। अभी जब सूरत स्प्लिट होता है 1907 में, तो उसके बाद यहाँ पे एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन भी हो जाता है कुछ टाइम बाद। किस चीज़ का एन्यूलमेंट? जो अभी हमने बंगाल पार्टीशन देखा, उसका एन्यूलमेंट। ठीक है, उसका एन्यूलमेंट हो जाता है, मतलब कि वो ख़त्म हो जाता है सर इस तरह से। हाँ बिल्कुल, वो राखी वगैरह भी बांधने का काम हुआ था यहाँ पर। ठीक है, मेनली जो बंगाल और रीजन है वहाँ पर लोग एक दूसरे को राखी बांधे थे एज अ मैटर ऑफ यूनिटी, दिखाने के लिए कि भाई हम सभी लोग यूनाइटेड हैं आपस में। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो जो बाल गंगाधर तिलक हैं, उनका भी काफ़ी बड़ा रोल था। ठीक है, उन्होंने जो है क्या बोलते हैं, उन्होंने भी यहाँ पे जो डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, उनको यहाँ पर करवाना शुरू किया टू अट्रैक्ट दी यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए, यूथ को मोबिलाइज करने के लिए। तिलक के बारे में अगर बात करेंगे, बाल गंगाधर तिलक, तो इनको लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला था वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी किताब फादर ऑफ
इंडियन अनरेस्ट। तो इंडियन अनरेस्ट एक किताब थी जो कि वैलेंटाइन चिरोल ने लिखी थी, और उसमें इनको उसका फादर बताया गया था, भारतीय अशांति का जनक, जिसकी वजह से इनको जेल वगैरह भी हुई थी। इन्होंने न्यूज़पेपर्स वगैरह भी पब्लिश किए थे, जैसे कि मराठा और केसरी। जो केसरी था वो मराठी लैंग्वेज में था, और मराठी आती है कि नहीं भाई तुम लोगों को? क्यों, कोई ऐसा तो नहीं ना कि मराठी ना आती हो? नहीं, अभी क्लास से बाहर फेंक दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। और मराठा की अगर बात करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में था ये, और कुछ तो नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ें, और इनका एक स्टेटमेंट है काफ़ी फेमस, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी कि फ्रीडम मतलब आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको मैं लेके रहूँगा, ऐसा तिलक जी का कहना था, ठीक है। सर वी डी सावरकर को कांग्रेस बुरा क्यों बोलती है? छोड़ो यार, अभी वो सब बताने के मूड में है नहीं अभी हम, कांग्रेस क्यों बुरा बोलती है। मुझे नहीं आती है, कौन है जिसको नहीं आती है? बेटा आनी चाहिए मराठी, ठीक है, मुझे भी आती है, जैसे गाई तोंडे ये सब बोल लेता हूँ मैं, ठीक है। एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन पे आते हैं। पार्टीशन को कब एन्यूल किया गया? तो 1911 में, 1911 में क्या हुआ, दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज़ किया गया। दिल्ली दरबार क्या है? तो जब भी ब्रिटेन में कोई नया किंग या क्वीन बनता था तो एक दरबार ऑर्गेनाइज़ किया जाता था इंडिया में, कि भाई ये आपके नए एम्परर हैं, मिलिए इनसे। 3 दिल्ली दरबार हुए थे, एक 1903 में, एक 1907 में, ठीक है, 1907 में, और एक 1911 में। 1903 में हुआ था कर्जन के टाइम पे, 1903 लिख रहा हूँ, सॉरी 1877 में, ठीक है, 1877 में। ये हुआ था लिटन के टाइम पे, ये हुआ था आपका 1903 में, ठीक है, ये हुआ था कर्जन के टाइम पे, और 1911 में हुआ था, इस टाइम पे हार्डिंगे सेकंड था ये वाइस रॉय, ठीक है, हार्डिंगे सेकंड था वाइस रॉय। इसके टाइम पे हुआ था तीसरा दिल्ली दरबार। ये जो तीसरा दिल्ली दरबार था, ठीक है, इसी में अनाउंस किया गया था कि जो पार्टीशन है बंगाल का, उसको हम एन्यूल करते हैं, मतलब उसको रद्द करते हैं, और अब से नई कैपिटल। अब देखो हुआ क्या था, ये जो बंगाल पार्टीशन था, बंगाल जो पूरा पार्टीशन था, इसमें एक ऐसा सेक्शन था जो कि सपोर्ट कर रहा था किसका? ब्रिटिशर का। और वो कौन था? वो था मुस्लिम्स। मुस्लिम सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे उनका ये मतलब, क्योंकि वही था ब्रिटिशर का मेन जो कारण रीज़न था, वो था हिंदू मुस्लिम लाइन में डिवाइड कर देना, और वो हो भी गया, ठीक है। मुस्लिम्स को इन लोगों ने ऑफ़र किया कि हम तुम्हें अलग से वो ईस्ट बंगाल देंगे, और तुम्हारी अलग से कैपिटल होगी, सब कुछ मज़े ही मज़े होंगे ज़िंदगी के पूरे। तो इन्होंने क्या किया, अपने एक जल्दी से पार्टी बना ली 1906 में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कहाँ पर बनी ये? ठीक है, ढाका बांग्लादेश में बनी, दिसंबर 1906 में। किसने बनाया? नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान, इन दोनों ने मिलकर इस पार्टी का गठन किया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में। और इसको क्यों गठन किया गया? सो दैट कि मुस्लिम्स का आवाज़ को रखा जा सके। अब उससे बहुत खुश थे, मुस्लिम्स बहुत खुश थे पार्टीशन से, और एंटी पार्टीशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट जब सब हो रहे थे, इसमें बिल्कुल भी उनका पार्टिसिपेशन नहीं था। अब जब एन्यूलमेंट हुआ तो मुस्लिम्स को लगा कि भाई हमारे साथ तो मोए मोए हो गया, कि भाई हम इसीलिए तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे इतना, और तुमने पार्टीशन को ही रद्द कर डाला। तो ब्रिटिशर ने बोला कोई नहीं, चिंता मत करो यार, हम तुम जो दिल्ली में मुगल्स बैठते थे ना, और दिल्ली तुम्हारी बहुत फ्री है, चलो अब इंडिया से कैपिटल जो है कैलकाटा नहीं होगी, कैलकाटा ना होकर अब दिल्ली होगी इंडिया की नई कैपिटल। ये अनाउंस किया गया 1911 में, और ये हुआ कब? 1912 में ये एनफोर्स हो गया, लागू हो गया कि दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई 1912 में। मुस्लिम से बोला नहीं 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 नहीं, अब तो कुछ बड़ा होगा, तो बड़ा हो करते हैं लोग। होता क्या है, 1909 में, दैट इज़ 1911 से 2 साल पहले, मुस्लिम्स को और अपील किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं, बल्कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 ला के। अब क्योंकि उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो मॉर्ले था, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किस पर्टिकुलर एक्ट से ये पोस्ट क्रिएट करी गई थी, जरा कमेंट में बताइए, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले। और मिंटो उस समय वॉइस रहा था, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी इस एक्ट को जानते हैं। ये जब एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन था जिसके लिए जाना जाता है, दैट इज सेपरेट इलेक्टोरेट्स।
सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर whom? फॉर मुस्लिम्स. वॉट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट कि मुस्लिम्स के लिए सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट कर सकते हैं. यानी जैसे कि आप हम सोचते, वो बोलते हैं दलित सीट आई है, महिला सीट आई है ना पंचायत के चुनाव में, तो उसमें सिर्फ दलित ही खड़ा हो सकता है, महिला भी खड़ी हो सकती है, लेकिन वोट हर कोई कर सकता है. बट सेपरेट इलेक्टोरेट में वोट भी सिर्फ उसी कम्युनिटी के लोग ही कर सकते हैं. दैट इज़ सेपरेट इलेक्टोरेट, जो मुस्लिम्स के लाया गया. और भी कुछ चीज़ें थी, जैसे कि जो इंडियन जो काउंसिल थी उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज़ किया गया, इंक्रीज्ड फ्रॉम 16 to 60, प्लस एक इंडियन को अलाउ कर दिया गया टू बी इन वॉइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें. और पहले इंडियन कौन बने, कोई बताएगा? पहले इंडियन बने सत्तू जी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी. ठीक, ये 2 साल पहले 1911 से. कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ देखते हैं जो इस टाइम पे हुई थी, और उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे कि किस तरह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में अब जो थोड़ी दोस्ती बढ़ेगी. बट उससे पहले ये सब हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी देख लेते हैं जो इस टाइम पे हुई थी. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये अनुशीलन समिति बनी. अनुशीलन समिति कोई एक समिति नहीं बनी, बहुत बनी. जैसे बंगाल में बनी 1902 में, 1902 में. ठीक है, इसको जतिंद्र नाथ बनर्जी, जिनको बाघा, ठीक है, बाघा जतिन के नाम से जाना जाता था, उन्होंने इसको बनाया, जतिंद्र नाथ बनर्जी. ठीक है, जतिंद्र नाथ बनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष, सतीश चंद्र बोस, ध्यान रखना. ठीक है, सतीश चंद्र, इन सब लोगों ने इस अनुशीलन समिति का गठन किया 1902 में. जैसे मैंने बताया, एक अनुशीलन नहीं और भी मल्टीपल अनुशीलन समिति बनी थी. अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस होती है 1908 में, 1908 में. इसमें क्या होता है कि जो इसको मानिक टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जानते हैं, इसमें जो मुजफ्फरपुर का मजिस्ट्रेट था उसको ये लोग उड़ाना चाहते थे. कौन? खुदीराम बोस. ठीक है, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी. ठीक है, प्रफुल्ल चाकी, ये 2 मेन लोग थे. बाकी थे तो इसमें औरबिंदो घोष भी. ठीक है, औरबिंदो घोष भी थे. लेकिन जब ये ट्रायल चला था, अलीपुर जो बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी का ट्रायल, क्योंकि इन लोगों ने बॉम्ब फेंक के मारा लेकिन वो बच गया. जो ये क्या बोलते हैं, मुजफ्फरपुर का ये जो मजिस्ट्रेट था, ठीक है, डगलस किंग्सफोर्ड उसका नाम था, वो बच गया. और जब बच गया तो इन लोगों का ट्रायल चला, जिसमें कि अगर बात करेंगे, प्रफुल्ल चाकी ने तो सुसाइड कर लिया पहले ही. ठीक है, खुदीराम बोस को फांसी हुई और अरविंदो घोष को रिलीज़ कर दिया गया. इनको गिल्टी नहीं माना गया इस पर्टिकुलर केस में, और ये इन्होंने पॉलिटिकल जीवन से ही संन्यास ले लिया और पूरा साउथ इंडिया में चले गए और अपना ऑरा विले करके एक नई सोसाइटी वगैरह स्टैब्लिश कर ली इन्होंने. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. चापेकर ब्रदर्स ने रैंड को मार दिया, जो प्लेग कमिश्नर था पूना में. तो उस टाइम पे रैंड के होते हुए बहुत अकाल फैला, बहुत लोगों की मृत्यु हुई. तो उस चीज़ का बदला लेने के लिए 1897 में चापेकर ब्रदर्स ने रैंड को मार डाला. ठीक है, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो. रामोसी प्रेजेंट फोर्स, ये ध्यान रखना, रामोसी प्रेजेंट फोर्स 1879 में. ठीक है, इसको महाराष्ट्र में लाया गया था, बनाया गया था बाई वासुदेव बलवंत फड़के. वासुदेव बलवंत फड़के. ओके, ये नाम ध्यान रखिएगा. देन अगर बात करेंगे, मित्र मेला 1899 में बनाया था किसने? सावरकर ब्रदर्स ने. ठीक है, सावरकर ब्रदर्स ने मित्र मेला बनाया था 1899 में. 1899 में अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था क्या हुआ था, कौन सा एक रिवोल्ट हुआ था, बताओ जरा. झारखंड वाले रीजन में कौन सा हुआ था, जल्दी बताओ. अभिनव भारत सोसाइटी अगर बात करेंगे, ये कब बनी थी? ये आपकी 1904 में बनी थी. 1904 में इसको बनाया था वीडी सावरकर ने, और बाद में मित्र मेला को इसी के साथ ही मर्ज कर दिया गया था अभिनव भारत सोसाइटी के साथ. तो 1899 में क्या हुआ था, हमने देखा था मुंडा रेबिलियन. ठीक है, इंडिया हाउस या इंडिया होम रूल सोसाइटी की अगर बात करेंगे तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाया था 1905 में. श्यामजी कृष्ण वर्मा, और कहाँ पर बनाया था? लंदन में. ठीक है, लंदन में इसको बनाया था. और इन्होंने एक जर्नल भी चलाया था जिसको हम द इंडियन सोशोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं, द इंडियन
सोशियोलॉजिस्ट, ओके। बर्लिन कमेटी बनी थी 1915 में, किसने बनाई थी? वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने इसको बनाया था, ठीक है। ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अब्रॉड जो बाहर हो रही हैं, लंदन में ये हुआ था, ये बर्लिन, दैट इज़ बर्लिन कहाँ पड़ता है बताओ? गदर पार्टी भी एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी है इन दी फॉरेन, बिकॉज गदर पार्टी 1913 में 1913 में बनती है और इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो सैन फ्रांसिस्को में होता है, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर होता है गदर पार्टी का, 1913 में बनता है ये। और कौन इसके फाउंडर थे? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, ठीक है, भाई परमानंद, ठीक है। तो ये गदर पार्टी के फाउंडर थे जो 1913 में 1913 में बनी थी। इसी पार्टी से एसोसिएटेड एक इवेंट है जिसको हम बोलते हैं कोमागाटा मारू इवेंट, ठीक है। कोमागाटा मारू एक शिप का नाम था, एक जहाज का नाम था, ठीक है। तो कोमगाटा मारू इंसिडेंट, ये कोमगाटा मारू एक शिप का नाम था जो सेल किया था, एक जापानीज शिप का नाम था जो सेल किया था फ्रॉम हांगकांग, या कहीं कहीं पे सिंगापुर भी दिया रहता है, हांगकांग सिंगापुर से, मतलब कुछ लोगों को हांगकांग से लिया, कुछ लोगों को सिंगापुर से लिया। एंड ये वैंकूवर कनाडा में, ठीक है, कनाडा में ये गया, जहाँ पर इन लोगों को मना कर दिया गया कि आप यहाँ पर उतर नहीं सकते। तो वहाँ पर वाद विवाद हुआ। उसके बाद इंडिया में, और इंडिया में भी इन लोगों को जो है काफ़ी बुरा ट्रीटमेंट मिला। तो बस ये ध्यान रखना, कोमागाटा मारू इवेंट आपका फिर इंसिडेंट 1914 में होता है, 1914 में होता है, जो एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी, जो 1913 में बनी थी 1913 में। क्लियर है इतनी चीज़, ठीक है। देन आते हैं होम रूल लीग पे। होम रूल लीग क्या है? तो होम रूल लीग मतलब हमें होम रूल चाहिए, जैसे आयरलैंड वगैरह में होम रूल है, उसी तरह से यहाँ पे भी हमें होम रूल चाहिए। इसको लेके आयरलैंड की ही आपको पता है एनी बेसन जी हैं आयरलैंड से, उन्होंने और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना करी। कब? 1916 में। दोनों ने अलग अलग होम रूल लीग बनाए टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। एक तो बाल गंगाधर तिलक जी ने बनाया और एक एनी बेसंत ने, कि भाई हमें भी होम रूल चाहिए, जैसे कि आयरलैंड जैसी कंट्रीज़ में है, क्योंकि वहाँ पर भी ब्रिटिशर्स का रूल था, बट वहाँ पर उन्होंने होम रूल दे रखा था उनको कि भाई हमारे नाम पे रूल होगा, बट आप रूल कर सकते हो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे, ठीक है। अब ये अंतर क्या है? तो हेड क्वार्टर जो इनका था तिलक, दोनों ही 1916 में बने थे। इनका हेड क्वार्टर था पूना में और इनका हेड क्वार्टर था मद्रास में, ठीक है। ये पहले बना था तिलक वाला, ये थोड़ा बाद में बना था, बना 1916 में ही था। इसकी ब्रांचेस ज़्यादा थी, ठीक है, मोर ब्रांचेस। तिलक जी की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ कहाँ था? तो महाराष्ट्र में था, ठीक है, लेकिन बॉम्बे सिटी नहीं था, ध्यान रखना, महाराष्ट्र में। कर्नाटक था और सेंट्रल जो प्रोविंस है, सेंट्रल प्रोविंस वहाँ पे था। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस, बट बॉम्बे सिटी नहीं था। क्लियर इतनी चीज़? अब आते हैं लखनऊ सेशन जो होता है कांग्रेस का 1916 में, 1916 में। तो अभी हमने देखा जब 1911 में पार्टीशन को अन्यूल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, तो मुस्लिम जो हैं थोड़ा सा चिढ़ गए। एक तो इसीलिए तो हमने और तुम्हारा सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स का, और एंटी पार्टीशन मूवमेंट का सपोर्ट नहीं किया था, और तुमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, लखनऊ जो सेशन हुआ कांग्रेस का, पहली बात तो जो इट वॉज प्रिसाइडेड बाई अंबिका चरण मजूमदार। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई। पहले तो ये हुआ एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स का रीयूनियन हुआ। एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स का रीयूनियन हो गया, फिर से मिल गया। एक्सट्रीमिस्ट को जिनको बाहर निकाल दिया गया था उनको फिर से वापस बुला लिया गया कांग्रेस में, और साथ ही साथ यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक जॉइंट पैक्ट साइन हुआ, जिसको कि हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर इन लोगों ने एक जॉइंट डिमांड रखी अपनी ब्रिटिशर्स के सामने कि हमारी ये डिमांड्स हैं, जिसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं,
जिसमें से कुछ डिमांड को एक्सेप्ट किया गया मॉन्टेग्यू कैलफोर्ड रिफॉर्म्स में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 का, बिकॉज उस समय मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी था, कैलफोर्ड आपका वॉइसरॉय था, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेग्यू कैलफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें पहली चीज़ तो ये थी जो यहाँ पर मांग रखी गई थी कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो 1858 में जो पोजीशन क्रिएट करी गई थी, उसको इंडियन एक्सचेकर नहीं बल्कि ब्रिटिश एक्सचेकर से पे किया जाए, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया था। वो यहाँ पे मैं लिखने वाला नहीं हूँ, उसको बस पता होना चाहिए आपको। जो मेन चीज़ यहाँ पे ये हुई थी कि यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था कहाँ पर, 1909 के एक्ट में, मॉडल मिंटो रिफॉर्म, किसको दिया गया था, मुस्लिम्स को। उस सेपरेट इलेक्टोरेट प्रथा को एक्सटेंड किया गया, किस तक, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, इन सब को दिया गया। दूसरा, इसने डायरकी को इंट्रोड्यूस किया। व्हाट इज डायरकी? डायरकी को इंट्रोड्यूस किया। डायरकी क्या है? डायरकी है डुअल रूल। सब्जेक्ट्स जो थे, जितने भी सब्जेक्ट्स थे, जैसे 7th शेड्यूल हम पढ़ते हैं पॉलिटी में, है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो उसी तरह से सेंट्रल सब्जेक्ट्स थे, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे। सेंट्रल सब्जेक्ट पे सेंट्रल लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा। अब इन प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। इसी को ही डायरकी बोला जाता है, इसी को ही डुअल रूल बोला जाता है। कहाँ पर इंट्रोड्यूस करी गई, सेंटर में कि प्रोविंसेस में? प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस करी गई डायरकी। ध्यान रखिएगा, प्रोविंशियल डायरकी क्या है, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड, इनमें सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को। दिस इज डायरकी। साथ ही साथ बाई कैमरल लेजिस्लेचर को लाया गया, द्विसदनीय विधानमंडल को सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया। बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहाँ पर लाया गया? सेंटर पे, द्विसदनीय विधानमंडल। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है विद रिस्पेक्ट टू दी मॉन्टेग्यू कैलफोर्ड रिफॉर्म्स। ओके, अब आते हैं हम एमर्जेंस ऑफ गांधी से, यानी यहाँ से हमारा एक पूरा अध्याय खत्म होता है मॉडर्न हिस्ट्री का और एक दूसरा अध्याय शुरू होता है। बापू बापू इज बैक। और आज आज़ादी मिल ही जाएगी। आज हमें 15 अगस्त को मिली, चाहे ना मिली, लेकिन आज 17 अगस्त को ज़रूर मिल जाएगी। बापू आ गए, टॉलस्टॉय फिनिक्स लेके। चलो भाई, तो बापू जी कहते हैं मजाक क्यों उड़ाते हो तुम लोग हैं? जब किसी के बारे में पता ना हुआ करे ना, तो मजाक नहीं उड़ाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कहीं से कुछ कहा सुना सुन लिया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम प्रशंसा करो या फिर, है ना, बुराई करो, लेकिन पढ़ो तो पहले उसके बारे में जिसके बारे में तुम वो कर रहे हो। और क्यों पढ़ो? हनी हम क्यों पढ़े? तो तुम बुराई क्यों कर रहे हो? ये तुमको किसने ठेका दे रखा है तुमको, हैं? किसने ठेका दिया तुमको ऐसे किसी की बुराई करने का? अगर बुराई कर रहे हो तो उसके बारे में जान भी लो। और ठीक है, फिर कोई नॉर्मल पर्सनालिटी तो थे नहीं इतना, तो तुम भी मानोगे, तो पढ़ा तो जा ही सकता है थोड़ा बहुत। खैर, अब तुमको लगेगा कि हम गांधी जी का सपोर्ट कर रहे हैं ना, तुमको ये लगेगा कर रहे हैं, बताओ और बताओ। चलो, तो गांधी जी के अगर जन्म की अगर बात करेंगे तो अक्टूबर 2 को इनका जन्म हुआ था 1869 में, पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। मोहनदास करमचंदपुरा गांधी इनका नाम था। मदर की नाम पुतलीबाई गांधी था और फादर का नाम करमचंद गांधी था। ये सारे फैक्ट्स बच्चों वाले फैक्ट्स होते हैं, पूछता नहीं, लेकिन ठीक है। गांधी जी साउथ अफ्रीका पर, गांधी जी तो पहले लंदन में बैरिस्टरशिप की पढ़ाई के लिए गए थे, फिर उसके बाद ये साउथ अफ्रीका आए प्रैक्टिस करने के लिए। और साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या क्या किया हम डिटेल में तो उतना नहीं जानेंगे, लेकिन क्या क्या इन्होंने किया वहाँ पर, क्या क्या सेटअप किया, वो सब हम यहाँ पर देखने वाले, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो नेटल इंडियन कांग्रेस, एटीन 94 में बनाई इन्होंने, 1894 में। ठीक है, फिनिक्स फार्म सेटअप किया इन्होंने, फिनिक्स फार्म सेटअप किया 1904 में ही। टॉलस्टॉय फार्म सेटअप किया, टॉलस्टॉय फार्म 1910 में। इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर लेके आई है
ठीक है, वहीं पे और भी इनके वीकलीज़ वगैरह थे, जैसे हरिजन हो गया, यंग इंडिया हो गया, लेकिन वो इंडिया में लेके आए थे। इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका में लेके आए थे 1903 में। और भी इन्होंने काम किया था, जैसे वहाँ पर क्या था कि सारी जो भी मैरिजेस हैं, ठीक है, उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था, जो भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस तरह से, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट इन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट के खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह किया, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें थी, जैसे कि इंडियंस के माइग्रेशन को वहाँ पे रोका गया, क्योंकि साउथ अफ्रीका में बहुत इंडियंस रहते थे, तो उस चीज़ को लेकर इन्होंने काफ़ी सारा कुछ वहाँ पर काम किया। लेकिन जो यहाँ पर मैंने लिखा है क्वेश्चन वहीं से बनेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह किया, इंडियन माइग्रेशन को जो प्रोहिबिट कर दिया गया तो उसके अगेंस्ट में सत्याग्रह किया, वो सारी चीज़ें तो ठीक है, वो भी उन्होंने किया ही था वहाँ पर। अब गांधी जी जो है वापस आते हैं इंडिया में, थाली लेके सभी लोग आएंगे, बाहर निकलेंगे, स्वागत करेंगे गांधी जी का। और गांधी जी का जो वापसी होती है 9 जनवरी 1915 को होती है, जिस दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसको मनाते हैं, 9 जनवरी 1915 को। इनकी जो पहली पब्लिक अपीयरेंस होती है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में, जिसको इनाग्रेट किया जाता है, उसके इनाग्रल में होती है। BHU अगर बात करेंगे तो 1915 में मदन मोहन मालवीय ने 1916 में मदन मोहन मालवीय ने जो है इसको क्या किया था, बनाया था, ठीक है। फाउंडर कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे, जो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना था। और मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के भी फाउंडर माने जाते हैं, जो 1915 में बना था। अब जब गांधी जी यहाँ पर वापस लौटे फ्रॉम साउथ अफ्रीका 9 जनवरी 1915 को, जिस दिन हम NRI डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हुआ क्या कि उसमें गोपाल कृष्ण गोखले जी आए, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जी की अगर बात करेंगे तो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, यहाँ तक कि वो जिन्ना के पॉलिटिकल गुरु थे। इन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी 1905 में, उसके बारे में ध्यान रखिएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्या बनाया था इन्होंने? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी इन्होंने। अच्छा, जब इन्होंने सोसाइटी बनाई थी और ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, तो इन्होंने गांधी जी को एडवाइस दिया था कि भाई आप थोड़ा सा भी भारत भ्रमण करो, ऐसे डायरेक्ट सीधा मत चले जाओ इन सब में, पहले थोड़ा सा क्या करो, थोड़ा सा भारत भ्रमण करो। उसके बाद तो इन्होंने 1-2 साल तो वही किया, और उसके बाद ये वापस उतरे ज़मीन पे। 1917 में चंपारण, 1918 में अहमदाबाद, और 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह इन्होंने करके दिखाया, और दिखा दिया दुनिया को कि बेटा सुधर जाओ, ठीक है। अब मैं आ गया हूँ। चंपारण जो सत्याग्रह था वो तिनकठिया सिस्टम के विरुद्ध में था। तिनकठिया क्या होता है? तिनकठिया का मतलब होता है कि 3/20 पार्ट ऑफ लैंड में आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिगो का कल्टीवेशन करना पड़ेगा, नील की खेती करनी पड़ेगी 3/20 पार्ट ऑफ लैंड में, जिसका विरोध ये लोग कर रहे थे जो किसान थे। याद कर सकते हैं आप यहाँ पर 1859 के इंडिगो रिवोल्ट को, लेड बाई दिगंबर एंड बसु विश्वास। अच्छा, उसमें इंडिगो रिवोल्ट में एक चीज़ याद करना, एक प्ले नील दर्पण करके दीन बंधु मित्रा ने एक प्ले कंपोज किया था, लिखा था, याद रहेगा। नील दर्पण एक प्ले का नाम है, जो दीन बंधु मित्रा ने इंडिगो रिवोल्ट पर बेस करके अपना एक प्ले बनाया था। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ तिनकठिया सिस्टम के विरुद्ध में, और यहाँ पर ये पूछता है क्वेश्चन, किसने गांधी जी को इनवाइट किया? तो राजकुमार शुक्ला हुए, उन्होंने गांधी जी को यहाँ पर इनवाइट किया, गांधी जी आइए आइए, आप ही का इंतज़ार था। और ये जो है पहला, इसको पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोलते हैं, पहला CDM भी बोलते हैं गांधी जी का। अहमदाबाद पे आते हैं, अहमदाबाद को पहला क्या बोलते हैं? पहला क्या बोलते हैं जरा बताओ। अब अहमदाबाद मिल में क्या था कि 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला सेंट्रल और अलाइड पावर्स के बीच में। अब वो जब वॉर ख़त्म हुआ तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन था, इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, सो यहाँ पे भी होगा। तो वेजेस हाइक की डिमांड कर रहे थे, कौन? जो वर्कर्स थे, मिल वर्कर्स थे, वो बोल रहे थे 50% तक वेज हाइक किया जाए। मिल ओनर बोल रहे थे ना 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 20% ज़्यादा ना कर पाएंगे। फिर गांधी जी आए, गांधी जी बोला आऊँ क्या अपनी पे, और गांधी जब अपनी पे आ गए तो फिर क्या हुआ, 35% तक वेज हाइक करना पड़ा, यानी कि उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, ना तो 50%, ना तो 20%, 35%, एंड इट वॉज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, ठीक है। तो 1918 में 1918 में ये होता है, और मैंने आपको बता दिया किसके बीच में होता है, मिल ओनर और मिल वर्कर्स के बीच में, ठीक है। मिल ओनर और मिल वर्कर, उन्हीं में से एक मिल ओनर की बहन थी अनुसुया साराभाई, ठीक है, अनुसुया साराभाई, तो उन्होंने ही गांधी जी को इनवाइट किया था। 1918 में होता है खेड़ा सत्याग्रह। इट वॉज रिगार्डिंग दी क्रॉप फेलियर
और लैंड रेवेन्यू, मतलब क्रॉप फेलियर हो गया था 1918 में गुजरात के खेड़ा में, और ब्रिटिशर बोले थे ना 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 कोई क्रॉप फेलियर नहीं है, बहाने मत बनाओ, पूरा टैक्स टैक्स भाई पूरा हफ्ता वसूलेंगे, पूरा दुगना लगान देना पड़ेगा। गांधी जी ने फिर बोला ये आऊँ क्या अपनी पे। और फिर अब मेन तो यहाँ पर सिर्फ गांधी जी नहीं थे, मेन तो यहाँ पर गांधी जी तो थे लेकिन सरदार पटेल जी भी थे यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह में 1918 में, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर भी एक तरह से जीत किसानों की होती है और 1 साल के लिए पूरा टैक्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो बैक टू बैक जब गांधी जी ने 3 कर लिए, और गांधी जी अपना अलग कॉन्फिडेंस में सर बना इन द यूनिवर्सिटी, जो हिंदू कॉलेज है कैलकाटा में, वो 1817 में बना था, ठीक है। 1817 का है वो, 1817 का है, ध्यान रखना, ठीक है, याद रहेगा। 1817 का है, जिसको राजा राम मोहन रॉय और डेविड हेयर ने मिलकर बनाया था, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया। अब गांधी जी बोलते हैं अंदर से मतलब ऐसा आ रहा है कि कुछ और करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है अभी यार, मतलब कुछ तो होना चाहिए तूफानी टाइप। और ब्रिटिशर्स भी रुक नहीं रहे थे। ब्रिटिशर्स एक एक्ट लेके आए, रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट कब आता है? 1919 में, जिसको हम बोलते हैं एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट। क्या बोलते हैं? एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट। तो फिर रॉलेट एक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिडनी रॉलेट ने इसको कंपोज किया था। किसने? सिडनी रॉलेट ने इसको कंपोज किया था, ओके। तो इसमें था क्या? ये था हेबियस कॉर्पस को सस्पेंड करने वाला एक्ट है। सर ये हेबियस कॉर्पस तो सुनेला लग रहा है, ये तो हाँ सुनेला तो है, लेकिन कहाँ सुनेला है तुमने? ये तुमने पॉलिटी में सुनेला है। जब हम रिट वगैरह पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 32, तो वहाँ पढ़ते हैं इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, जरा बताओ इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, कब होता है? ये जब अनलॉफुल तरह से डिटेंशन होता है तो ये काम आता है, जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, उसका शरीर लेके आओ। अब यहाँ पे क्या था? अनलॉफुल तरह से डिटेंशन जो था वो किया जाएगा। कैसे? अगर ब्रिटिशर्स को जरा सा भी शक हुआ कि तुम जरा से भी कुछ इस तरह की हरकतबाजी कर रहे हो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो 2 साल की जेल होगी। और वो भी पता है कैसे? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के। गांधी जी ने बोला ये ब्लैक एक्ट है, गांधी जी ने बोला ये ब्लैक एक्ट है, मैं नहीं मानता इस एक्ट को, इसके खिलाफ करूंगा मैं सत्याग्रह, क्योंकि इसका अपना है देखो प्रायर एक्सपीरियंस हो रखा है। अब प्रायर एक्सपीरियंस लेके आऊँ साउथ अफ्रीका में, तो वहीं छीलने के तो लाया नहीं हूँ। अब तुम बेटा सुधर जाओ ब्रिटिशर्स, अब मैं करूँगा सत्याग्रह। तो उन्होंने शुरू किया सत्याग्रह। कैसे? तो जो होम रूल लीग नहीं पढ़ा रहे थे अभी तुम्हें पीछे, बाल गंगाधर तिलक वाली, तो तिलक जी की जो होम रूल लीग थी उसको फिर से उन्होंने स्वराज्य सभा बना दिया और उसमें नए यूथ को लेके आया और उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया, जो पहला ऑल इंडिया सत्याग्रह था। भाई चंपारण सत्याग्रह ऑल इंडिया थोड़ी ना था, तो रॉलेट सत्याग्रह एक तरह का पहला ऑल इंडिया सत्याग्रह था, ठीक है। अब जब सत्याग्रह चल रहा था तो 2 लोग की अरेस्ट हो गई इसमें। 2 लोग कौन थे वो? 2 लोग थे उस, एक तो थे सैफुद्दीन किचलू और दूसरे कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल मलिक नहीं, ठीक है, सिर्फ डॉक्टर सत्यपाल। अरेस्ट हो गई। और हुआ क्या कि 13 अप्रैल 1919 का दिन पड़ गया, 13 अप्रैल 1919 का। 13 अप्रैल को क्या बना था? कल कुछ पढ़ाए थे तुम्हें। 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो 10th और लास्ट सिख गुरु थे, उन्होंने क्या बनाया था 13 अप्रैल 1699 को? क्यों 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, जो वॉरियर क्लास था। तो उसी दिन बैसाखी सेलिब्रेट होती है। तो बैसाखी का दिन था, लोग जलियांवाला बाग अमृतसर में इकट्ठा हुए और सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की अरेस्ट तो हो ही गई थी, तो उसको भी थोड़ा बहुत उसका भी विरोध चल रहा था। अब यहाँ पर पिक्चर में आता है, सीन में आता है कौन? माइकल ओ डायर नहीं ना, वो नहीं, जनरल E.M. डायर, ये आता है सीन में। और ये क्या करता है? दी ओनली एग्जिट गेट को करवाता है बंद और देता है किसके आदेश कि मारो इन लोगों को, जो भी लोग हैं भागने ना पाए और खूब मारो। और बहुत लोग मरते हैं। डेटा बहुत वेरिएट करता है। इंडियंस के द्वारा जो डेटा दिया गया वो कुछ अलग है, ब्रिटिशर्स के द्वारा अलग, तो डेटा पूछेगा भी नहीं, बट बहुत सारे लोग यहाँ पर डेथ होती है। और उस डेथ के बाद द नेशन वॉज शॉक्ड। एंड what was the aftermath of that? Aftermath was this कि जो गांधी जी हैं उन्होंने बोला कि बहुत हो गया। पहले तो ये अपना जो तुमने बोर वॉर्स में जो टाइटल वाइटल दिया था कैसर हिंद का, ये पहले अपना वापस रखो इस टाइटल को। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला ये नाइटहुड अपना वापस लो, कोई ज़रूरत नहीं इसकी, ठीक। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? तो ब्रिटिशर्स ने एक हंटर कमिटी बनाई
इस मैसेकर को रिव्यू करने के लिए। बट हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। ई.एम. डायर को कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे एक मॉर्निंग पोस्ट करके एक पत्रिका है, उसने इसके बचाने के लिए इसके लिए पैसे कलेक्ट करना शुरू कर दिए थे ब्रिटेन में। रुडयार्ड किपलिंग उसमें से एक डोनर भी था उसमें, जिसकी आप में हो सकता है काफ़ी लोगों ने पोएम वगैरह सब ये स्टोरी वगैरह क्या होती हैं पढ़ा होगा, है ना, 11th 12th में फिर 10th में। तो हंटर, क्योंकि उन्होंने पहले ही एक इंडेमनिटी एक्ट पास करके रखा था, ठीक है। अच्छा, इंडेमनिटी एक्ट से याद आया, रॉलेट एक्ट जो है ना, ये 1919 में ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था। ध्यान समझना, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1915 में। ये बिल्कुल सेम था, इसी तरह से था, लेकिन वो वॉर टाइम के लिए था, बिकॉज 1915 में युद्ध चल रहा था। तो कोई भी इस तरह का अराजक तत्व, कोई भी इस तरह का अराजक तत्व जो आ रहा है बाहर से, भारत में कुछ इस तरह का अराजकता फैला रहा है, या फिर कोई भी, उसको तुरंत डिपोर्ट करने के लिए, बाहर भेजने के लिए आया था। उसी का ही परमानेंट रिप्लेसमेंट तक, ये वॉर तो ख़त्म हो चुका था। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, पहला विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसमें मॉडरेट सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर का, कि भाई हमें एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी सपोर्ट करना ही चाहिए ब्रिटिशर्स का, मौके का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट इसलिए सपोर्ट कर रहे थे कि यार सपोर्ट करेंगे ब्रिटिशर्स का हृदय परिवर्तन हो जाएगा और वो हमें कुछ देंगे उसके बदले में। और एक्सट्रीमिस्ट मौके का जो रेवोल्यूशनरी थे, एक्सट्रीमिस्ट नहीं, उनसे भी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी, एक्सट्रीमिस्ट से भी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट आप देखो कि 1905 से आते आते अभी 1915 आ चुका है, तो थोड़े बूढ़े भी हो गए होंगे, ठीक है। थोड़ा सोच समझ और ज़्यादा डेवलप हो जाती तो आदमी थोड़ा शांत हो जाता है। अब एक और सेक्शन आ गया था एक्सट्रीमिस्ट, वो बोले थे नहीं मौके का फ़ायदा उठाओ, लेकिन मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट तो सपोर्ट कर ही रहे थे ब्रिटिशर का, है ना। वो एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी कर रहे थे मॉडरेट, और एक्सट्रीमिस्ट कर रहे थे कि कुछ मिलेगा। लेकिन क्या मिला? रॉलेट एक्ट मिला। क्या मिला? मॉन्टेग्यू कैलफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 मिले, जिसमें कोई रिफॉर्म कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अब होता क्या, इस जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, हंटर कमेटी का गठन होता है रिव्यू करने के लिए, लेकिन कुछ होता नहीं है, ठीक है। कोई सजा वजह, मतलब उसको गिल्टी तो माना जाता है डायर को, लेकिन कोई सज़ा नहीं सुनाई जाती है। यहाँ तक कि एक एक्ट, इंडेमनिटी एक्ट पहले ही पास कर लिया जाता है ब्रिटिश के पार्लियामेंट में, अपने इस तरह के ऑफिसर्स को बचाने के लिए, ठीक है। खैर, अब होता यह है कि इसका बदला तो लिया जाता है। को बदला कौन लेता है? बदला लेते हैं उधम सिंह, जो राम मोहम्मद सिंह आज़ाद का नाम रख के जाते हैं कहाँ? ब्रिटेन में, और उड़ा देते हैं माइकल और डायर को। माइकल को क्यों उड़ाते हैं? ई.एम. डायर को क्यों नहीं उड़ाते हैं? क्योंकि ई.एम. मर चुका था पहले ही। तो माइकल को इसलिए मारा क्योंकि माइकल उस समय यहाँ पे था, पोस्टेड था इंडिया में, और इसने प्रशंसा करी थी ई.एम. डायर की करतूतों की। तो राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, दैट इज़ उधम सिंह, ने बोला कि आओ बेटा तुम ही यहाँ लपेटे में जरा। गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। अब पता है, ये जो डायर था ना, डायर, इसको जो गुरुद्वारा के जो महंत हुआ करते थे, महंत, उन्होंने सिख की पदवी दे दी। तो अब समझ रहे हैं, एक तरफ तो बैसाखी के दिन सिखों की हत्या करी गई, और एक तरफ गुरुद्वारा के सिख टाइटल दे रहे हैं उसको, सिख की पदवी दे रहे हैं। तो यहाँ से बात क्लियर थी कि गुरुद्वारा में भी करप्शन एकदम भर भर के हो चुका है। यहाँ से इन महंतों को लात मार के भगाना होगा, क्योंकि ये ब्रिटिशर का आंख बंद करके सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनसे मिले हुए हैं ये। तो उसी को गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट बोलते, तो जो 1920 के टाइम पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, टू रिमूव दी करप्ट महंट्स। अब खिलाफत इशू आता है। अब ध्यान से मुझे खिलाफत इशू क्या है और क्यों, ये अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। खिलाफत इशू का लेना देना कोई भारत से नहीं था, तो कहाँ से था? ये लेना देना था तुर्की से, जो उस टाइम पे टर्की होता था, ठीक है। तुर्की तो अभी रिसेंट में हाल ही में नाम चेंज हुआ। तो टर्की में खलीफा बैठता था, जिसको हर जगह के मुस्लिम्स जो हैं वो अपना खलीफा मानते थे। खलीफा न खलीफा दे खलीफा, ठीक है। तो इस तरह से खलीफा मानते थे सभी मुस्लिम्स। अब हुआ ये कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो 1918 में ख़त्म होता है, सेंट्रल पावर और लाइट पावर के बीच में, तो वहाँ पर जीत होती है। किसकी जीत होती है? बताओ, किसकी जीत होती है? सेंट्रल पावर की जीत होगी या फिर एलाइड पावर की जीत होगी? क्यों? किसकी जीत हुई थी उसमें? ये सब सो ही रहे हो बस बैठ के? तो ध्यान रखना, उसमें एलाइड पावर की जीत होती है, ठीक है, क्लियर है। और जो टर्की है, जो ऑटोमन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता था, तो ऑटोमन एम्पायर की होती है हार उसमें। तो क्या करते हैं, खलीफा को हटा देते हैं यहाँ से ये लोग कि निकलो, बहुत देर हो गई, अभी सब चल नहीं पाएगा, बहुत दिन से देख लिए अब तुम्हारा, ठीक है।
ये क्या लिख रहा हो मियाँ खलीफा टाइप है? तुमसे पूछ रहे हैं, खलीफा की बात चल रही है यहाँ पे। जो ऑटोमन एम्पायर है, कहाँ ये सब बात कर रहे हैं सब? खिलाफत इशू की अगर बात करें तो खिलाफत वही है। तो सारे जगह के जो मुस्लिम्स थे वो खफा हो गए थे ब्रिटिशर से, ठीक है, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, खलीफा को रिस्टोर कर। खलीफा से कुछ नहीं चलेगा, खलीफा से अगर किसी ने कुछ किया तो फिर देख लेना, ठीक है। तो ये मुस्लिम्स का ये कहना था। तो यहाँ पे इंडिया में उसी का रिस्पॉन्स था ये खिलाफत आंदोलन, जो कि अली ब्रदर्स लीड कर रहे थे, ठीक है। अली ब्रदर्स लीड कर रहे थे। अली ब्रदर्स कौन थे? मौलाना अली और शौकत अली। सिर्फ यही नहीं थे, अली ब्रदर्स थे, इसके अलावा अजमल खान थे, ठीक है, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ये लोग भी थे, ठीक है। जब ये लीड कर रहे थे, ठीक है, खिलाफत इशू को लेके खिलाफत आंदोलन लीड कर रहे थे, तो गांधी जी ने इसमें अपॉर्चुनिटी देखी। गांधी जी को लगा ये सही मौका है, मौके पे चौका मारते हैं। किस तरह से सही मौका है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। तो गांधी जी ने किया क्या? गांधी जी ने ऑल इंडिया खिलाफत जो कमिटी होती थी और जो कॉन्फ्रेंस होती थी, उसको भी ये क्या करते थे, ये लीड इन्होंने किया, गांधी जी ने। समझ रहे हो आप? जो ऑल इंडिया जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये नवंबर 1919 में, ठीक है, नवंबर 1919 में ये ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है, ओके। और इसको गांधी जी लीड करते हैं, और गांधी जी फिर वहाँ पे तुरंत लॉन्च करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन। क्यों लॉन्च करते हैं? जलियांवाला बाग मैसेकर की वजह से, वो एक इमीडिएट रीज़न था, ठीक है, कि रॉलेट एक्ट तो था ही, ठीक है, उसके बाद फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो इसलिए उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर दिया 1920 में, और मर्ज कर दिया विद द खिलाफत आंदोलन, ठीक। अब हुआ क्या, ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, इसको कलकत्ता का एक स्पेशल सेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें अप्रूव कर दिया गया। कलकत्ता का जो एक स्पेशल सेशन हुआ उसमें अप्रूव कर दिया गया, और एक नागपुर में फिर स्पेशल सेशन का मतलब होता है कि वो एक रेगुलर सेशन नहीं है, रेगुलर ईयरली सेशन नहीं है, स्पेशली बुलाया गया उसको किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए। देन नागपुर में जो होता है उसमें इसको एंडोर्स किया जाता है, एंड साथ ही साथ कांग्रेस अब कमिट कर लेती है कॉन्स्टिट्यूशनल से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल के लिए, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल के लिए, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो हैं कांग्रेस से रिज़ाइन कर देते हैं, जैसे कि बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसंत, जिन्ना, ये सब रिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है। और जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं वो अपनी खुद की एक पार्टी बना लेते हैं, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, ठीक है। और यहीं पे नागपुर सेशन में एक 15 सदस्यों की एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन किया जाता है सबसे पहली बार। 15 मेंबर्ड कांग्रेस वर्किंग कमेटी सबसे पहली बार यहीं पर गठन किया जाता है, ठीक, क्लियर, ओके। नाउ ये मूवमेंट स्प्रेड कैसे हुआ, हाउ इट गॉट स्प्रेड? तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टिव वर्क शुरू हुआ। कंस्ट्रक्टिव वर्क बोल सकते हैं, या फिर जहाँ पर हम लोकल लेवल के जो मतलब खुद के मतलब जो विदेशी स्कूल्स कॉलेजेस हैं उसको हम करेंगे बॉयकॉट, उसको क्या करेंगे हम बॉयकॉट, और खुद के अपने लोकल सेटअप करेंगे, जैसे कि काशी विद्यापीठ, ठीक है, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, ये सारे विद्यापीठ सेटअप हुए कि भाई यहाँ पर बच्चे आके पढ़ सकते हैं, जहाँ पर हमें खुद नेशनल एजुकेशन पे फोकस करें। और ये एक तरह से मतलब बॉयकॉट मूवमेंट था ये, कि बॉयकॉट करना है सारी ब्रिटिश चीज़ों का, बॉयकॉट, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे मूवमेंट सब सही साथ चल रहा होता है, लेकिन एक दिन आता है 4 फरवरी 1922 का, 4 Feb 19, मतलब मूवमेंट बहुत सही चल रहा होता है, मतलब प्रोटेस्ट बहुत सही चल रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है प्रोटेस्ट। और फिर एक दिन जो है वीडियो आती है, माई फाइनल रिप्लाई, ठीक है। और उस वीडियो ने क्या किया, ठीक है, वीडियो ने क्या किया, उसने
या उस इंसिडेंट ने क्या किया, उस पूरे प्रोटेस्ट को जो है ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब ये 4 फरवरी 1922 को होता है। क्या चौरी चौरा इंसिडेंट या चौरी चौरा इवेंट 4 फरवरी 1922 को होता यह है कि पुलिस थाने में आग लगा दी जाती है भीड़ के द्वारा, क्योंकि पुलिस ने कुछ लाठी डंडे बरसा दिए होंगे, मार दिए होंगे, तो भीड़ ने क्या किया, यहाँ पर पुलिस थाने पे ही आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसमैन की 22 पुलिस वालों की डेथ हो गई। और ये चीज़ देखते हुए गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने इसको वापस ले लिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया, हाँ फाइनल रिप्लाई। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आपको? ठीक है, ठीक है, और फालतू के यहाँ पे कमेंट्स मत करना। ठीक है, मैं इसलिए थोड़ा इधर उधर की चीज़ें बोलता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मन लगा रहे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग नींद के आगोश में चले जाते हैं। यहाँ मैं किसी को रेफ़र नहीं कर रहा हूँ, फोकस करो यहाँ पे। ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट पे आते हैं। 4 फरवरी 1922 को हुआ था, 4 फरवरी 1922 को। अब इसमें इवेंट में हुआ क्या, मैंने आपको बताया, लेकिन गांधी जी को ये बात पसंद आई नहीं। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि हम कोई भी चीज़ अचीव करें वो वॉयलेंस से अचीव ना करें। ठीक है, वो हम वॉयलेंस से अचीव ना करें। गांधी जी वॉयलेंस के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया और ख़ुद को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया ब्रिटिशर्स के सामने, और गांधी जी को हो गई जेल। जब हो गई गांधी जी को जेल तो कांग्रेस डिवाइड हो गई। अब कांग्रेस को समझ ये नहीं आ रहा था कि जो हम बॉयकॉट अभी तक कर रहे थे, हाँ अपना कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे थे, उस पर फोकस करें या अब हम उस बॉयकॉट को ख़त्म कर दें। तो कांग्रेस का एक ऐसा सेक्शन था जो बोल रहा था नहीं, जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने देते हैं। ठीक है, जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने देते हैं, दैट मीन्स नो चेंजर्स। और एक ऐसा सेक्शन जो बोल रहा था कि नहीं, चेंज करते हैं, यानी ये बॉयकॉट को ख़त्म करते हैं और काउंसिल में एंट्री लेते हैं जाके। तो जो बोल रहे थे सारा कुछ ख़त्म करते हैं और काउंसिल में जाके एंट्री लेते हैं विद एन एम टू एंड और मेंट द काउंसिल, उनको बोला गया प्रो चेंजर्स। और जो जिनका ये मानना था कि नहीं सारी चीज़ें वैसे ही कंटिन्यू रखते हैं, उनको बोला गया नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स। प्रो चेंजर कोई और नहीं बल्कि यही स्वराजिस्ट बने, और इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी। कब बनी ये पार्टी? 1923 में। चौरी चौरा कब हुआ? 1922 में। तो 1923 में गया सेशन हुआ कांग्रेस का, जिसको एम ए अंसारी ने डिसाइड किया, लेकिन वो छोड़ दो, बस तुम ये ध्यान रखो गया सेशन में ये डिवीज़न हुआ। लेकिन ये डिवीज़न जो हुआ कांग्रेस में प्रो चेंजर और नो चेंजर के बीच में, ऐसे स्वराजिस्ट और नो चेंजर के बीच में, ये 1907 की तरह कोई स्प्लिट नहीं था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो स्प्लिट हुआ था, क्योंकि यहाँ पे स्वराजिस्ट वर वर्किंग विल वर्क विद इन द कांग्रेस। स्वराजिस्ट का मेन फोकस क्या था? टू एंड और मेंड दी काउंसिल, यानी कि हम काउंसिल में हम चुनाव लड़ेंगे, एंट्री मारेंगे, या तो काम ही नहीं करने देंगे उनको, या फिर अपनी बात मनवाएंगे। टू एंड और मेंड काउंसिल। और जो नो चेंजर हैं उन्होंने फोकस किया किस पे? कंस्ट्रक्टिव वर्क पे। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव वर्क पे। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं इमर्जेंस ऑफ स्वराजिस्ट। आई तो होप समझ गए हैं कि स्वराजिस्ट का मतलब है क्या। अब ये जो ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी ये बनाई किसने? तो ये बनाई, फाउंडर कौन थे इसके? CR दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, CR दास और मोतीलाल नेहरू। CR दास की अगर बात करेंगे तो ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट, और मोतीलाल नेहरू की अगर बात करेंगे तो ये इनके पहले सेक्रेटरी बने। ठीक, तो पहले ये स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट बने और ये सेक्रेटरी बने। इन्होंने क्या काम किया? तो इनका जो मेन जो वर्क जिसके लिए जाने जाते हैं वो ये था, पब्लिक सेफ्टी बिल को डिफीट करने के लिए। पब्लिक सेफ्टी बिल जो है आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसका मेन एम ये था पब्लिक सेफ्टी बिल का कि कोई भी इस तरह से फॉरेनर आता है, ठीक है, उसको तुरंत, जो इस तरह की कोई रेवोल्यूशनरी चीज़ें इस तरह से फैलाने की कोशिश करता है इंडिया में, उसको तुरंत यहाँ से भगाया जा सके। उसको इन्होंने क्या किया था? डिफीट करने का काम किया था 1928 में जो किया था। इसी के अगेंस्ट में ही भगत सिंह ने बम भी फेंका था, अभी हम आगे देखेंगे।
ठीक है। और जो नो चेंजर्स थे वो अपना कंस्ट्रक्टिव वर्क पे फोकस कर रहे थे, मतलब जो आश्रम बनाना, स्कूल, इन सब ये जो है उन सबको बनाना, वो सारा काम कर रहे थे नो चेंजर्स, ठीक है। डिवीज़न जो है स्वराजिस्ट में कब होता है, डिवीज़न भी मतलब जिस तरह से अभी हमने देखा कि कांग्रेस डिवाइड होगी प्रो चेंजर नो चेंजर में, ये जो प्रो चेंजर है दैट इज जो स्वराज पार्टी है, ये भी अपने आप में आगे जाके डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब इसके डिवीज़न के बारे में उतना पढ़ना है नहीं क्योंकि ये पूछता है नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं, ये कमेंट करके जल्दी से बताइए। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं आई वो जल्दी से आप बताइए। डिवीज़न वही यार, ये कॉलेज पार्टी, महात्मा पार्टी, इस तौर पे हुआ था वो, ठीक है। मतलब एक सेक्शन नो चेंजर्स, राम रहीम फैंस, अच्छा चलो क्लियर है, ओके 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 ओके। भाई रेस्पॉन्सिविस्ट नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट ये था, ठीक है, डिवीज़न रेस्पॉन्सिविस्ट नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट, क्लियर है, क्लियर, ओके ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं फिर। भाई लिख लो यार, पूछेगा नहीं तुमसे, लेकिन रेस्पॉन्सिविस्ट थे एक, रेस्पॉन्सिविस्ट, और एक थे नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट। चलो अब होता क्या है कि यहाँ पर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जन्म लेना शुरू करती हैं और भयंकर तरीके से, ठीक है, 1920 के आते आते टाइम तक। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनती 1920 में, 1920 में, जिसको कौन बनाता है, तो इसमें होते हैं लाला लाजपत राय, ठीक है, दीवान चमन लाल, जोसेफ बाप्तिस्ता और नारायण मल्हर जोशी, ठीक है। नारायण मल्हर जोशी, लाला लाजपत राय, ये दो नाम याद रखिएगा। ये इसके जो है लाला लाजपत राय पहले प्रेसिडेंट भी बनते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, ठीक, क्लियर। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन बने, तो ये बने आपके जो लाला लाजपत राय हैं वो, ओके। सीपीआई बनती कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। मतलब एक तरह से हम ये देख रहे हैं कि सोशलिज्म का किस तरह से स्प्रेड हो रहा है। सोशलिज्म क्या है, समाजवाद है। समाजवाद का मतलब ये है कि भाई जो रूलिंग क्लास है कि भाई कोई इस तरह से गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए कि जो पूरा मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कोई प्राइवेट प्लेयर्स नहीं होने चाहिए। प्राइवेट प्लेयर्स की भाई वही जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है तो एक प्राइवेट कंपनी है, या फिर गवर्नमेंट अभी तो आ चुकी है, ईस्ट इंडिया कंपनी तो अबॉलिश हो चुकी है पूरी तरीके से, तो सारा कुछ वही कंट्रोल कर रहे हैं। ये कंट्रोल जो है ये डिवाइड होना चाहिए, सिर्फ एक के हाथ में कंट्रोल ना होना चाहिए। सोशलिज्म का यही उद्देश्य होता है कि भाई धीरे 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 गवर्नमेंट को भी उखाड़ फेंकना है, ठीक है। तो फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का 1920 में, ताशकंद उज़्बेकिस्तान में होता है, ठीक है, ताशकंद उज़्बेकिस्तान में होता है 1920 में। और कौन बनाता है इस पार्टी को, इस पार्टी को बनाते हैं मनींद्र नाथ रॉय, MN रॉय इस पार्टी को बनाते हैं, ठीक। एंड कानपुर बॉल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस होता है 1924 में, 1924 में, जहाँ पर ऐसे दंगे मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी वो इसको लीड करते हैं। कहीं ना कहीं सीपीआई पार्टी से ही ये रिलेटेड था। सीपीआई जो है फॉर्मलाइज होती है 1925 में कानपुर में, ठीक है। 1925 में ये कानपुर में फॉर्मलाइज होती है। और कानपुर बॉल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस की अगर बात करेंगे तो 1924 में ये होता है। इसमें मैंने आपको नाम बताया, ऐसे दंगे मुजफ्फर अहमद और शौकत उस्मानी, ओके, नलिनी गुप्ता भी थी इसमें। कास्ट मूवमेंट इस टाइम पे होते हैं। तो कास्ट मूवमेंट जैसे कि अगर हम बात करें सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 19 ठीक है। तो 1924 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट होता है बाई EV रामास्वामी नैकर, ठीक है, EV रामास्वामी नैकर, जिनको कि पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। जस्टिस पार्टी बात करेंगे 1916 में बनती, 1916 में TM नायर, ठीक है,
TM नायर, P त्यागराज चेट्टी, P त्यागराज चेट्टी, ठीक है। और एक और थे मुदलियार, CN मुदलियार, ठीक है, मुदलियार। महत सत्याग्रह पे भी देखें, चलो देख लेते हैं अगर यहाँ लिखा है तो 1927 में हुआ था वैसे, ठीक है। 1927 में अंबेडकर जी ने इसको लीड किया था, ठीक है। अंबेडकर जी ने इसको लीड किया था जो 1927 में हुआ था महत सत्याग्रह। HRA पे आते हैं, HRA काकोरी इंसिडेंट, इन सब पे देखते हैं ये सब क्या थे। तो सोशलिज़म का स्प्रेड ये हो रहा था, ठीक है। सोशलिज़म के तहत ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना था 1924 में। कानपुर में ये पार्टी बनी थी। कौन फाउंडर थे इसके मेन? सचिन सान्याल, ठीक है। सचिन सान्याल इसके मेन फाउंडर थे, चीज़ ध्यान रखिएगा, क्लियर है। सचिन सान्याल किसके का? ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के। बाकी और भी लोग थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। जोगेश चंद्र चैटर्जी, ये सब लोग भी थे। इन लोगों ने काकोरी इंसिडेंट को अंजाम दिया। काकोरी लखनऊ के पास एक जगह पड़ती है, जहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, एक ट्रेन जो आ रही थी जिसमें असलाह दैट इज़ आर्मरी भरी हुई थी, उसको इन लोगों ने सीज़ कर लिया, ठीक है, एक तरह से। और वो काकोरी इंसिडेंट है जो 1925 में होता है, 1925 में, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को यहाँ पे डेथ होती है। कुछ लोग भागने में सक्सेसफुल रहते हैं, कुछ लोगों को यहाँ पे डेथ हो जाती है, ठीक है, फांसी की सज़ा हो जाती है। फिर जब ये एक तरह से HRA तो ख़त्म हो गई, HRA तो बिखर गई, अब बनती है उसी का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म हम बोल सकते हैं HRA का, जिसको हम बोलते हैं HSRA, दैट इज़ हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। ये बनती है 1928 में, 1928 में। HRA 1924 में बनी और HSRA 4 साल बाद 1928 में बनती है। कहाँ बनती है? फिरोज़ शाह कोटला में, जो दिल्ली में है। फिरोज़ शाह कोटला दिल्ली में बनती है। जो फिरोज़ शाह कोटला स्टेडियम, उसका नया नाम क्या है? HSRA ये बनती है फिरोज़ शाह कोटला में। और इसके मेन फाउंडर कौन होते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद होते हैं, भगत सिंह, वैसे मेन फाउंडर यही होते हैं आज़ाद, भगत सिंह होते हैं, सुखदेव होते हैं, राजगुरु भी होते हैं, ये लोग भी होते हैं, ठीक है। लेकिन मेन फाउंडर कौन है? चंद्रशेखर आज़ाद है। ये लोग किन किन इवेंट में इन्वॉल्व होते हैं? तो सॉन्डर्स का मर्डर में इन्वॉल्व होते हैं। सॉन्डर कौन होता है? तो 1928 में अभी हम देखेंगे साइमन कमीशन भारत आता है, प्रोटेस्ट होते हैं। और उस प्रोटेस्ट में अगर बात करेंगे तो लाला लाजपत राय जी की लाठीचार्ज से मतलब डेथ हो जाती है। वो लाठीचार्ज जेम्स स्कॉट करता है, बट गलती से भगत सिंह जो लोग हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, वो गलती से मार देते हैं किसको? वो गलती से 1928 में सॉन्डर्स को मार देते हैं वो, ठीक है। फिर वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, केंद्रीय जो विधानसभा है, उसमें बम फेंकते हैं 1929 में, 1929 में। क्यों बम फेंकते हैं? 1929 में जो बम फेंकते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो क्यों फेंकते हैं? वो फेंकते हैं टू मेक द डेफ हेयर, बहरे हो गए अंग्रेजों को सुनाई पड़े, टू मेक द डेफ हेयर। बहरे हो गए ना अंग्रेज, क्योंकि उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। अब जैसे पब्लिक सेफ्टी बिल है, ठीक है, तो उसके विरोध में भी ये बम फेंका गया था। किसके द्वारा फेंका गया था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दो लोगों के द्वारा ये बम फेंका गया था। अब ये बात आती है कि 1928 में जब इन लोगों ने मर्डर किया तो इन लोगों को कुछ किया नहीं गया, क्योंकि 1929 में इन लोगों ने बम फेंक दिया गया। तो ये लोग बच के घूम रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था ब्रिटिशर्स को ये लोग कहाँ हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। फिर फाइनली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में इन लोगों का ट्रायल चलता है और 1931 को 1931 को 23 मार्च को इन तीनों लोगों को फांसी होती है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को, ये सॉन्डर्स की मर्डर वाले केस में, जिसको हम बोलते हैं किस नाम से? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जानते हैं, ठीक है। साथ ही साथ 1929 में ये इन्वॉल्व थे इरविन की ट्रेन उड़ाने के उसमें भी, ठीक है। इरविन की जो ट्रेन थी उसको ब्लो करने में भी ये लोग इन्वॉल्व थे, ओके। देन 1930 पे आते हैं हम लोग और 1930 में होती चिटगांव आर्मरी रेड। चिटगांव जो अभी प्रेजेंट डे पड़ता है, कहाँ पर प्रेजेंट डे ये पड़ता है? आपके बांग्लादेश में।
वहाँ पर एक असलहा का एक मतलब फैक्ट मतलब एक था, असलहा वगैरह वहाँ पे ब्रिटिशर्स का रखा रहता था। तो उस पर इन लोगों ने रेड करने का सोचा। किसने? सूर्यसेन ने, जिनको कि मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। ये टीचर थे। तो इन्होंने अपने स्टूडेंट्स, खासकर गर्ल स्टूडेंट्स काफ़ी थी उनमें, जिनमें प्रीति लता वड्डेदार, कल्पना दत्ता, सुनीति चंडेरी और बीना दास, ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, प्रीति लता वड्डेदार, कल्पना दत्ता, सुनीति चंडेरी और बीना दास। मैं नाम फिर से लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोल देता हूँ। ठीक है, प्रीति लता वड्डेदार, कल्पना दत्त, सुनीति चंडेरी और बीना दास, ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और इन लोगों को वही ना फिर फांसी वगैरह हो जाती है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें। और एक चीज़ ध्यान रखना, भगत सिंह जी की अगर बात करेंगे तो इन्होंने 1926 में एक पार्टी बनाई थी जिसको हम जानते हैं। और इनकी बुक का नाम बताइए, क्या है इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम? तो पंजाब नौजवान भारत सभा। ठीक है, पंजाब नौजवान भारत सभा। ये कब बनाया? 1926 में, 1926 में। और भगत सिंह जी की अगर बात करेंगे तो इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, वाई आई एम एन एथीस्ट। ठीक है, वाई एम एन एथीस्ट। क्लियर है इतनी चीज़? चिटागोंग आर्मी रेड, सूर्यसेन, मास्टर दा, सब कुछ क्लियर है। अब आते हैं फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। ये किसने लिखी? किताब किसने? अच्छा, पंजाब नौजवान भारत सभा है। ठीक है, 1926। तो ये लिखी भगवती चरण वोरा ने। ठीक है, ओके। अब आते हैं साइमन कमीशन पे। ठीक है, साइमन कमीशन पे आते हैं। कल्याणपुर मतलब क्या चीज़? चलिए, सर ब्रेक वेक कुछ नहीं मिलेगा? कहाँ गए? मतलब क्या यही है? इक्विटी गो बैक। अच्छा सर उठो। साइमन कमीशन भारत आता है, क्यों आता है, क्यों आन पड़ी इसको? तो 1919 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमने देखा, मोंटागी कैलफोर्ड रिफॉर्म्स, उसमें एक प्रोविज़न था कि भाई 10 साल बाद एक कमीशन बनाया जाएगा जो रिव्यू करेगा उसकी वर्किंग को कि किस तरह क्या हुआ। वो 10 नहीं बल्कि 8 साल बाद ही बनाया गया, 1927 में, 1927 में, जिसको कि हम जानते हैं साइमन कमीशन के नाम से। 1928 में ये साइमन भारत आता है। ठीक है, 1928 में, 1928 में साइमन भारत आता है। और इसका बड़ा विरोध होता है साइमन गो बैक के नारों के साथ। क्यों विरोध होता है? बिकॉज ये 7 मेंबर्ड कमीशन था। ठीक है, 7 मेंबर्ड कमीशन था, 7 लोग थे इसमें और 7 ही अंग्रेज थे, ऑल वाइट। तो इसलिए भारत विरोध कर रहा था इसका कि भाई कोई इंडियन नहीं है यहाँ पे इसमें। हाँ, इंडियंस के लिए जानना चाह रहे हो रिफॉर्म्स,
और कोई इंडियन ही नहीं है। तो यूसुफ मेहरली ने एक टर्म कॉइन किया, साइमन गो बैक, जिन्होंने क्विट इंडिया, ये मतलब ये टर्म भी उन्होंने कॉइन किया था। तो साइमन गो बैक उन्होंने टर्म कॉइन किया और इसको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइजेशन किया गया, ठीक है। और रिस्पॉन्स में क्या हुआ साइमन कमीशन का? साइमन कमीशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज जॉन साइमन ने इसको लीड किया था और इसी का एक मेंबर थे क्लीमेंट एटली बाद में जाके, ध्यान रखना, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जब इंडिया आज़ाद हो रहा होता है उस समय पे, ठीक है। अब होता क्या है कि जो मद्रास सेशन होता है कांग्रेस का, वहाँ पर ये डिसाइड होता है कि हम इस साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। मद्रास सेशन जो 1928 में होता है, 1928 में, वहाँ पर डिसाइड होता है कि हम कांग्रेस का क्या करेंगे, मतलब ये साइमन का विरोध करेंगे, साइमन कमीशन का। अब साइमन कमीशन के रिस्पांस में होता क्या है? साइमन कमीशन एक्चुअल में जब आता है तो उस टाइम पे जब विरोध होता है तो उस टाइम का जो सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी का नाम था बर्किनहेड। तो वो बर्किनहेड चैलेंज करता है। वो बर्किनहेड क्या करता है? वो बर्किनहेड चैलेंज करता है। किसको चैलेंज करता है? वो इंडियंस को चैलेंज करता है। अगर है हिम्मत तो अपने लिए रिफॉर्म बना के दे दो, तो हम भी उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, ठीक है। तो फिर उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए क्या किया गया? उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए नेहरू रिपोर्ट, कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू जी की चेयरमैनशिप में, जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, तो उनकी चेयरमैनशिप में क्या किया? साइमन कमीशन के रिस्पॉन्स में उन्होंने नेहरू रिपोर्ट दी। क्या दिया? नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस ने प्रेजेंट करी, बिकॉज मोतीलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में बनी थी। मुस्लिम लीग ने दिल्ली प्रपोजल्स दिए, ठीक है। मुस्लिम लीग ने क्या दिया? दिल्ली प्रपोजल्स दिया। और जिन्ना अपना अलग से लेके आया 14 पॉइंट्स। जिन्ना अभी तक उतना भी एक्टिव नहीं हुआ था मुस्लिम लीग में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसने अपने अलग से, वो बोलता था हमको अपने मत इंक्लूड करिए, हम अलग हैं। 14 पॉइंट्स दिए। और आपको पता है उन 14 पॉइंट्स को कैसे इग्नोर किया जाता है, आपको कैसे इग्नोर करना है, हाँ। CDM, दैट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे आते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बस ये होगा और उसके बाद एक क्विट इंडिया मूवमेंट और हम आज़ाद हो जाएंगे इस लेक्चर से ठीक है। तो CDM की बात करते हैं। CDM एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, देखो होता क्या है। सबसे पहले तो इरविन का डिक्लेरेशन आता है 1929 में, 1929 में, ठीक है। और 1929 में दिल्ली मैनिफेस्टो आता है। इरविन का डिक्लेरेशन क्या होता है? इसको दीपावली डिक्लेरेशन बोलते हैं, बिकॉज दीपावली के दिन आया था ये। तो उसमें इरविन ने प्रॉमिस किया कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह होगी, उस सब में डिस्कशन वगैरह करेंगे। दिल्ली मैनिफेस्टो में इंडियन लीडर्स का ये कहना था कि भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अगर डोमिनियन स्टेटस का डिस्कस करना है तो ये डिस्कस होना चाहिए कब मिलेगा, ये नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताओ कि कब मिलेगा। इरविन ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब था क्या कि जो यंगर सेक्शन था, थोड़ा सा लेफ्टिस्ट टाइप था, जैसे बोस जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, इनका ये था कि भाई अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगने का समय आ चुका है, डोमिनियन स्टेटस से कुछ ना होगा। डोमिनियन स्टेटस क्या है? डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है कि हमारी खुद की गवर्नमेंट होगी, लेकिन हम रूल किसके नाम पे करेगी वो गवर्नमेंट? ब्रिटिशर्स के नाम पे। तो ये है डोमिनियन स्टेटस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो जैसे आज है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, ठीक है, हम सॉवरेन है पूरी तरीके से। तो ये बहुत पहले से बोल रहे थे लोग, नेहरू, बोस, कि भाई हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो जो बड़े थोड़े से लोग थे, जैसे गांधी हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, रोक के रखे हुए थे, रुक जाओ थोड़ा सा, अभी डोमिनियन स्टेटस पे बात चल रही है, हो सकता है मिल जाए। और जब लोग नहीं मान रहे थे तो इन लोगों से बोला कि भाई ठीक है, अगर 1 साल में डोमिनियन स्टेटस नहीं देंगे तो हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ जाएंगे। और ये डोमिनियन स्टेटस देने के मूड में नहीं थे। कौन? साफ समझ में आ गया था इरविन के डिक्लेरेशन से, दीपावली डिक्लेरेशन से। तो हुआ क्या? लाहौर में एक सेशन हुआ कांग्रेस का, जिसको प्रिसाइड किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। और यहाँ पर पूर्ण स्वराज कांग्रेस का गोल डिक्लेयर किया गया, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस वुड बी द गोल ऑफ द कांग्रेस, डोमिनियन स्टेटस नहीं। क्योंकि 1 साल का अल्टीमेटम दिया था
ठीक है, कांग्रेस के बड़े लोगों ने कि भाई रुक जाओ, 1 साल तक अगर नहीं मानेंगे तो ले लेना। 1 साल खत्म हो चुका था, 1929 आ चुका था, तो अब पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमारा गोल था। एंड साथ ही साथ ये अनाउंस किया गया कि वी वुड सेलिब्रेट आवर फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 जनवरी 1930। क्या सेलिब्रेट करेंगे? फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ तक कि जो रावी रिवर है उसके बैंक्स पे फ्लैग भी होइस्ट किया गया। ठीक है, रावी रिवर के बैंक्स पे जो तिरंगा है उसको भी फहराया गया, फ्लैग होइस्टिंग भी करी गई। क्लियर है, रावी नदी के तट पे। एंड 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, क्लियर। और कांग्रेस को ऑथराइज किया गया कि अब हम लॉन्च करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, दैट इज CDM। ठीक, बिफोर लॉन्चिंग दिस CDM, ठीक है, दैट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये कब हुआ था? 1929 में। ठीक है, सो बिफोर लॉन्चिंग दिस CDM, गांधी जी ने सोचा कि फिर से एक बार इनको अल्टीमेटम तो दे ही देते हैं। तो गांधी जी ने क्या दिया? गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड्स रखी। ठीक है, 11 क्या रखी? अपनी डिमांड्स रखी, 11 डिमांड्स। और ये जो 11 डिमांड्स हैं, इन्होंने बोला इरविन से कि बेटा इरविन, फिर बोल रहे हैं तुमसे मान लो, क्यों फालतू में पंगा ले रहे हो? इरविन बोलता है जा यार, अपना काम करो, वैसे भी हमारा टेन्योर तो ख़त्म होने ही वाला है, कुछ होगा भी तो क्या ही है, वैसे भी हमें जाना ही है। तो 11 डिमांड दी कांग्रेस गांधी जी ने बिफोर लॉन्चिंग CDM। इरविन ने नहीं मानी। फाइनली गांधी जी अपनी डंडी ली और मार्च शुरू कर दिया मार्च के महीने में। इसको गांधी जी का डांडी मार्च बोलते हैं। तो गांधी जी ने डांडी से लेकर, ठीक है, साबरमती से लेके डांडी तक का मार्च निकाला। अपने साबरमती आश्रम से लेके उन्होंने जो कि, ठीक है, डांडी जो नवसारी में पड़ता है वहाँ तक मार्च निकाला और बोला कि तब तक नहीं होंगे जब तक अब आज़ादी नहीं मिल जाएगी। और 241 मील लंबा 241 माइल्स लॉन्ग मार्च निकाला उन्होंने अलॉन्ग विथ हिज 78 डेलीगेट्स। कांग्रेस का जो पहला सेक्शन हुआ था उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 72 लोगों ने, 72 लोगों ने। यहाँ पर 78 लोगों ने गांधी जी के साथ मार्च निकाला फ्रॉम साबरमती अहमदाबाद टू नवसारी डांडी। सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं इसको, बिकॉज यहाँ पर सॉल्ट लॉ का वॉयलेशन हुआ था, क्योंकि ब्रिटिशर्स इतनी हरामखोरी पे उतर चुके थे कि वो सॉल्ट तक पे भी टैक्स लगा रहे थे। ठीक है, कोई अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए तक सॉल्ट नहीं बना सकता था, उस पर भी ये टैक्स लगा रहे थे। अब ये किस तरह से स्प्रेड हुआ वो आइए समझते हैं। तो रैयतवाड़ी एरियाज़ में गांधी जी ने बोला कि टैक्स वैक्स मत दो। ठीक है, मतलब रेवेन्यू वगैरह मत दो, नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक, जमींदारी एरियाज में अगर बात करेंगे तो नो चौकीदार टैक्स कैंपेन। ठीक है, नो चौकीदार टैक्स कैंपेन। और सेंट्रल प्रोविंस की अगर बात करेंगे तो डिफाइंस या वॉयलेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉज। फॉरेस्ट लॉज को क्या करना है? वॉयलेट करना है। तो ये इस तरह से यहाँ पर इन एरियाज़ में स्प्रेड हुआ। बाकी अगर बात करें डिफरेंट प्लेसेस पे किस किस ने लीड किया, तो तमिलनाडु में अगर बात करेंगे तो C राजगोपालाचारी ने लीड किया। इन्होंने भी मार्च निकाला। C राजगोपालाचारी ने कहाँ से कहाँ तक का मार्च निकाला? तो त्रिचिनोपोली से इन्होंने मार्च निकाला वेदरायनियम तक। ठीक है, वेदरानियम तक। मालाबार में अगर बात करेंगे तो के केलप्पन ने, ठीक है, के केलप्पन। उड़ीसा में अगर बात करेंगे तो गोपाल बंधु चौधरी, गोपाल बंधु चौधरी। और बिहार में अगर बात करेंगे तो अंबिका कांत सिन्हा। अंबिका कांत सिन्हा ने नाखस पॉन्ड को एज अ साइट चूज किया। ठीक है, अंबिका कांत सिन्हा ने क्या किया? नाखस पॉन्ड को एज अ साइट चूज किया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक और जगह दैट इज़ पेशावर, हाँ अभी आगे लिखा है धारसाना में। अब जब गांधी जी की अरेस्ट हो गई तो
गांधी जी का जो अनफुलफिल्ड वर्क था उसको कंप्लीट करने का काम किसने किया? सरोजनी नायडू ने और उनके बेटे उनके बेटे मनीलाल ने, ठीक है। सरोजनी नायडू और मनीराम ने मेन काम किया। धारसाना में सॉल्ट ट्रेड करी, ठीक है। तो सरोजनी नायडू एंड मनीलाल, और इसमें एक इमाम साहिब भी इन्वॉल्व थे। वैसे तो सरोजनी नायडू ने ही गांधी जी को परसुएड किया था कि भाई इसको सिर्फ मेंस तक सीमित मत रखो, विमेंस का पार्टिसिपेशन भी लो। किसने? सरोजिनी नायडू ने और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, कि डू नॉट लिमिट, कमला देवी चट्टोपाध्याय, कि इसको सिर्फ मेन तक लिमिट मत रखो, विमेन पार्टिसिपेशन 20 में लेके आओ, ठीक है। मणिपुर एंड नागालैंड में रानी गैदिन ल्यू, और अगर पेशावर में बात करेंगे तो खान अब्दुल गफ़ार खान, ठीक है। खान अब्दुल गफ़ार खान, जिनको कि ध्यान रखना है, जिनको कि फ्रंटियर गांधी, ठीक है, जिनको कि फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। किसको? खान अब्दुल गफ़ार खान को। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट चलाया था, ठीक है। रेड शर्ट मूवमेंट इन्होंने चलाया था, जिसको कि हम और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। रेड शर्ट मूवमेंट, खुदाई खिदमतगार, सर्वेंट्स ऑफ गॉड करके इन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, खुदाई खिदमतगार, ठीक है। इन्होंने सोसाइटी बनाई थी, रेड शर्ट मूवमेंट इन्होंने चलाया था, रन किया था, ओके। फॉर्म्स ऑफ मोबिलाइजेशन, किस तरह से मासेस को मोबिलाइज किया गया था? तो प्रभात फेरी ऑर्गेनाइज करी गई थी, वानर सेना बनाई गई थी और मंजरी सेना बनाई गई थी। तो इस तरह से जो मासेस है उसको मोबिलाइज किया गया था, ठीक है। देन हुआ क्या, उस टाइम पे जो इरविन था, आपको पता है वॉइस ऑफ ने देखा, इरविन डिक्लेरेशन वगैरह, गांधी जी ने 11 डिमांड्स रखी। अब इरविन बोलता है यार ठीक है, गलती हुई गांधी जी, यार ठीक है, अब जो हुआ आओ, अच्छा ठीक है, पैक्ट साइन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन भी लंदन में स्टार्ट हो चुकी थी। 3 हुई थी, पहली वाली हो चुकी थी, कांग्रेस उसमें नहीं आई थी। कांग्रेस वॉज द लार्जेस्ट पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, वही नहीं आ रही है, एंड दैट वाज अ बिग सेटबैक फॉर द ब्रिटिशर्स। तो फिर इरविन पे थोड़ा प्रेशर बनाएंगे, बेटा इरविन यार क्या कर रहे हैं यार। और उसके साथ साथ जो सॉल्ट मार्च है ना, इसको इंटरनेशनल कवरेज भी मिल चुकी थी। दिस वाज द फर्स्ट, अगर हम देखें तो इस तरह का मेजर रिवोल्ट जिसको पूरा इंटरनेशनल कवरेज मिली, इंटरनेशनल जो मीडिया है उसने भी इसको छापा, तो और प्रेशर बढ़ा इन पे। तो इरविन ने जो क्या किया, इरविन और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट साइन होता है मार्च 1931 में, 1931 मार्च में एक पैक्ट साइन होता है, जहाँ पर गांधी जी की कुछ डिमांड इरविन मानता है, इरविन की कुछ डिमांड गांधी जी मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इरविन की जो डिमांड थी वो ये थी कि CDM को सस्पेंड कर दो यार, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दो, और जो अगली वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, गोलमेज सम्मेलन, उसमें आ जाना यार। गांधी जी बोलो ठीक है यार, लेकिन अब हमारी भी सुन लो। पहली बात तो ये है कि रिलीज़ कर दो उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो वॉयलेंस के गिल्टी नहीं, मतलब नहीं है वो, ठीक है, गिल्टी नहीं है। तो रिलीज प्रिजनर्स विच आर नॉट कन्विक्टेड ऑफ वॉयलेंस, जिन्होंने वॉयलेंस नहीं किया है, जिन्होंने वॉयलेंस नहीं किया उनको रिलीज़ करो, ठीक। और क्या था कि भाई राइट टू प्रोड्यूस सॉल्ट फॉर पर्सनल कंजम्पशन, ये दे दो, तो वो भी एग्री कर गया, ठीक है। पर्सनल कंजम्पशन के लिए लोग सॉल्ट बना सकते हैं, उस पर कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, मतलब कि पर्सनल कंजम्पशन के लिए सिर्फ, ठीक है। जिनकी प्रॉपर्टी अभी तक नहीं बेची किसी थर्ड पार्टी को, जो तुमने कन्फिस्केट करी है, उसको भी वापस कर दो, वो भी मान गया। लेकिन कुछ ऐसी डिमांड थी जो इरविन ने नहीं मानी, और वो एक डिमांड ये थी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन लोगों की फांसी को टाला जाए, जो कि नहीं माना। अब इसी चीज़ को लेके काफ़ी लोग गांधी जी से चढ़ते भी हैं। अब सही है गलत है उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं। और इस पिक्चर पे भी काफ़ी चढ़ जाते हैं काफ़ी लोग, जैसे गांधी जी किसी जैसे लड़की हैं, ठीक है, 2 जिनको वो अपना मतलब डॉटर जैसे समझते थे, तो उनके साथ होंगी, तो कुछ लोग उसी पे चढ़ जाते हैं, देखो 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 गांधी जी देखो उनके साथ हैं, समझ रहे हो, हाँ ऐसा। बस इतना ही, बस इतने में ही गांधी जी जो हैं काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। अब पता नहीं होंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं हम लोग। कराची रेजोल्यूशन को देखते हैं 1931 1931 में।
जो 1931 में होता है, कराची रेजोल्यूशन, ठीक है। ओके, कराची रेजोल्यूशन, ठीक है। ये कराची सेशन है कांग्रेस का जो 1931 में होता है। इसको प्रिसाइड करते हैं कौन? सरदार पटेल, ठीक है। सरदार पटेल इसको प्रिसाइड करते हैं। और सरदार पटेल जी जो ये प्रिसाइड करते हैं सेशन को, यहाँ पर क्या होता है? तो सबसे पहली बात तो गांधी इरविन जो पैक्ट है उसको एंडोर्स किया गया है यहाँ पर, उसको एक्सेप्ट किया गया एक तरह से, ठीक है, उसको हम अप्रूवल देते हैं। और क्या किया गया है यहाँ पे? सबसे पहली बात पूर्ण स्वराज का मतलब बताया गया। व्हाट वुड पूर्ण स्वराज मीन फॉर द मासेस, ये बताया गया। प्लस और क्या किया गया कराची रेजोल्यूशन में? 2 रेजोल्यूशंस अडॉप्ट किए गए। 2 रेजोल्यूशन किस चीज़ को लेके? एक तो फंडामेंटल राइट को लेके और एक नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके 2 रेजोल्यूशंस अडॉप्ट किए गए कराची सेशन ऑफ कांग्रेस में। क्लियर थी चीज़? और ये अप्रूव किया गया कि हम सीडीएम को टेम्परली सस्पेंड करेंगे और सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 होती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है। कब कब होती हैं? ये 1930 में, 1930 में, ये 1931 में, 1931 में, और ये 1932, 1932 में। कांग्रेस ने सिर्फ 1931 वाली में पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा था? कांग्रेस का नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहे थे? गांधी जी का। सिर्फ सेकंड वाली में पार्टिसिपेट किया, थर्ड वाली में भी लोग नहीं गए थे। और तीनों में पार्टिसिपेट करने वाले कौन थे? बहुत लोग थे, लेकिन उनमें से जो एक प्रोमिनेंट फिगर थे वो अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने तीनों में पार्टिसिपेट किया। नाउ टॉकिंग अबाउट द कम्युनल अवार्ड्स, व्हाट आर कम्युनल अवार्ड्स? तो जब अम्बेडकर जी ने तीनों में पार्टिसिपेट किया था तो उनकी एक मांग थी कि जैसे आपने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया 1909 के एक्ट से, मॉडल रिफॉर्म से, जिस तरह से आपने 1919 के एक्ट से बाकी कम्युनिटीज़ को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, उसी तरह दलित को भी दो, ठीक है। जो डिप्रेस्ड क्लासेस है उसको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दो, ठीक है। तो जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, उस डिप्रेस्ड क्लास है उसको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दो, जो कि इस कम्युनल अवार्ड से दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट। ये किसने दिया? तो उस टाइम पे रैमसे जो मैकडोनल्ड था, रैमसे मैकडोनल्ड, वो उस टाइम पे ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था। उसने अनाउंस किया कि अब से डिप्रेस्ड क्लासेस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा। इस चीज़ को लेके गांधी जी काफ़ी नाराज़ हो गए, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर हम ये सब अलग थलग करेंगे दलित्स को, डिप्रेस्ड क्लासेस को, तो और वो अलग ही होंगे। उनकी प्रॉब्लम का ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। गांधी जी उस समय यरवदा जेल पूना में बंद थे। क्यों बंद थे जेल में? क्योंकि जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आए थे इंडिया में तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिर से सीडीएम स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। उन्होंने फिर से सीडीएम को स्टार्ट कर दिया था। तो यरवदा जो जेल थी पूना में, वो वहाँ पर बंद थे। और एक चीज़ ध्यान रखना, इरविन के साथ जब डिक्लेरेशन साइन किया था गांधी जी ने, तो उस टाइम तो ऑब्वियस से बात है इरविन ने वॉइस रहा होगा, लेकिन उसके तुरंत बाद जब ये अरेस्ट हुई इनकी, तो विलिंगडन बन चुका था। जब ये रैमसे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया तो कौन बन चुका था यहाँ पे? विलिंगडन बन चुका था यहाँ का, जो बोल सकते हैं हम गवर्नर, सॉरी वाइस रॉय, ठीक है। तो यरवदा जेल पूना में फास्ट एंड टू डेथ में चले गए थे। इस वजह से गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में एक पैक्ट साइन होता है जिसको हम बोलते हैं पूना पैक्ट। क्योंकि गांधी जी विरोध में थे इस कम्युनल अवार्ड के और अम्बेडकर जी सपोर्ट में थे, तो ये गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में होता है, जहाँ पर अम्बेडकर जी एग्री कर जाते हैं कि ठीक है, इसको हम गिव अप कर देंगे, इसको हम छोड़ देंगे, लेकिन डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सीट्स जो रिजर्व्ड हैं उनको बढ़ाया जाना चाहिए। जो रिजर्व्ड सीट्स हैं उनको और एक्सटेंड किया जाना चाहिए। तो गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में पैक्ट साइन होता है 1932 में, 1932 में। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी, आगे बढ़ें। चलो, तो गांधी वर्सेस अम्बेडकर हमने देख लिया, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, गांधी जी ने हरिजन टर्म को कॉइन किया था।
जिससे बहुत चढ़ते थे अम्बेडकर जी कि सिर्फ आप हरि के जन बोल दोगे उससे इन लोगों का उद्धार नहीं हो जाएगा, कुछ करना भी होगा। ठीक है, गांधी जी ने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग भी बनाई। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग भी बनाई इन्होंने 1932 में, 1932 में। ठीक है, जो बाद में इसी का नाम रख के हो गया था हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ। ठीक है, क्लियर। और अंबेडकर जी की अगर बात करेंगे तो अंबेडकर जी ने क्या बनाया था, इन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बनाया था। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। ये कब बनाया था इन्होंने, ये 1930 में, 1930 में बनाया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये किन मामलों में इंपॉर्टेंट है, तो इसने एक सबसे पहला प्रोविज़न तो ये कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही जो कभी एग्जिस्टेंस में आ नहीं पाया। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की इन्होंने एक इसमें एक प्रोविज़न था जो कि कभी एग्जिस्टेंस में आ नहीं पाया। साथ ही साथ और क्या हुआ, इसमें डायरकी एट प्रोविंसेस वॉज एबॉलिश्ड। ठीक है, इसको पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया। और डायरकी में क्या दे दिया और प्रोविंसेस में क्या दे दिया गया, ऑटोनमी दे दिया गया। ठीक है, ऑटोनमी यानी प्रोविंशियल ऑटोनमी को लाया गया और प्रोविंसेस में डायरकी को एबॉलिश कर दिया गया। और ये जो डायरकी है ये कहाँ पे लाई गई अभी, सेंटर में। ठीक है, सेंटर में डायरकी को लाया गया। ये द्वैध शासन डायरकी अभी हमने देखा था 1919 के एक्ट डायरकी लेके आया था प्रोविंसेस में, जिसको कि 1935 के एक्ट ने ख़त्म कर दिया। और कहाँ पे लेके आया, सेंटर में। 1919 के एक्ट ने सेंटर को बाई कैमरल लेजिस्लेचर दिया था। अभी 1935 वाले ने प्रोविंसेस को बाई कैमरल लेजिस्लेचर दे दिया। प्रोविंसेस में 6 आउट ऑफ 11 इनको क्या कर दिया, बाई कैमरल लेजिस्लेचर दे दिया। ठीक, और कुछ यहाँ पे अभी के लिए बस इतना ही ध्यान रखना, ये 3 प्रोविजन। ऑल इंडिया फेडरेशन डायरेक्ट प्रोविंसेस वॉज एबॉलिश्ड, प्रोविंसेस में से 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस को क्या दे दिया, बाई कैमरल लेजिस्लेचर दे दिया। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन क्रिएट करी गई थी आपको याद, और उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल, उस 15 मेंबर की काउंसिल को भी हटा दिया गया। ओके, अब होते क्या, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है उसके बेसिस पे इलेक्शन होते हैं 1937 में। 1937 में इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शन में अगर हम बात करें तो कांग्रेस हर जगह मेजॉरिटी मिलती है। ठीक है, कांग्रेस जो है, कांग्रेस को हर जगह मेजॉरिटी मिलती है, एक्सेप्ट कहाँ पर, एक्सेप्ट इन 3 जगहों पे। वो 3 जगह कौन कौन सी हैं, 3 जगह हैं पंजाब, बंगाल एंड सिंध। ठीक है, पंजाब, बंगाल और सिंध। ठीक है, यहाँ को छोड़ के हर जगह इनको मेजोरिटी मिलती है। ओके, ठीक। अब होता क्या है यहाँ पे, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कभी पूछ ले कि कांग्रेस ने ये कम्युनल अवार्ड को एक्सेप्ट किया रिजेक्ट किया, तो आंसर वुड बी ना तो एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया। कांग्रेस के इसमें न्यूट्रल स्टांस था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं, हरिपुरा त्रिपुरी। उससे पहले एक फैज़पुर में भी सेशन होता है 1937 में, ध्यान रखना, महाराष्ट्र में पड़ता है ये फैज़पुर, और ये गांव में, दैट इज़ विलेज में होने वाला पहला सेशन था कांग्रेस का। ठीक है, कोई सेशन जो गांव में हुआ। हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन की अब अगर हम बात करेंगे तो हरिपुरा 1938 में हुआ, 1938 में, और त्रिपुरी की अगर बात करेंगे तो 1939 में, 1939 में ये हुआ सेशन कांग्रेस का। ओके, इसमें बोस जी को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया, इलेक्ट किया गया, सुभाष चंद्र बोस को, हरिपुरा सेशन का। और त्रिपुरी सेशन की अगर बात करेंगे 1939 में जो हुआ, इसमें बोस को फिर से इलेक्ट किया गया, लेकिन इस समय क्या था, बोस वर्सेस गांधी जी हो गया था। जब ये इसके इलेक्शन होने थे त्रिपुरी सेशन का प्रेसिडेंट चुनने जाने के लिए,
तो गांधी जी ने अपना रिप्रेजेंटेटिव पट्टा भी सीतारमैया को खड़ा किया था। किसको? पट्टा भी सीतारमैया को, इनको खड़ा किया गया था और ये हार गए थे, और गांधी जी ने ये अपनी पर्सनल डिफीट के तौर पे इसको लिया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इससे पहले हम आगे बढ़ें, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना बोस जी के बारे में कि इन्होंने 1938 में ही 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी, जिसके बारे में इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके हैं, इसका गठन किया था, जिसके पहले चेयरमैन नेहरू थे। ठीक है, बना ये नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में था, लेकिन पहले चेयरमैन नेहरू थे। दूसरी चीज़ कि बोस जी का जो जन्म होता है वो ये तो आगे देखेंगे जब इंडियन नेशनल आर्मी देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और इन्होंने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस ने, जब पट्टा भी सीतारमैया हार गए और गांधी जी ने इसको अपनी पर्सनल डिफीट के तौर पे लिया, तो बोस जी और बाकी जो लोग थे कांग्रेस के, उनके बीच में रिफ्ट काफ़ी बढ़ गया। तो बोस जी ने रिज़ाइन कर दिया यहाँ पर, कांग्रेस से ही रिज़ाइन, और इन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक ये कब बनाया? 1939 में। और ये जो पार्टी है दैट वाज फॉर्म्ड विद इन दी कांग्रेस, बनी थी ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिगिनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कांग्रेस रेजिग्नेशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है 1939 में, 1939 में, चलता है 1945 तक। ओके, बस अब इंडिया को आज़ादी मिलने ही वाली है कुछ ही देर में, ठीक है। बस 5-10 मिनट की बात है, इंडिया को आज़ादी मिल जाएगी। तो जब ये वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि इंडिया भी हमारी साइड से है। वर्ल्ड वॉर जो 2 हुआ था, इसमें एलाइड एक साइड पावर थी, एलाइड पावर, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर थी, और एक्सिस पावर में जैसे जर्मनी, जापान, इटली, ये सब थे। तो ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि ये एलाइड पावर के साइड है, हमारी साइड है इंडिया, बिना इंडियन से पूछे। तो कांग्रेस ने इसको प्रोटेस्ट करने के लिए रिज़ाइन कर दिया अपनी मिनिस्ट्रीज से। इस चीज़ को दिखाने के लिए उस टाइम पे जो वॉइसरॉय था वो लिन लिथगो था, ठीक है। तो उससे बोला कि भाई तुमने बिना हमसे पूछे कैसे ही कर दिया। तो कांग्रेस ने इसके प्रोटेस्ट में रिज़ाइन कर दिया मिनिस्ट्रीज से। अब हुआ क्या, लिन लिथगो ने क्या लाया, या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऑफर मारा, एक लॉलीपॉप दिया। पता नहीं क्यों मैं इन इंस्टेंसेस में आगे आ जाता हूँ, लेकिन खैर, लॉलीपॉप दिया एक, किसने दिया, ये क्या बोलते हैं, मतलब ब्रिटिशर्स ने दिया। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं ऑगस्ट ऑफर। ऑगस्ट ऑफर दिया, ठीक है, लिन लिथगो। अच्छा, लड्डू मिला। तो लिन लिथगो जो था उसने क्या दिया, ऑगस्ट ऑफर दिया 1940 में, 1940 में। सर आज विवाद के मूड, क्या विवाद के मूड भाई, अब निकल आता है ऐसे ही, क्या करें, अब जानबूझ के थोड़ी ना बोल रहा है। और हमने कुछ बोला नहीं, बोला, चलो। भाई देखो यार, जो तुम लोग समझ रहे हो ना, ठीक है, ऐसा मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ नहीं है। अगस्त ऑफर 1940 में, 1940 में लिन लिथगो लेके आए, और अगस्त ऑफर के अपोज में इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ। अगस्त ऑफर में जो डिमांड्स चाहिए थी, जो कांग्रेस की डिमांड्स थी, वो बिल्कुल कुछ मीट नहीं हुई, जिस वजह से यहाँ पर क्या किया गया, मतलब डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे ये, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को हाफ नेकेड फ़कीर के नाम से बोला था, ठीक है। तो इसके ऑपोजिशन में इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ, और पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे? ये हमारे आचार्य विनोबा भावे जी, जिन्होंने भूदान मूवमेंट भी चलाया था। कब चलाया था ज़रा बताएंगे? आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, इन्होंने ये मूवमेंट चलाया था इंडिविजुअल सत्याग्रह, मतलब सॉरी, ये पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही थे। दूसरे कौन थे? दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे कौन थे, ज़रा बताइए कमेंट में, तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्ता। अब ये इंडिविजुअल सत्याग्रह में ये था कि इंडिविजुअली हम सत्याग्रह करेंगे, ब्रिटिशर्स ने अगर अरेस्ट नहीं करेंगे तो हम दिल्ली चलो करेंगे, यानी दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे, ठीक है। अगस्त ऑफर में था कि हमने बताया डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे जिसमें कि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होंगे अंग्रेज़ों से ज़्यादा, और एक एडवाइजरी काउंसिल, वॉर एडवाइजरी काउंसिल सेटअप करेंगे। ओके, फेल हो गया।
जब फेल हो गया तो क्रिप्स मिशन भेजा गया। क्रिप्स मिशन 1942 में, 1942 में। देख रहे माहौल एकदम वेवी हो रखा है। 1942 में। अब क्रिप्स मिशन के क्या प्रपोजल्स थे? क्या प्रपोजल्स थे कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी एक, ओके ठीक है। और क्या किया जाएगा? डोमिनियन स्टेटस को देंगे। लेकिन ये सुनते ही गांधी जी ने बोला डोमिनियन स्टेटस इज डेड एज डोर नेल, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस इज डेड एज डोर नेल। और उन्होंने रिमार्क किया, गांधी जी ने बोला कि इट इज़ लाइक अ काइंड ऑफ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब है कि ये चेक बहुत बाद में क्लियर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझसे कुछ सामान लो और आप मुझे चेक दे दो 2 साल बाद की या 1 साल बाद की, एक तो पोस्ट डेटेड है, यानी अभी तो मैं लगा नहीं सकता हूँ, ठीक है। यानी इसमें क्यों? क्योंकि क्रिप्स मिशन में ये था कि जब वॉर ख़त्म हो जाएगा तब, तो पोस्ट डेटेड है। ऑन अ फेलिंग बैंक का मतलब क्या है? क्योंकि उस टाइम ब्रिटेन वॉर हार रहा था। वो बात अलग है कि बाद में जीत गया था, लेकिन उस टाइम पे हार रहा था, तो इसलिए गांधी जी ने बोला इट इज़ लाइक अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। एंड डोमिनियन स्टेटस वॉज डेड एज डोर नेल, डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहा था, ठीक है। तो कांग्रेस ने इसको तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया। साथ ही साथ इसमें एक सेपरेट, क्योंकि पाकिस्तान की भी डिमांड नहीं थी, इसमें कोई प्रोविज़न नहीं था। और जो उस टाइम पे जिन्ना था उसका तो, या फिर मुस्लिम लीग का यही कहना था कि हमें तो पाकिस्तान चाहिए। तो मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट किया और कांग्रेस ने भी रिजेक्ट किया। और कांग्रेस ने जो इसको रिजेक्ट किया, इसके रिजेक्शन में क्या हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, विच वॉज द लास्ट मेजर मूवमेंट, ठीक। जुलाई 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग होती है वर्धा में। जुलाई 1942 में वर्धा में एक मीटिंग होती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। और बाद में, जुलाई की बात नहीं हो रही है, जुलाई में वर्धा में मीटिंग होती है, ठीक है। और बाद में इफ एम नॉट, हाँ ये अगस्त में, ठीक है, 8 अगस्त के लमसम, यहाँ पर इसको ग्वालिका टैंक बॉम्बे में इसको एक्सेप्ट किया जाता है रेजोल्यूशन को, ग्वालिका टैंक बॉम्बे में, ठीक है। जुलाई 1942 में होता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक स्पेशल मीटिंग वर्धा में, ठीक है, महाराष्ट्र में। देन ग्वालिका टैंक बॉम्बे में इसको एक्सेप्ट किया जाता है और 8 अगस्त को ही क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता है, जिसको कि हम अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहीं पे ही गांधी जी ने क्या नारा दिया? यहीं पे गांधी जी ने नारा दिया, डू और डाई, करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो, ठीक है, या तो लड़ो या तो लड़ते हुए मर जाओ, लेकिन आज़ादी तो चाहिए अभी। अब होता क्या है कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता है तो पहले दिन ही मेजर जितने भी लीडर्स थे सब की अरेस्ट हो जाती है, और इसीलिए पहले दिन से ही ये एक लीडरलेस मूवमेंट बन जाता है। फिर अरुणा सैफ अली कमान संभालती हैं और जो कांग्रेस कमिटीज़ हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसकी लीडरशिप अज्यूम करती हैं। साथ ही साथ जो उषा मेहता होती हैं वो क्या करती हैं? उषा मेहता जो होती हैं, ठीक है, उषा मेहता क्या करती हैं, इसमें अंडरग्राउंड रेडियो सेट एक चलाती हैं। उषा मेहता क्या चलाती हैं? एक अंडरग्राउंड रेडियो चलाती हैं। और अरुणा सैफ अली तो मैंने बता ही दिया, वो जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उनकी चेयरमैनशिप अज्यूम कर लेती हैं। ओके, क्लियर है। अब गांधी जी ने यहाँ पर अपील मारी, पैरेलल गवर्नमेंट तो सेटअप हुई, बट अपील मारी गांधी जी ने कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिज़ाइन कर दो आप पोस्ट से, ठीक है, आप रिज़ाइन मत करो पोस्ट से। गवर्नमेंट जो में थे उनको बोला कि आप रिज़ाइन मत करो, लेकिन लॉयल भी मत रहो, ठीक है, लॉयल भी मत रहो। सोल्जर से बोला कि आप रिज़ाइन मत करो, लेकिन आप अपने लोगों पे फायर मत करो, ठीक है, ये सारी गांधी जी ने बोला। देन इसके बाद अगर बात करेंगे पैरेलल गवर्नमेंट की, तो पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर सेटअप हुई? तो बलिया में और तामलुक में और सतारा में, ठीक है। बलिया में किसने सेटअप किया? चिट्टू पांडे, ठीक है, चिट्टू पांडे। तामलुक में जातिया सरकार, और सतारा में प्रति सरकार, ठीक है। बलिया में चिट्टू पांडे, तामलुक में जातीय सरकार और सतारा में प्रति सरकार। यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट को जो है सेटअप किया गया।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, CR फॉर्मूला ये सब देखते हैं। बस ख़त्म ये 5 मिनट के साथ। आपको कोई कुछ बोला तो भी CDM निकाल देंगे। अच्छा बोला जी जी। सर माई फैमिली इज़ वेरी अब्यूजिव एंड टॉक्सिक, आई एम डिप्रेस, प्लीज़ टेल मी हाउ कैन आई कोप विद दिस सिचुएशन। देखो यार, ये आपके लिए मोटिवेशन होना चाहिए कि आपको इस साइकिल से बाहर निकलना है। ठीक है, तो आप मेहनत करो उसके लिए। किसी को अच्छा अगर कुछ डाउट वगैरह होता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे 8840286735 पे, अगर कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर डाउट होता है तो। इंदुलाल याग्निक, बिल्कुल इंदुलाल याग्निक के रिगार्डिंग आप एक फैक्ट याद रख सकते हो कि मैडम भीखाजी कामा पहली वुमेन थी जिन्होंने फॉरेन सॉइल पे झंडा फहराया था। कहाँ पर झंडा फहराया था, चलो बताइए। तो उस झंडे को वापस लेके आए थे इंदुलाल। भूख लगी बस यार, 10 मिनट रुक जाओ, भूख का हमें भी लगी है। जैसे जैसे पानी पी पी के क्लास करवाई है। स्टार्टिंग में आज लग नहीं पा रहा था कि क्लास करवा पाएंगे, लेकिन फाइनली भजन चल रहा है। न्यू टैक्स लैब पे वीडियो बनाओ। अच्छा अभी ख़त्म करते हैं इस क्लास को, न्यू टैक्स लैब पे वीडियो बनाते हैं, ठीक है। क्यों, चलो। तो CR फॉर्मूला आता है जिसमें कि सी राजगोपालाचारी, मतलब इसको जो ना सी राजगोपालाचारी लेके आते हैं, इसको CR फॉर्मूला बोलते हैं। ये मेन 3 चीज़ें आती हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मेडिएशन करवाने के लिए, यानी कि उनके बीच में मध्यस्थता करवाने के लिए ये 3 चीज़ें आती हैं। एक तो CR फॉर्मूला आता है 1944 में, 1944 में, ठीक है। देसाई लियाकत पैक्ट आता है 1945 में, 1945 में। और वैवल प्लान आता है ये भी 1945 में, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में सुलह करवाने के लिए ये भूला भाई देसाई और लियाकत अली खान लेके आते हैं। और ये वैवल प्लान 1945 में जो उस टाइम का वॉइसरॉय होता है वैवल, वो लेके आता है। वो करवाता क्या है, डेडलॉक रिजॉल्व करवाने के लिए सबको जेल से, क्योंकि जेल में थे सभी लोग, छुड़वाता है, शिमला बुलाता है और ठंडी में एकदम माहौल ठंडा करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी बात बनी नहीं, बोला वैवल डालो इन सबको जेल में, दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हमारे बोस जी, इंडियन नेशनल आर्मी लेके अपनी, ठीक है। तो इंडियन नेशनल आर्मी की अगर बात करेंगे तो ये बनाया था मोहन सिंह ने। किसने बनाया था? 1942 में मोहन सिंह ने इंडियंस जो प्रिजनर ऑफ वॉर है जापान में प्रिजनर ऑफ वॉर का मतलब ये है कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ब्रिटेन वर्सेस जापान है, क्लियर है। अब ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इंडियंस हैं, तो जापान ने इंडियंस को कब्जा कर लिया है, अब ठीक है, बंदी बना लिया है। क्यों बना लिया? क्योंकि ब्रिटिश इंडियन आर्मी का पार्ट थे। तो मोहन सिंह ने बोला देखो हम इंडियंस तो खुद नहीं चाहते हैं ब्रिटिशर्स रहे यहाँ पे, तो हमारा सपोर्ट करो, इंडियंस को दो, और इस तरह से बनाई आर्मी। देन बाद में इसको लीड किया रास बिहारी बोस ने। सर ये वही है क्या जो सूरत स्प्लिट में रूल? ना 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 ना, सूरत स्प्लिट जब हुआ था तो कांग्रेस के जो चेयरमैन थे वो रास बिहारी घोष थे, ये रास बिहारी बोस हैं। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। रास बिहारी बोस हैं ये। देन इसके बाद आते हैं मोहन सिंह हो गए, देन रास बिहारी बोस आ गए, इसको अज्यूम किया चेयरमैनशिप। देन इसके बाद आते हैं सुभाष चंद्र बोस। इनके बारे में कुछ लिखा नहीं लिखा? तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, इनका जो बर्थ डेट होता है वो 23 जनवरी को होता है, जिस दिन हम पराक्रम दिवस मनाते हैं। 1897 में इनका जन्म हुआ था। जब आपको याद होना चाहिए, भी हम आगे देखेंगे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, उसमें 1 मई 1897 को क्या बनाया जाता है बताओ जल्दी से? स्वामी विवेकानंद किस चीज़ की स्थापना करते हैं, ठीक है। और ये हिटलर से भी मिलते हैं, एक नाम रख के, जो क्या नाम था, ऑरलैंडो मुज़ाटा, ठीक है। ऑरलैंडो मुज़ाटा नाम रख के ये मिलते हैं, किससे? हिटलर से मिलते हैं, ठीक है। इन्होंने एक और भी जैसे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक तो हमने देखा था 1939 में बनाया था, प्लस फ्री इंडिया लीजन, जिसको टाइगर लीजन के नाम से भी जानते हैं, उसकी भी स्थापना करी थी 1941 में, जर्मनी में, बर्लिन में करी थी। प्लस फिर इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की चेयरमैनशिप अज्यूम करी और इसमें एक विमेन रेजिमेंट आफ्टर
रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पे इसको रेस किया, ठीक है, लक्ष्मी बाई, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पे एक विमेन रेजिमेंट को लीड किया, और मतलब लीड किया कि उसको लीड मतलब फॉर्म किया। लीड कौन कर रहा था? लीड कर रही थी लक्ष्मीबाई सहगल, ठीक है, लक्ष्मी बाई सहगल उसको लीड कर रही थी, जो इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई जी के नेम पे एक रेजिमेंट को फॉर्म किया था, ओके। और इनके स्लोगन्स भी कुछ पता होने चाहिए, जैसे कि जय हिंद, दिल्ली चलो, ठीक है, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। ये आईएनए ट्रायल्स की बात करते हैं, ठीक है, आईएनए ट्रायल्स। अब हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया 1945 में, ब्रिटेन का साइड जीत गया, और जब जीत गया तो जापान ने क्या किया? हैंड ओवर किया, किसको? जो भी प्रिजनर ऑफ वॉर थे। और कैसे जीता था आपको पता होना चाहिए, फैट मैन और लिटिल बॉय से जीते थे। जी हाँ दोस्तों फैट मैन लिटिल बॉय जो है, 2 बम आपको पता होना चाहिए, 6 अगस्त और 9 अगस्त को ड्रॉप किए गए। देख रहे थे 8 अगस्त को, अगस्त कितना इंपॉर्टेंट है, 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हो रहा है, 6 अगस्त को लिटिल बॉय गिर रहा है, 9 अगस्त को फैट मैन गिर रहा है, 15 अगस्त को आज़ादी मिल रही है, सब अगस्त में ही हो रहा है। तो फैट मैन लिटिल बॉय ड्रॉप किया, और वहीं से पूरा ख़त्म हो गया जापान, और जापान ने पूरा कर दिया सरेंडर। और जब जापान ने कर दिया सरेंडर तो क्या हुआ कि आईएनए, दैट इज़ इंडियन नेशनल आर्मी में जो भी ये प्रिजनर ऑफ वॉर थे जिनसे इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी, इन लोगों का चलता है ट्रायल। पहला जो ट्रायल चलता है वो चलता है प्रेम कुमार सहगल, ठीक है, प्रेम कुमार सहगल, शहनवाज खान, ठीक है, और एक थे सिख थे, गुरबख्श सिंह, ठीक है, गुरबख्श सिंह ढिल्लन, ओके। रेड फोर्ट में ट्रायल्स चलते हैं, ठीक है, रेड फोर्ट में ट्रायल्स चलते हैं 1945 1945 में। बट इसमें होता क्या है कि कांग्रेस इनके डिफेंस में आ जाती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू होते हैं, ठीक है, कैलाश नाथ काटजी होते हैं, भूला भाई देसाई होते हैं, अरुणा असफ अली होते हैं। तो ये बड़े बड़े जो लॉयर्स हैं वो इनके सपोर्ट में आते हैं। एंड ब्रिटिशर्स को ये बात समझ में आ जाती है कि भाई अब यहाँ से टाइम अपना ख़त्म होता जा रहा है, अपन को तो यहाँ से निकलना ही है, तो क्यों फालतू में गंदे गालियाँ सुन के निकले। तो इसलिए आईएनए ट्रायल में इन लोगों को बरी कर दिया गया था, कुछ सच इन लोगों को कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, क्लियर है। देन RIN म्यूटिनी भी ध्यान रखना, RIN म्यूटिनी, रॉयल इंडियन नेवी। इसमें क्या बोला गया था कि भाई झंडे वंडे लगाओ, इनसे बोला गया था जो सेलर्स थे, ठीक है, शिप में, क्योंकि ब्रिटेन की जीत हुई है। और इन्होंने क्या लिख दिया उसमें, शिप में लिख दिया ब्रिटिशर्स गो बैक, क्विट इंडिया, ठीक है। तो इन लोगों का क्या हुआ, इन लोगों का मतलब भी क्या किया ब्रिटिशर्स ने, ये जो HMIS तलवार शिप का नाम था, ध्यान रखना, HMIS तलवार। तो ये जो है फरवरी 1946 में कांड हुआ था ये, ठीक है, जहाँ पर इन लोगों ने लिख दिया था क्विट इंडिया। और क्यों लिखा था? क्योंकि वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब थी, बहुत गंदा खाना मिलता था, ये सारी चीज़ों की वजह से उन्होंने ये सब किया था, ठीक है। देन फाइनल कैबिनेट मिशन प्लान आता है, जिसको कि 1945 में बनाया जाता है। 1946 में ये भारत आता है, 1946 में ये इंडिया अराइव करता है, जिसमें कि 3 लोग होते हैं। 3 लोग कौन होते हैं? तो एक तो होते हैं हमारे पैथिक लॉरेंस जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, पैथिक लॉरेंस होते हैं चेयरमैन, स्टेफर्ड क्रिप्स, और स्टेफर्ड क्रिप्स के अलावा और कौन होते हैं? एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर। तो 3 लोग होते हैं जो कैबिनेट मिशन प्लान को मतलब आए थे, उसमें उसका पार्ट थे। पैथिक लॉरेंस लीड कर रहा था। और इसमें क्या प्रोविजन थे वो प्रोविजन को हम समझते हैं, लेकिन अभी समझते हैं, चलो ठीक है। तो इसमें था क्या कि इसको देखो, इसमें कोई पाकिस्तान का प्रोविज़न नहीं था, बट फिर भी मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। मुस्लिम लीग ने इसको इसलिए एक्सेप्ट कर लिया था बिकॉज इसमें ग्रुपिंग्स का प्रोविज़न था, ठीक है, इसमें ग्रुपिंग्स का प्रोविज़न था कि भाई ग्रुप बनाए जाएंगे, ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C, ठीक है। ग्रुप A में हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस होंगे, ग्रुप B में मुस्लिम मेजॉरिटी, और ग्रुप C में ये मेनली बंगाल असम, जहाँ पे भी मुस्लिम्स का ही दबदबा था। तो इसको लगा था
जिन्ना को कि भाई ग्रुप बी और सी जो है ये लेके हम अपना अलग से दो, मतलब दो, फिर एक कंट्री बना लेंगे और दो पार्ट हो जाएंगे, एक तो इधर पे और एक इधर पे, ये ग्रुप बी और ये ग्रुप सी। तब नेहरू का स्टेटमेंट आता है कि ग्रुपिंग मैंडेटरी नहीं, कंपलसरी नहीं, ऐसा नहीं, ग्रुप बनाना ही बनाना है। तो फिर जिन्ना ने क्या किया, जिन्ना समझ गया कि अब तो दिक्कत हो जाएगी, तो जिन्ना ने यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया। डायरेक्ट एक्शन डे, जहाँ पर आपको पता है कि दबा के मार काट हुई, बहुत भयंकर मार काट हुई, खासकर बंगाल में बहुत ज़्यादा मार काट हुई। और ये मार काट में हुआ क्या, ये मार काट की वजह से ये बात क्लियर हो गई कि भाई एक अलग से नेशन तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए फिर सेपरेट नेशन पाकिस्तान क्रिएट किया गया था। डायरेक्ट एक्शन डे कब ऑब्जर्व किया गया था, 1946 में ही ये किया गया था, ठीक है, 1946 में, ठीक है, 16 अगस्त 1946, यानी कल का दिन था, दैट इज 16 अगस्त, डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व किया गया था। और 14 अगस्त को 1947 को पाकिस्तान अपना आज़ादी दिवस मनाता है, ठीक है, क्लियर है। इसको हम कोलकाता किलिंग्स के नाम से जानते हैं। इसीलिए जब हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को, तो गांधी जी बंगाल में ही थे, नोआखली में, क्योंकि वो किलिंग से बहुत आहत हो गए थे और इसलिए वो वहीं पे थे। कहाँ पे, नोआखली, कलकत्ता में, ओके। और अगर हम बात करेंगे तो ये चीज़ ध्यान रखना है, और कुछ, ठीक है, ख़त्म। इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद माउंट बैटन प्लान आया, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है माउंट बैटन प्लान। माउंट बैटन प्लान कब आता है, 1947 में, जिसको पार्टीशन प्लान भी बोलते हैं, जहाँ पर यह था कि भाई इंडिया को पार्टीशन किया जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान में। और इसी की जो प्रोविजंस थे, इसी के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया। फाइनल एक्ट था 1947, जिसके तहत इंडिया को दो डोमिनियन, इंडिया और पाकिस्तान में बांट दिया गया, ठीक। माउंट बैटन प्लान के तहत क्या था कि कोई भी प्रिंसली स्टेट, एक तो दो पार्ट में इंडिया डिवाइड किया जाएगा, प्लस कोई भी प्रिंसली स्टेट इंडिया में रहना चाहता है वो इंडिया में जा सकता है, पाकिस्तान में रहना चाहता है वो पाकिस्तान में जाना चाहता है, और अगर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है तो वो इंडिपेंडेंट भी रह सकता है। ये प्रोविज़न था इसमें, ठीक है, माउंट बैटन प्लान में। 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, जिसमें 563 तो ज्वाइन हो गए, ठीक है, लेकिन 3 जो है नहीं मान रहे थे, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। जम्मू कश्मीर में फिर महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया, हैदराबाद में पुलिस एक्सेशन के थ्रू उसको लाया गया, और जूनागढ़ में प्लेबिसाइट करवाया गया, जहाँ पर मेजोरिटी लोगों ने वोट किया कि हमें इंडिया में रहना है, ठीक है। और माउंट बैटन जो है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, ठीक है, ही बिकेम द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे, इंडियन गवर्नर जनरल, तो ये ओनली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे, इंडिपेंडेंट इंडिया, एंड ही वॉज सी राजगोपालाचारी। मतलब जब हम आज़ाद हुए, ठीक है, तो हमने माउंट बैटन को बना दिया, गवर्नर जनरल की पोस्ट को ख़त्म नहीं किया, इसको बना दिया। तो ये लास्ट गवर्नर जनरल था, ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ठीक है, और पहला हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया का भी। और सी राजगोपालाचारी ओनली इंडियन बने, ओनली इसलिए, ओनली इंडियन गवर्नर जनरल इसलिए बिकॉज इसके बाद इस पोस्ट को ही ख़त्म कर दिया गया, ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बिकॉज इसके बाद इस पोस्ट को ही ख़त्म कर दिया गया। एंड बधाई हो, हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, ठीक है। लड्डू वड्डू खाना हो तो रुक जाना भी, क्योंकि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट और ख़त्म करते हैं, फिर लड्डू वड्डू भी बटाई होगी अभी, ठीक है। चलो स्टार्ट करें सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, बस 5-10 मिनट का है, ख़त्म करते हैं, साइड करते हैं, क्यों फालतू में लफड़ा पालोगे। ब्रह्मो समाज पे आते हैं, ठीक है। ब्रह्मो समाज कब बना, ब्रह्मो समाज जल्दी बताओ। 1928 में बना, लेकिन इससे पहले एक आत्मीय सभा बना। बस 5-10 मिनट का है, धैर्य को धारण रखें अपने। भूख लगी है मुझे पता है, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं, भूख लगी है लेकिन सब्र का बांध टूटा तो नहीं, ठीक है। मॉन्टेग्यू प्रोक्लेमेशन क्या है भाई, देख तो चुके मॉन्टेग्यू किल फॉर रिफॉर्म्स हो, लॉलीपॉप खाना है, अच्छा 12-5 बोल रहे हैं। आप बताओ इसके अलावा कुछ बचा है, बताओ। ब्रह्मो समाज 1828 में बनता है, इसको कौन बनाते हैं, राजा राम मोहन रॉय बनाते हैं। राजा का टाइटल इनको कहाँ से मिला, अकबर दी सेकंड से मिला। 1817 में 1817 में ये डेविड हेयर के साथ मिलके हिंदू कॉलेज बनाते हैं ये।
ब्रह्मो समाज एक प्रिकर्सर था किसका? आत्मीय सभा का, जो 1814 या 15, कहीं कहीं 14 कहीं कहीं 15 लिखा रहता है, ठीक है, 14 याद कर लो आप। आत्मीय सभा 1814 1814 में बना, और ब्रह्मो सभा के नाम से पहले जाना जाता था। राजा राम मोहन रॉय ने साथ ही साथ और क्या किया, इन्होंने कुछ किताबें लिखी, जैसे गिफ्ट टू मोनोथिज्म, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, एंड संवद कामुदी, संवद कामुदी, मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, ये सब इन्होंने राजा राम मोहन रॉय ने लिखे, ठीक है। एंड ये चीज़ ध्यान रखना कि जब ब्रह्मो समाज है उसके थ्रू किस चीज़ की प्रीचिंग करी, एक तो मोनोथिज्म, दैट इज़ एक सिंगल गॉड की वर्शिप पे बिलीव करना है ना, पॉलीथिज्म नहीं करना है, आइडल वर्शिप के अगेंस्ट में थे, यानी मोनोथिज्म करना है, प्लस साथ ही साथ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आइडल वर्शिप है उसके अगेंस्ट में थे, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आइडल वर्शिप के अगेंस्ट में थे और मोनोथिज्म के सपोर्ट में थे। दिस इज़ ब्रह्मो समाज। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? 1828 में, 1828 में होता क्या है, यहाँ पर देवेंद्र नाथ टैगोर आते हैं पिक्चर में, उनकी थी तत्व बोधिनी पत्रिका, ठीक है, तत्व बोधिनी पत्रिका 1839 में, 1839 में, 1839 में ये बनाते हैं कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर बनाते हैं तत्वबोधिनी पत्रिका। अब ये देवेंद्र नाथ टैगोर जो बनाते हैं तत्वबोधिनी पत्रिका, मतलब तत्वबोधिनी सभा बनाते हैं, तत्वबोधिनी पत्रिका निकालते हैं और सभा बनाते हैं, इसको ब्रह्मो समाज के साथ मर्ज कर देते हैं और खुद ज्वाइन कर लेते हैं उसको। फिर आते हैं केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन को इनवाइट किया जाता है भाई देवेंद्र नाथ टैगोर कि आप यार ज्वाइन करो इसको, लेकिन बाद में इन्हीं के साथ डिफरेंसेस हो जाते हैं इनके। तो होता क्या है कि ये ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया लेके निकल जाते हैं केशव चंद्र सेन 1867 में, ये रिफ्ट क्रिएट हो जाता है बिटवीन दी विद इन दी ब्रह्मो समाज, और ये जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ये आदि ब्रह्मो समाज लेके निकल जाते हैं, आदि ब्रह्मो समाज। ओके, देन आते हैं आर्य समाज पे 1875 1875 में, 1875 में आर्य समाज कौन बनाता है? ये बनाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका कि मूल नाम क्या था, ओरिजिनल नेम क्या था, जल्दी से बताइए कमेंट करके सभी लोग। इसमें ये जो है आर्य समाज में इन्होंने शुद्धि मूवमेंट चलाया, जो लोग भी हिंदू धर्म छोड़ के चले गए दूसरे धर्म में किसी भी कारणवश, तो उनको वापस लाने के लिए शुद्धि मूवमेंट चलाया गया, प्योरिफिकेशन मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्योरिफिकेशन मूवमेंट चलाया गया, शुद्धि मूवमेंट। इनका नाम मूल शंकर था, ठीक है, मूल शंकर। और ये जो आर्य समाज है इसकी पहली यूनिट जो है बनी थी कहाँ पर? पहली यूनिट बनी थी इसकी कहाँ पर बनी थी? लाहौर में, ठीक है। इसकी पहली यूनिट की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पर बनी थी? लाहौर में बनी थी। ओके, क्लियर? एंड देन नहीं, एक सेकेंड, पहली यूनिट तो इसकी बॉम्बे में बनी थी, बाद में लाहौर में शिफ्ट हुआ था, ठीक है। बॉम्बे में इसकी पहली यूनिट बनी थी, देन बाद में लाहौर में शिफ्ट हो गया था। ओके 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 ओके। और ये जो है बाद में टूट गया था कॉलेज पार्टी और महात्मा पार्टी में। और कुछ, हाँ, इनके कुछ स्लोगन्स है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि गो बैक टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास, एंड इंडिया फॉर इंडियंस, यानी भारत भारतीयों के लिए, इंडिया फॉर इंडियंस, आर्य समाज। प्रार्थना समाज पे आते हैं, 1867 में बनता है, 1867 में। इसको कौन फॉर्म करते हैं? आत्माराम पंडुरंग, आत्माराम पंडुरंग बनाते हैं। और इसके भी वही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो ब्रह्मो समाज के थे, दैट इज़ रिफॉर्मिस्ट। जैसे इसकी अगर बात करें तो चतुर्वर्ण सिस्टम पे बिलीव करता था। चतुर्वर्ण सिस्टम आपको पता होना चाहिए क्या होता है कि भाई बर्थ के बेसिस पे नहीं बल्कि काम के बेसिस पे होता है, कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र उस पर बिलीव करते थे। तो ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती का था ये थोड़ा सा रिवाइवलिस्ट रिफॉर्मिस्ट दोनों तरह का था। ये रिफॉर्मिस्ट था ब्रह्मो समाज, जो पूरी चीज़ों को रिफॉर्म करना चाहता था। इसीलिए कि इनको राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस भी बोलते हैं। फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस का मतलब है भारतीय पुनर्जागरण के पिता, ठीक है।
फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। और वहीं पर अगर बात करेंगे आत्माराम पंडुरंग, तो ये भी वही ब्रह्मो समाज की लाइंस पर ही आपका एक तरह से बना हुआ था प्रार्थना समाज, ठीक है। एंड कहाँ पर बना था? महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसको एम जी रानाडे ने ज्वाइन किया था। एम जी रानाडे ने ज्वाइन किया था 1870 में, 1870 में। देन आते हैं परमहंस मंडली, ये 1840 में बनता है, ठीक है। 1849 में याद कर लो, क्योंकि पहले TCS था तो तब वो 1840 मानता था, लेकिन एक्चुअल में 1849 होगा जब ये बना था आपका। और इसको किसने बनाया था? दादोबा पंडुरंग ने, ठीक है। दादोबा पंडुरंग ने इसको परमहंस मंडली को बनाया था। देन आते हैं, और ये भी वही प्रार्थना समाज की तरह ही था। रामकृष्ण मिशन पे आते हैं। तो रामकृष्ण मिशन ये कब बना था और क्यों बना था? तो रामकृष्ण मिशन की अगर बात करेंगे तो ये फर्स्ट में 1897 को बना था। और इसका जो हेड क्वार्टर था वो कहाँ पर था? इसका जो हेड क्वार्टर था वो बेलूर मठ में था। कहाँ पे? बेलूर मठ में, ठीक है। और कुछ हाँ, तो ये इन्होंने अपने जो गुरु थे, दैट इज़ रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पे, ये इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, जिनका नाम क्या था? जिनका ओरिजिनल नेम गदाधर चट्टोपाध्याय था, ठीक है। गदाधर चट्टोपाध्याय था, ठीक है। और अगर बात करें स्वामी विवेकानंद जी की, तो इनका जो मूल नाम था वो क्या था? नरेंद्र नाथ दत्ता था, ठीक है। हेडक्वार्टर बेलूर मठ में इसका बनाया गया। और 1 मई 1897 को 1897 को जब जन्म हुआ था किसका? सुभाष चंद्र बोस जी का, 12 जनवरी को, उसी दिन इसको किया जाता है, ओके। मतलब बना था वो ये। और कुछ इनका जन्म कब होता है स्वामी विवेकानंद जी का? 12 जनवरी को हुआ था 1863 को, जिस दिन नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 4 जुलाई 1902 को 39 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई थी। राजयोग, कर्म योग इनकी किताबों के नाम हैं। और इनके नाम पे एक मेमोरियल भी बना है, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, वो तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सत्य शोधक समाज, ये बनाया किसने? ये है हमारे कौन? जरा जल्दी से बताइए, ये कब बनता है? 1873 में, 1873 में। और ये कौन बनाता है? जल्दी से बताइए कौन? तो ये हैं ज्योतिराव फूले, ठीक है। ज्योतिराव या ज्योतिबा फूले, ज्योतिराव फूले, ठीक है। और ये हैं इनकी वाइफ सावित्रीबाई फूले, जिनको कि पहला विमेन टीचर भी बोला जाता है इंडिया का, सावित्रीबाई फूले। इन दोनों लोगों ने मिलके एक काइंड ऑफ एक इंस्टीट्यूट भी सेटअप किया बच्चों की स्टडी के लिए, ठीक है। कब सेटअप हुआ? 1873 में, 1873 में। इनकी किताबों के नाम याद रखिएगा, ज्योतिराव फूले जी के गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म, ये मराठी लैंग्वेज में लिखी गई थी इनके द्वारा, ठीक है। सार्वजनिक सत्य धर्म। और ये गार्डनर, माली जो कम्युनिटी है उससे बिलोंग करते थे ज्योतिराव फूले, ठीक है। तो इन्होंने जो डिप्रेस्ड क्लासेस है उनके उत्थान के लिए काम किया, ठीक है। सार्वजनिक सत्य धर्म। लोक हितवादी का टाइटल किसको मिला था? ये आपको बताना है। लोक हितवादी, तो ये मिला था किसको? गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। देव समाज और वेद समाज, देव समाज और वेद समाज, ये दो समाज हैं, ये पता होना चाहिए। ये देव समाज जो है 1887 में, 1887 में, अच्छा 1887 में ही इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जिसने प्लेज मूवमेंट चलाया था। प्लेज किसके रिगार्डिंग? चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में, वो सेटअप हुआ था देव समाज, ठीक है। शिव नारायण अग्निहोत्री, इन शॉर्ट अग्निहोत्री लिख देता हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अग्निहोत्री जी, ठीक है। वेद समाज याद करने की ज़रूरत नहीं है। और सेवा सदन वैसे तो BM मालाबारी ने चलाया था, ठीक है। BM मालाबारी, बैराम जी जो मालाबारी थे। और ये ध्यान रखना, इन्होंने बच्चों के लिए जो चाइल्ड मैरिज है उसके अगेंस्ट में काम किया था। चाइल्ड मैरिज को हटाने के लिए इन्होंने बहुत काम किया था, BM मालाबारी जी ने, ध्यान रखना, ठीक है। और साथ ही साथ विडो रीमैरिज के लिए भी। व्हेन वी से विडो रीमैरिज अबाउट, ठीक है, अबाउट विडो रीमैरिज, तो इसमें सबसे पहले जो नाम आता है विडो रीमैरिज में अगर हम बात करेंगे, तो विडो रीमैरिज एक एक्ट पास हुआ था, ठीक है। विडो रीमैरिज एक एक्ट पास हुआ था 1856 में, 1856 में, जब डलहौजी था उसी टाइम की बात है, तभी एक्ट पास हुआ था। और ये मेन जो इसमें एफर्ट थे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के थे।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर के थे। अच्छा, विडो रीमैरिज एसोसिएशन अगर मैं आपसे पूछूं तो किसने बनाया था विडो रीमैरिज एसोसिएशन, जल्दी से बताइए। नाउ अगर हम बात करें टेम्पल एंट्री मूवमेंट की, तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट साउथ इंडिया में अलग और नॉर्थ इंडिया में अलग, ठीक है। साउथ में अगर बात करेंगे तो साउथ में क्या नाम था उनका, टी के माधवन, ठीक है, 1924 में, 1924 में टी के माधवन। और नॉर्थ में अगर बात करेंगे तो अंबेडकर जी ने, कब, 1930 में। कहाँ से स्टार्ट किया था पूछता है, तो जो काला राम मंदिर है नासिक में, वहाँ से शुरू किया था, ठीक है। इन्हीं से में एक एसोसिएटेड थे केपी केशव, जिन्होंने वैकॉम सत्याग्रह लीड किया था। जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट से एसोसिएटेड थे, उन्होंने एक वैकॉम सत्याग्रह को लीड किया था 1924 में, ठीक है। वैकॉम सत्याग्रह 1924, 1924। SNDP, श्री नारायण धर्म परिपालन योजना, SNDP मूवमेंट, ये जो है चलाया था जो लोअर क्लास हैं उनकी कम्युनिटी के लिए, उनके उत्थान के लिए, किसने, श्री नारायण गुरु ने। कहाँ पे, केरल में। केरल की एक कम्युनिटी थी एजावा कम्युनिटी, ठीक है, एजावा कम्युनिटी, उनके उत्थान के लिए इसको चलाया गया था, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी देखते हैं, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस तो देख ही चुके हैं, वो 1887 में जो बना था, ठीक है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, वही तो अभी देखा था यहाँ पे, ठीक है, वही 1887 में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, जो कि किसने बनाई थी, MG रानाडे और रघुनाथ राव ने, ठीक है, MG रानाडे और रघुनाथ राव ने, ओके। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर बात करेंगे तो 1875 में, 1875 में बनती है ये, ठीक है। कहाँ पर, जिस साल आपका आर्य समाज बनता है, ये बनता है आपका न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है। कौन बनाता है इसको, HP ब्लावत्स्की और MS ऑलकॉट, ओके, ये दो लोग बनाते हैं, HP ब्लावत्स्की और MS ऑलकॉट। देन 1882 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया जाता है टू अड्यार मद्रास, अड्यार मद्रास में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हो जाता है। देन इसकी जो चेयरमैनशिप है, पहले तो HP ब्लावत्स्की और MS ऑलकॉट बनाती है, देन इसकी जो चेयरमैनशिप है वो एनी बेसेंट की ओर चली जाती है। एनी बेसेंट देन उसको लीड करने लगती हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं ये जो मुस्लिम धर्म से कुछ एसोसिएटेड हैं आपके, जैसे कि वहाबी मूवमेंट की अगर बात करें तो सैयद अहमद बरेलवी जो थे, राय बरेली के, उन्होंने, सैयद अहमद बरेलवी ने लीड किया, बरेलवी। इसकी अगर बात करेंगे तो हाजी शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह, कब, 1818 में, 1818 में फरेजी मूवमेंट चलाया गया था। एंड द लास्ट वन इज दिस मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो 1875 में, 1875 में इसकी नींव रखी गई थी बाई सर सैयद अहमद खान, जिनको सर का टाइटल ब्रिटिशर्स के द्वारा मिला था। अब सर सैयद अहमद खान का ये मानना था कि भाई मुस्लिम्स जो हैं वो पीछे रह जाएंगे अगर वो एजुकेट नहीं करेंगे खुद को, तो वो हिंदू बहुत आगे निकल जाएंगे उनसे। तो कुरान की स्टडी तो करो, लेकिन साथ ही साथ जो साइंटिफिक स्टडी है उसको भी उन्होंने प्रमोट करना चाहा, ठीक। इसीलिए उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट भी चलाया, अलीगढ़ मूवमेंट भी उन्होंने स्टार्ट किया, कब, 1875 में, 1875 में, ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट। अब 1875 में ये बना, ठीक है, और बाद में यही जाके 1921 के टाइम पे ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाता है, यही ओरिएंटल कॉलेज, जिसके माइनॉरिटी स्टेटस को लेके अभी एक हियरिंग भी हुई थी। अभी माइनॉरिटी है नहीं है, अभी पूरा कोई इसमें कोर्ट का कोई वो नहीं आया फैसला, लेकिन अभी जो DY चंद्रचूड़ थे, जो हमारे इससे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनका आखिरी फैसला इसी चीज़ को लेके था कि कौन सा इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा और कौन सा इंस्टीट्यूशन नहीं होगा। उन्होंने कुछ ऐसा फैसला नहीं दिया अभी कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी होगा नहीं होगा, बट कौन होगा कौन नहीं, ठीक है। चलो क्या बचा है रिप्लाई, ये बचा है, ठीक है, क्लियर है। सब वेद समाज, वेद समाज यार, उसको ना वेद समाज, चलो लिख ही लो अब तुम,
वेद समाज में क्या है कि टीसीएस पूछता था, लेकिन मुझे नहीं लगता ये अभी पूछेगा। वेद समाज ये इसको ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं। केशव चंद्र सेन ने के श्रीधरलू नायडू के साथ मिलकर बनाया था ये, ठीक है। के श्रीधरलू नायडू के साथ मिलकर इसको बनाया था, ठीक है। ये बस हो सकता है। और एक धर्म सभा भी है जो ब्रह्मो समाज को वो करने के लिए, मतलब काउंटर करने के लिए, ये रिफॉर्म की बात कर रहा था, वो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था धर्म सभा 1830 में, राधाकांत देव उसको बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये आप फोटो देख पा रहे हैं किसकी है, ये रामाबाई रानाडे की है। रामाबाई रानाडे ने पता है क्या बनाया था? लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस। अच्छा एक क्वेश्चन बता दो, एंड दैट इज आर्य महिला समाज किसने बनाया था? आर्य महिला समाज 1882 में। तो ये बनाया था पंडिता रामाबाई सरस्वती ने। ओके चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, ख़त्म होता है। एंड हाँ, वैसे तो मैंने कुछ एक्ट यहाँ पर करवाया था 1909, 1919, 1935, लेकिन अगर आपको पूरा एक्ट वाला मालिक एनवायरनमेंट करवाएंगे क्या? आप बताइए, मालिक आप हैं, आप बताइए क्यों? तो आप सर्च करिएगा अगर आपको सारे एक्ट करने हो, इम्पॉर्टेंट एक्ट्स बाई परमार एसएससी, ठीक है। 1.5 घंटे का लेक्चर है। अगर आपको जल्दी जल्दी करना है तो एफआरबी का लेक्चर है 25 मिनट का, ठीक। और अगर आपको एकदम करना है कायदे से एकदम डिटेल में तो 1.5 घंटे का एक लेक्चर है जो बैच की क्लास है, ठीक है, जिसको मैंने फ्री कर रखा है अभी तक, ठीक, वो पेड नहीं है, तो उसको आप देख सकते हो, उसमें डिटेल में सारा कुछ आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ओके चलो करवा दीजिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा, लेकिन रिकॉर्डेड है, ठीक है, रिकॉर्डेड रहेगा वो, और वो आपको मिल जाएगा 2-3 दिन में, ठीक है। ओके 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 ओके। एंग्लो सिख एंड एंग्लो अफगान वॉर, अच्छा भूले नहीं हो गया तुम लोग? चलो करवा ही देते, नहीं तुम लोग ये बोलो ले ले ले, ये गजब है। चलो तो यहाँ लिख दे, यहीं पे 2 हुए थे, एंग्लो सिख वॉर भी 2 हुए थे, और एंग्लो सिख पहला वाला हुआ था 1845-46 में। हुआ क्यों था? एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। उस ट्रीटी में क्या हुआ था, 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर में, जो कि महाराजा रंजीत सिंह के साथ साइन करी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि सुकरचर्या मिसले से बिलोंग करते थे महाराजा रंजीत सिंह, जिन्होंने गोल्ड प्लेटिंग भी करवाई थी गोल्डन टेम्पल में। ये सतलज रिवर को बाउंड्री बनाया गया था कि ब्रिटिशर्स इसके नीचे रहेंगे और सिख किंगडम उसके ऊपर रहेगा, ऐसा डिसाइड किया गया 1809 में। फिर डेथ हो गई 1839 में रंजीत सिंह की। तो 1800 मतलब फिर बैक टू बैक बार बार क्या होता रहे, बहुत जल्दी क्या है, रूलर्स चेंज होते रहे सिख किंगडम के, किसी की डेथ होती रही इस तरह से। तो फर्स्ट तो इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया अंग्रेजों ने और अटैक कर दिया, और ये 1845-46 में, और ये ख़त्म होता है ट्रीटी ऑफ लाहौर से, ठीक है। ट्रीटी ऑफ लाहौर से ये ख़त्म होता है, जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है। देन सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है 1848 में, जहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है इस सिख किंगडम को। महाराजा दिलीप सिंह जो माइनर राजा होते हैं, बहुत ही कम उम्र के, ठीक है, उनको जो है भेज दिया जाता है कि भाई आप लंदन जाओ, वहाँ आराम से पढ़ाई लिखाई करो, और एक कोहिनूर भी हमें दे दो, ठीक है। तो ये 2 एंग्लो सिख वॉर होते हैं, ठीक। और डलहौजी इस टाइम पे वो था, गवर्नर जनरल था वो, ठीक है। देन अगर बात करेंगे एंग्लो अफगान की, तो पहला वाला एंग्लो अफगान ध्यान रखना 1839 से 42 के बीच में हुआ था। ऑकलैंड इस समय वो था गवर्नर जनरल, ठीक है। ये पूछता है क्वेश्चन, ऑकलैंड क्यों हुआ था, कि दोस्त मोहम्मद जो था उसको हटा के शाह सूजा को जो है इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने क्या किया था, बिठा दिया था गद्दी पे, ठीक है। लेकिन लोग भड़क गए कि वो चाहते थे कि शाह सूजा नहीं दोस्त मोहम्मद बने, तो फिर लोगों ने जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विरोध वगैरह किया और फिर से बिठा दिया किसको, फिर से बिठा दिया दोस्त मोहम्मद को, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो जॉन लॉरेंस था उसने पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी चलाई, जॉन लॉरेंस ने, कि हम इंटरनल अफेयर्स में किसी भी किंगडम के इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन फिर से दूसरा वाला होता है, ठीक है, दूसरा वाला होता है 1878-80 में, लिटन होता है इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल होता है,
ठीक है, जब फाइनल जाके होता है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना कि रशिया का डर मंडराने लगता है ब्रिटिशर्स को कि रशिया यहाँ पर आ रहा है, और रशिया अगर कैप्चर कर लिया तो इंडिया भी हमारे हाथ से चला जाएगा, तो इसलिए फिर उन्हें अटैक करना पड़ता है। जो तीसरा होता है आखिरी, वो 1919 में होता है बस। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके ठीक है, तो फाइनली हमारा सारा कुछ होता है ख़त्म, और करते हैं इस लेक्चर को एंड। अब 4 पॉइंट आएगा अभी, ठीक है, अगले अगले महीने आएगा 4.0 बैच। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। इसकी पीडीएफ परमार एसएससी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसका जो पूरा क्विज़ है वो परमार एकेडमी ऐप और वेबसाइट पे दोनों पे आपको मिल जाएगा। पूरा जो क्विज़ है इस पे बेस्ड, इस लेक्चर पे बेस्ड, ऑलराइट, और सब कुछ फ्री में। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।